ठीक है, अब मुझ पर तुम्हारा कोई कर्ज नहीं है। सोंग सुईजिंग एक छोटी लड़की की तरह शर्मा गया। हाँ, अगर मैं इस बारे में किसी को बताऊंगा तो तुम मुझे मार डालोगे। ये हुआन जोर से हंसा। कम से कम आप जानते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है। सोंग सुईजिंग की बात समाप्त होने के बाद उसने अचानक कुछ सोचा और कहा, और आप स्पष्ट रूप से तानतियान को हराने की क्षमता रखते हैं। ऐसा क्यों लग रहा था कि आप उसे हरा नहीं सकते? आप स्पष्ट रूप से जानबूझकर ऐसा कर रहे थे। मैं कब ऐसा लग रहा था कि मैं उसे हरा नहीं सकता? मैं उस दिन स्पष्ट रूप से बहुत आश्वस्त था। ठीक है। ये हुआन भी असहाय था। हम वैसे भी आपने इसे जानबूझकर किया। तुम जानबूझकर मेरे साथ दांव लगाना चाहते थे, बुरे आदमी। सोंग सुईजिंग ने मुंह फुलाया और बहुत असंतुष्ट था। ये हुआन ने कंधे उचकाए और सूख कर हंसा। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना है। मुझे याद है कि आपने ही इस शर्त का प्रस्ताव रखा था। वैसे भी आपने जानबूझकर ऐसा किया। ठीक है, मैंने जानबूझकर ऐसा किया। जिसके बारे में बोलते हुए आप इन 2 दिनों में कहाँ थे? मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। ये हुआन ने विषय बदल दिया। सोंग सुईजिंग ने उत्तर दिया, मैं अपने दादा की तलाश में स्वर्गीय निवास पर गया था। क्या आप किसी की तलाश नहीं कर रहे थे? और ठीक है, क्या आपके दादाजी ने उस नाम के बारे में सुना है? ये हुआन ने इस प्रश्न के बारे में सोचा। सोंग सुईजिंग ने एक पल के लिए झिझकते हुए कहा, मेरे दादाजी की प्रतिक्रिया बहुत अजीब थी। उन्होंने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से आपकी तलाश करेंगे। उनकी प्रतिक्रिया बहुत अजीब थी। मुझे व्यक्तिगत रूप से खोजें। ये हुआन स्तब्ध रह गया। इसका मतलब यह था कि वह जानता था कि सोंग चेंग जानता था। शायद लिन वेन्यू भी एक प्राचीन था। हालांकि यह अजीब प्रतिक्रिया क्या थी? क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो? क्या आपके दादाजी ने कहा था कि यह कौन था? ये हुआन ने फिर पूछा। नहीं, सोंग सुईजिंग ने अपना सिर हिलाया। ठीक है, मुझे यह मिल गया। ये हुआन का दिल जम गया। फिर वह एल्डर सोंग चेंग के उसे ढूंढने का इंतजार करेगा। हालांकि इस समय सोंग सुईजिंग को अचानक कुछ महसूस हुआ और उसने सदमे में कहा, ये हुआन आपका क्षेत्र? सचमुच? ये हुआन अचंभित रह गया। वह मुस्कुराया और कहा, आपने अभी अभी मुझे चूमा और मैं गलती से टूट गया। मुझे आपको धन्यवाद देना होगा। क्या वह कैसे संभव है? गीत सुईजिंग को इस पर विश्वास नहीं हुआ। यह पहली बार था जब उसने ऐसी सफलता के बारे में सुना था। यह अध्याय समाप्त नहीं होता, कृपया पृष्ठ पलटें विधि। मैंने पहले ही जानबूझकर इसे दबा दिया है, लेकिन आप फिर भी इसे खोजने में कामयाब रहे। बुरा नहीं है, ये हुआन ने प्रशंसा की। बेशक, रुको, तुम्हें 1 महीना भी नहीं हुआ है। आप इतनी जल्दी कैसे टूट सकते हैं? सोंग सुईजिंग को विश्वास नहीं हुआ। भले ही नर्क की जागीर में स्वर्ग और पृथ्वी युआन की हुई प्रचुर मात्रा में हो, और भले ही उसके पास बड़ी मात्रा में खेती के संसाधन हो, फिर भी उसे औषधीय प्रभावकारिता को परिष्कृत करने के लिए बड़ी मात्रा में समय की आवश्यकता होगी। उसके लिए इतनी जल्दी से तोड़ना बिल्कुल असंभव था। इसकी मदद नहीं की जा सकती। प्रतिभाशाली लोग ऐसे ही होते हैं। ये हुआन ने फिर से कंधे उचकाए। भक्षण प्रणाली उनकी ताकत का स्रोत थी। उन्होंने ठान लिया था कि वे इसके बारे में किसी को नहीं बताएंगे। अब सोंग सुईजिंग को अंततः महसूस हुआ कि ये हुआन की प्रतिभा कितनी मजबूत थी। जज सोंग पहले से ही 18 साल का था और ये हुआन केवल 16 साल का था। ये हुआन के समान स्तर पर होने से पहले पूर्व को 2 और वर्षों तक खेती करनी पड़ी। यदि आपकी प्रतिभा इतनी मजबूत है तो आपने फिर भी मूल्यांकन में भाग क्यों लिया? आपके पास कम से कम एक आदर्श प्रतिभा होनी चाहिए, है ना? सुईजिंग गीत पूछने से खुद को नहीं रोक सका। उत्तम प्रतिभा? मैं केवल विशिष्ट इंटरमीडिएट स्तर पर हूँ। ये हुआन ने ईमानदारी से उत्तर दिया। हालांकि वह नहीं जानता था कि प्रतिभा को कैसे मापा जाता है, अब वह समझ गया है कि प्रतिभा जितनी अधिक होगी, खेती की गति उतनी ही तेज होगी और उसे तोड़ना उतना ही आसान होगा। हालांकि उनकी खेती की गति का उनकी प्रतिभा से कोई लेना देना नहीं था। असंभव, यहाँ तक कि मेरा भाई भी अवर परफेक्ट स्तर पर है। आप विशिष्ट इंटरमीडिएट स्तर पर नहीं हो सकते। सोंग सुईजिंग ने अपना सिर हिलाया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खेती प्रतिभा सिर्फ एक शौचालय स्टॉक है। ऐसे समय होते हैं जब ये सटीक नहीं होता। ये हुआन ने उत्तर दिया। अभी जब ये हुआन ने सोंग सुईजिंग के कमरे की दयनीय स्थिति देखी तो वह गुस्से से भर गया। पहली चीज जो उसने सोची वह तानतियान थी। इसलिए उस पल में उसने सीधे क्रिस्टल को निगल लिया और सच्चे गहन क्षेत्र के शिखर तक पहुंच गया। उस समय वह वास्तव में तानतियान के सामने भागना चाहता था और उसकी पिटाई करना चाहता था। वह अपने दूसरे हाथ को अपन करना चाहता था। हालांकि उसे याद आया कि यह सोअरिंग हेवन मेंशन था, इसलिए उसने इसे सहन किया। अपनी प्रतिभा के साथ स्वर्गीय निवास में प्रवेश करना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मैं दोबारा दादाजी की तलाश क्यों नहीं करता और देखता कि क्या वह ऐसा कर सकते हैं। सोंग सुईजिंग के खत्म होने से पहले ये हुआन ने उसे रोका। यह हर जगह एक जैसा है। मुझे मत बताओ कि तुम वह आखिरी एहसान वापस करना चाहते हो। आप नहीं जाना चाहते। आप पहले जाने के लिए लड़ रहे थे। मुझे यह मत बताओ कि आप एहसान का आदान प्रदान करके हार रहे हैं। सुईजिंग गीत भ्रमित था। वह पहले था, अब है। इसके अलावा ग्रैंड ड्यूक सोंग, प्रभु की कृपा मेरे लिए स्वर्गीय निवास से कहीं अधिक कीमती है। ये हुआन ने लापरवाही से कहा। स्वर्गीय निवास और अंडरवर्ल्ड निवास के बीच का अंतर अधिकांश लोगों के लिए बहुत बड़ा था। स्वर्गीय निवास के नीचे महान ऊर्जा संग्रहण संरचना थी और वहां खेती की गति अंडरवर्ल्ड निवास की तुलना में कई गुना तेज थी। इसके अलावा सोअरिंग हेवन मेंशन के सभी उच्च अधिकारी वहां रहते थे। यदि किसी को संप्रदाय के बुजुर्गों में से किसी एक द्वारा शिष्य के रूप में स्वीकार किया जाता है, जब तक कि वे अपना कोर बना सकते हैं, तो उनके लिए दिव्य कोर क्षेत्र में प्रवेश करना बहुत आसान होगा। आखिरकार प्रत्येक संप्रदाय का बुजुर्ग कम से कम दिव्य कोर क्षेत्र में था और आधे चरणीय नवजात कोर क्षेत्र से दिव्य कोर क्षेत्र तक पहुंचने के लिए किसी को एक गहन जानवर के कोर की आवश्यकता होगी। इसके अलावा किसी को मास्टर की सहायता और मार्गदर्शन की भी आवश्यकता होगी। ठीक है, चूंकि आप नहीं जाना चाहते तो आप खेती करने की योजना कैसे बनाते हैं? सोंग सुईजिंग ने असहाय होकर पूछा। मैं खेती करने की योजना कैसे बनाऊं, इससे आपका क्या मतलब है? ये हुआन समझ नहीं पाया। आप सच्चे गहन क्षेत्र के शिखर तक पहुंच गए हैं। एक बार जब आप अपनी गहन ऊर्जा को चरम पर पहुंचा देंगे तो आप अपना कोर बनाना शुरू कर पाएंगे। लेकिन आपको अपना कोर बनाने के लिए अर्थ रैंक कौशल की आवश्यकता होगी। क्या आपके पास एक है? सुईजिंग गीत पूछता रहा। पृथ्वी रैंक कौशल? ये हुआन आश्चर्यचकित था। तुम्हें नहीं पता, पृथ्वी रैंक कौशल के बिना आपके लिए अपना कोर बनाना असंभव है। हालांकि मेरे पास एक नहीं है। मैं अपने दादाजी से आपको एक सिखाने के लिए कह सकता हूँ।
गीत सुईजिंग ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाते हुए कहा। क्यों एहसान लौटाने की सोचते रहते हो? हालांकि मेरे पास अभी पृथ्वी रैंक कौशल नहीं है, मैं एक प्राप्त कर सकता हूँ। आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये हुआन ने शांति से कहा। एक उच्च रैंक आत्मा कौशल एक सामान्य मार्शल कौशल की तुलना में बहुत अधिक महंगा था। पृथ्वी रैंक कौशल की तो बात ही छोड़ दें, लेकिन उसके पास भक्षण प्रणाली थी और इसमें स्वर्ग रैंक कौशल भी थे। पृथ्वी रैंक कौशल की तो बात ही छोड़ दें। हम क्या तुम्हें सचमुच ईश्वरीय महाद्वीप गठबंधन पर इतना भरोसा है? हालांकि वे मजबूत हैं, पृथ्वी रैंक कौशल कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे वे यूं ही दे सकें, सोंग सुईजिंग ने कहा। ये जुबान ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैं अभी नहीं टूटा? मुझे नहीं पता कि मैं अपनी गहन ऊर्जा कब भर पाऊंगा, समय आने पर हम इसके बारे में बात करेंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि वह वास्तव में अपने दिल में इसके बारे में सोच रहे थे। उनकी साधना पद्धति दूसरों से भिन्न थी। क्या उसने हाफ स्टेप ओरिजिन कोर क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए सीधे खजाने को खा लिया, या क्या उसे पृथ्वी रैंक कौशल की आवश्यकता थी? वह नहीं जानता था कि यह कौन सा है। चूंकि सिस्टम ने उसे संकेत नहीं दिया, इसलिए वह बस खाना जारी रखेगा। आखिरकार जब वह सच्चे गहन क्षेत्र में पहुंचा तो उसके शरीर में सच्चा सार सीधे गहन ऊर्जा में बदल गया। इस समय सोंग सुईजिंग को अचानक कुछ याद आया। कुछ सोचते हुए उन्होंने कहा, आपकी काया इतनी मजबूत है, क्या ऐसा हो सकता है कि आपके पास पहले से ही अर्थ ग्रेड बॉडी टेम्परिंग तकनीक हो? अध्याय का अंत। ये हुआन थोड़ा आश्चर्यचकित रह गया। वह हंसा, तुम बहुत होशियार हो। मैं अपने शरीर को तब से प्रशिक्षित कर रहा हूं जब मैं छोटा था। यदि नहीं तो आपको क्यों लगता है कि मैं तांगतियान को एक मुक्के से उड़ा सकता हूं? आपके निम्न स्तर के साम्राज्य में शायद मध्यम श्रेणी की स्पिरिट स्तर की मार्शल आर्ट भी नहीं है, लेकिन वास्तव में आपके पास पृथ्वी स्तर की शारीरिक प्रशिक्षण तकनीक है। ऐसा लगता है जैसे कोई वरिष्ठ एकांत में रह रहा था और उसके निधन के बाद आपने इसे प्राप्त किया। सोंग सुईजिंग को कुछ भी संदेह नहीं हुआ। आप भी जानते हैं, ये हुआन फिर हंसा। ठीक है, चूंकि आपके पास पृथ्वी स्तरीय शरीर प्रशिक्षण तकनीक है, आप डायनेसेंस को भी संक्षिप्त कर सकते हैं। तुमने ये क्यों नहीं कहा कि तुम्हारे पास यह है? तुम मेरा समय बर्बाद कर रहे हो। सुईजिंग गीत नाखुश लग रहा था। ठीक है, मैं कहीं जा रहा हूँ। क्या आप आ रहे हैं? ये हुआन ने पलट कर कहा। कहाँ जा रहे हो? बदला लेना। जब उसने ये दो शब्द सुने तो सोंग सुईजिंग की बाहें अचानक जम गईं। उसकी आंखों से प्रकाश की दो किरणें निकलीं। जहां तक उस अपराधी की बात है जिसने उसके कमरे को इतनी गंदगी में बदल दिया था, तो वह निश्चित रूप से उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देगी। ठीक है, अल्पिराम अंडरवर्ल्ड निवास के एक आंगन में। महामहिम, ये हुआन वापस आ गया है। एक कठोर युवक तांगतियान के सामने घुटनों के बल बैठ गया और आदरपूर्वक बोला, तुम्हें खोजा नहीं गया है ना? तांगतियान ने अपनी आंखें तिरछी कर लीं। उसने पत्थर की मेज पर जो हाथ रखा था वह अपनी मूल ताकत का आधा भी वापस नहीं पा सका था। यदि उनकी गहन आत्मा क्यूई यहाँ प्रसारित होती तो इसकी गति आधी हो जाती। नहीं, कठोर युवक ने सिर हिलाया। फिर ये हुआन की अभिव्यक्ति कैसी थी? तांगतियान ने उम्मीद से पूछा। यह सख्त युवक झिझका, फिर बोला, ये हुआन अपने कमरे में नहीं लौटा। इसके अलावा वह बहुत शांत लग रहा था। ये कैसे संभव है? तांगतियान हैरान रह गया। ये हुआन और सोंग सुईजिंग का कमरा वास्तव में उसने नष्ट कर दिया था। मृत्यु शब्द भी उनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से लिखा गया था। उसने पहले से ही अपने दिल में हर तरह के दृश्यों की कल्पना कर ली थी। उसने सोचा कि ये हुआन ये देखकर क्रोधित हो जाएगा और पूरे आंगन को भी तोड़ देगा। अप्रत्याशित रूप से ये हुआन न केवल क्रोधित था बल्कि बहुत शांत भी था। वह शायद इसे सहन कर रहा है। तांगतियान ने खर्राटे लेते हुए कहा, वह मुझे बाद में अवश्य ढूंढ लेगा और जब वह समय आएगा तो मैं चाहता हूं कि तुम उसकी एक भुजा को अपन कर दो। हाँ महामहिम। ठंडे युवक ने बिना हिचकिचाहट के आदरपूर्वक सिर हिलाया। वह पिछले कुछ वर्षों से सोआरिंग स्काई मैंशन में था। वह पृथ्वी रैंकिंग के शीर्ष 100 में स्थान पाने वाले शिष्य थे। अब वह पहले से ही अपनी गहन क्यूई को शिखर तक विकसित कर चुका था और अपने मूल सार को संक्षिप्त करने की तैयारी कर रहा था। उन दोनों ने थोड़ी देर इंतजार किया और निश्चित रूप से उन्होंने कदमों की आहट सुनी। हम फिर मिलेंगे, ये हुआन। तांगतियान ने मुस्कुराहट प्रकट की और चिल्लाया। हालांकि अगले ही पल उनकी मुस्कान जम गई, क्योंकि प्रवेश करने वाला व्यक्ति ये हुआन नहीं था। महामहिम, कुछ बुरा हुआ है। तांगतियान ने उस युवक को देखा जो अंदर भागा और उसे एहसास हुआ कि वह महान तांग राजवंश से था। उसने तुरंत पूछा, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? युवक ने उत्तर दिया, महामहिम, ये हुआन चुनौती क्षेत्र में गए और महान तांग राजवंश में सभी को चुनौती दी। क्या? तांगतियान सदमे में खड़ा हुआ और सदमे में बोला, सभी के लिए एक चुनौती जारी की? क्या आपने यह नहीं कहा कि आप हर आधे महीने में केवल एक बार चुनौती दे सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। महामहिम, पिछली बार उनकी चुनौती सफल रही थी, इसलिए उनके पास अभी भी चुनौती देने का मौका है। अभी अभी वह पहले ही 2 लोगों को हरा चुका है और वर्तमान में 168वें स्थान पर है, युवक ने रिपोर्ट की। 2। तांगतियान का चेहरा कांप उठा। ठंडे युवक को रिपोर्ट किए हुए केवल आधे घंटे ही हुए थे और ये हुआन पहले ही सोआरिंग स्काई मैंशन में ग्रेट तांग राजवंश के 2 शिष्यों को हरा चुका था। वह कैसे संभव हुआ? अंडरवर्ल्ड हवेली में महान तांग राजवंश के कितने लोग हैं? तांगतियान ने मुड़कर पूछा। ठंडे युवक ने उत्तर दिया, महामहिम सहित कुल 12 लोग हैं। चलो चुनौती क्षेत्र में चलते हैं। तांगतियान का चेहरा ठंडा हो गया और वह आंगन से बाहर चला गया। अल्पविराम। जैसे ही तांगतियान आंगन से बाहर निकला, अंडरवर्ल्ड हवेली के चुनौती क्षेत्र में कई लोग पहले ही इकट्ठा हो चुके थे। अखाड़े पर 2 आकृतियां थीं। नहीं, एक ही बचा था। एक आकृति को सीधे अखाड़े से बाहर उड़ा दिया गया। ये हुआन जीत गया। जब यह आवाज बजी तो अखाड़े के नीचे चेलों का समूह पहले ही चौंक गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये हुआन पहले ही लगातार 6 लड़ाइयां जीत चुका था। 1 घंटे की छोटी सी अवधि में उन्होंने अंडरवर्ल्ड हवेली के 6 शिष्यों को पहले ही हरा दिया था। सटीक रूप से कहें तो वे महान तांग राजवंश के 6 शिष्य थे। इसके अलावा उन सभी को एक पंच के साथ उड़ान भेजा गया था। इस समय ये हुआन 123वें स्थान पर थे और ग्रेट तांग राजवंश के अगले शिष्य 88वें स्थान पर थे। यदि वह चाहता तो निश्चित रूप से ग्रेट टैंग राजवंश के अंडरवर्ल्ड हवेली में सर्वोच्च रैंकिंग वाले व्यक्ति को चुनौती दे सकता था। हालांकि उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह महान तांग राजवंश को अपमानित करना चाहता था। ये हुआन, क्या आप वाकई महान तांग राजवंश के सभी लोगों को चुनौती देना चाहते हैं? अचानक कोई अखाड़े के किनारे चला गया और पूछा। ये डिवाइन प्रीफेक्चर अलायंस का अखाड़ा प्रबंधक था। मुझे वरिष्ठ भाई जियांग को चिंतित करने की उम्मीद नहीं थी, ये हुआन ने अजीब तरह से कहा।
88वां शिष्य अभी भी सच्चे गहन क्षेत्र के मध्य चरण में है, लेकिन बाकी सभी सच्चे गहन क्षेत्र के चरम पर हैं। क्या आप वाकई जारी रखना चाहते हैं? अखाड़े के मैनेजर ने आश्चर्य से पूछा। येहुआन ने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, वरिष्ठ भाई, बस आगे बढ़ें और उनसे संपर्क करें। मैं ठीक हूँ। अच्छा, आप में हिम्मत है। मैं बाकी लोगों को सूचित करने में आपकी मदद के लिए किसी को बुलाऊंगा। हालांकि इस समय कुछ आकृतियां अचानक अंदर आ गईं। येहुआन घूम गया और तुरंत मुस्कुराया। उसने मन ही मन सोचा, तानतियान, आखिरकार तुम अब और शांत नहीं बैठ सकते। पहले जब उसने सोंग सुइजिंग से कहा कि वह बदला लेना चाहता है, तो वह तानतियान को नहीं ढूंढना चाहता था और उसे तब तक पीटना नहीं चाहता था जब तक कि उसका आधा शरीर लकवाग्रस्त न हो जाए। वह एक और विधि का उपयोग करना चाहता था जो महान तांग राजवंश के अर्थ रोल पर सभी शिष्यों को हराना था। शारीरिक रूप से बदला लेने के बजाय वह आध्यात्मिक रूप से बदला लेना पसंद करेगा। येहुआन अखाड़े में प्रवेश करने के बाद तानतियान तुरंत चिल्लाया। उसकी गगनभेदी आवाज हवा में गूंज उठी। तानतियान, मुझे विश्वास है कि जब से हम आखिरी बार मिले हैं तब से आप ठीक हैं। येहुआन अखाड़े के किनारे तक चला गया और मुस्कुराया। सोंग सुइजिंग, जो मैदान के नीचे था, ने तानतियान को देखा और उदास चेहरे के साथ चला गया। उन्होंने खर्राटे लेते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि महान तांग राजवंश के क्राउन प्रिंस इतना घृणित काम करेंगे। ये सचमुच घृणित है। क्या कहा? तानतियान ने सोंग सुइजिंग को घूर कर देखा। आप सबसे अच्छी तरह जानते हैं कि आपने क्या किया। आप इसे करने की हिम्मत करते हैं लेकिन इसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करते। पाखंडी, सोंग सुइजिंग ने उस आवाज में फुसफुसाया जिसे तानतियान सुन सकता था। तानतियान की अभिव्यक्ति बदल गई और वह सीधे अंदर चला गया। महामहिम, हम येहुआन द्वारा पराजित शिष्य आगे बढ़े और अपराध बोध से बोले। कचरे का एक गुच्छा, बारी किसकी है? तानतियान ने ठंडे स्वर में पूछा। यह 88वीं रैंक वाले झांग्योंग की बारी है, उनमें से एक ने जवाब दिया। तानतियान ने फिर पूछा, क्या वह अभी तक यहाँ है? अभी तक नहीं, मैं पहले ही उसे सूचित करने जा चुका हूँ। ये सुनकर तानतियान ने अपना सिर घुमाया और येहुआन से कहा, येहुआन, क्या तुम मेरे महान तांग राजवंश के साथ मौत तक लड़ने जा रहे हो? येहुआन अखाड़े के किनारे पर खड़ा था और उदासीनता से मुस्कुराया। तानतियान, क्या हम पहले ही मौत से नहीं लड़ चुके हैं? ठीक है, याद रखें कि आपने क्या कहा था। मैं देखूंगा और देखूंगा कि आप कितने लोगों को हरा सकते हैं। तानतियान की बात खत्म होने के बाद वह चुपचाप किनारे पर खड़ा हो गया। उपस्थित सभी लोग दोनों विरोधी आभाओं को महसूस कर सकते थे और एक दूसरे से फुसफुसाने लगे। अन्य राजवंशों और डिवाइन प्रीफेक्चर अलायंस की तुलना में ग्रेट तांग राजवंश के लोग वास्तव में थोड़े अहंकारी थे। कई लोगों को ये पसंद नहीं थे। जल्द ही अर्थ बोर्ड पर झांग्योंग नाम का शिष्य आ गया। उसने तानतियान पर ध्यान नहीं दिया और सीधे मैदान में चला गया। आप ही हैं जिसने मुझे चुनौती दी। झांग्योंग को स्थिति समझ में नहीं आई। वह सिर्फ खेती कर रहा था जब उसे बुलाया गया था। आना, येहुआन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उनके स्वर ने सीधे तौर पर झांग्योंग को असंतुष्ट कर दिया। तुम मौत से प्रेमालाप कर रहे हो। झांग्योंग ने ठंड से खर्राटे लेने के बाद एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया। हालांकि वह ट्रू प्रोफाउंड क्षेत्र के मध्य चरण में था, अर्थ बोर्ड पर 80वां स्थान पहले से ही ट्रू प्रोफाउंड क्षेत्र के चरम पर था, इसलिए उनकी ताकत को सच्चे गहन क्षेत्र के चरम पर माना जाता था। हालांकि अगले ही पल उसे अपने सीने में दर्द महसूस हुआ और वह अनियंत्रित रूप से उड़ गया। क्या? झांग्योंग हैरान रह गए। वह अखाड़े के बाहर उतरा और मुंह से खून उगल दिया। येहुआन जीत गया। अखाड़े में रेफरी ने फिर से घोषणा की। अब येहुआन ने महान तांग राजवंश के सभी मध्य चरण के सच्चे गहन क्षेत्र के शिष्यों को हरा दिया था। अगला सच्चा गहन क्षेत्र का शिखर होगा। आकर्षण, झांग्योंग, जो मैदान के बाहर उतरे थे, ने अचानक एक आवाज सुनी। वह पीछे मुड़ा और तानतियान को कुछ ही दूरी पर खड़ा देखा। उनकी अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। क्या चल रहा है? वरिष्ठ भाई, मैं चुनौती जारी रखना चाहता हूँ। येहुआन ने मैदान में चिल्लाना जारी रखा। ठीक है, मैंने उन्हें सूचित करने के लिए पहले ही किसी को भेज दिया है। डिवाइन प्रीफेक्चर अलायंस के अखाड़ा प्रशासक ने पहले ही कई लोगों को सूचित करने के लिए भेजा था। इसके अलावा एक ही समय में कई लोग थे। उन लोगों को एक एक करके अखाड़े में पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। हालांकि इस समय तानतियान ने अचानक कहा, येहुआन, मुझे पता है कि तुम क्या करने जा रहे हो। अगला सच्चे गहन क्षेत्र का शिखर है। क्या आप वाकई कष्ट सहना चाहते हैं? ये जुबान अभी अभी टूटा था, इसलिए तानतियान को नहीं पता था कि ये जुबान निश्चित रूप से मौत के घाट उतार रहा था। लेकिन ठीक इसी समय किसी ने अचानक बगल से फुसफुसाया, महामहिम, वह पहले से ही सच्चे गहन क्षेत्र के चरम पर है। क्या? जिस क्षण उन्होंने ऐसा कहा, तानतियान तुरंत सहमत हो गए। यह अध्याय समाप्त नहीं होता, कृपया पृष्ठ पलटें। हैरान, ये कैसे संभव हुआ? इससे पहले जब उन्हें येहुआन के एक ही मौके से उड़ान भरने के लिए भेजा गया था, तो येहुआन केवल ट्रू प्रोफाउंड दायरे के मध्य चरण में थे। हालांकि कुछ ही दिनों में येहुआन वास्तव में सच्चे गहन क्षेत्र के शिखर तक पहुंच गया था। क्या ऐसा हो सकता है कि येहुआन ने किसी प्रकार का बहुमूल्य स्वर्गीय खजाना खाया हो और उसे समतल कर दिया हो? हालांकि अपनी यादों को तुरंत खोजने के बाद उन्होंने पाया कि ऐसा कुछ भी नहीं था जो किसी को सच्चे गहन क्षेत्र के मध्य चरण से सीधे एक स्तर तक ऊपर उठा सके। कितना राक्षस है! उनकी योग्यता निर्णायक सॉन्ग से ऊपर है, लेकिन वह अभी भी मूल्यांकन में भाग क्यों ले रहे हैं? तानतियान बहुत हैरान था। उन्हें पहले ही येहुआन का भारी दबाव महसूस हो चुका था। जैसा कि उसने सोचा, वह एक जानलेवा इरादे को उजागर किए बिना नहीं रह सका। ऐसे जीनियस को दुश्मन बनाना अच्छा संकेत नहीं था। हालांकि इस समय वह और येहुआन पहले से ही नश्वर दुश्मन थे, इसलिए उसके मन में केवल एक ही विचार था और वह था येहुआन को खत्म करना। जल्द ही मैदान पर दो और आकृतियां दिखाई दीं। वे अंडरवर्ल्ड पैलेस में ग्रेट तांग राजवंश के सच्चे गहन क्षेत्र की दो चोटियां थीं। वे झांग्योंग से अलग थे। जब उन्होंने प्रवेश किया तो उन्होंने तानतियान को देखा और तुरंत उसकी ओर चल पड़े। येहुआन मौत से प्रेमालाप कर रहा है। बाद में कोई दया न करें, उसे अपन करो, तानतियान ने धीरे से कहा। वह नहीं जानता था कि पहले अखाड़े में कौन प्रवेश करेगा, लेकिन जब तक वह येहुआन को पंगु बना सकता है, येहुआन समाप्त हो जाएगा। हाँ, उन दोनों ने आदरपूर्वक उत्तर दिया। फिर उनमें से एक अखाड़े में चला गया। युवक को देखकर येहुआन थोड़ा मुस्कुराया। इस समय सोंग सुइजिंग अचानक मैदान के नीचे से चिल्लाया, येहुआन, उसे उड़ाना भेजो। ठीक है, येहुआन का उत्तर बहुत सरल था। जब अखाड़े के नीचे के रेफरी ने यह सुना तो वह तुरंत चिल्लाया, शुरू करो। सच्चे गहन क्षेत्र का शिखर। ये सच्चे गहन क्षेत्र का पहला शिखर था जिसका येहुआन ने सामना किया था। लेकिन तो क्या जूनियर भाई, ये आप पहले जाए।
अगर मैं पहले जाऊं तो मुझे डर है कि तुम्हें ऐसा करने का मौका नहीं मिलेगा, युवक ने ठंडे स्वर में कहा। ठीक है, तो मैं सम्मानपूर्वक आपका प्रस्ताव स्वीकार करूंगा। येहुआन बकवास करने में समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसने तुरंत अपनी गहन क्यूई को सक्रिय कर दिया और एक पल में वह प्रकाश की धारा में बदल गया और बाहर निकल गया। हुश, उपस्थित सभी लोग उसकी गतिविधियों को स्पष्ट रूप से नहीं देख सके, जिसमें सच्चे गहन क्षेत्र के शिष्यों का शिखर और यहाँ तक कि येहुआन के सामने खड़ा युवक भी शामिल था। युवक थोड़ा पछताया। उन्हें इतने बड़े शब्द कहने का अफसोस था, लेकिन अब अफसोस करने का समय नहीं था। उसने अपनी आंखें केंद्रित की और देखा कि यह वास्तव में सच था। उन्होंने येहुआन की आकृति की एक झलक देखी। तुरंत उसने अपनी गहन क्यूई को सक्रिय किया और अचानक उसके सामने एक मुक्का मारा। हालांकि अगले ही पल वह दंग रह गया। येहुआन अचानक तेज हो गया और गायब हो गया। उनके इस मुक्के ने हवा के सिवा कुछ नहीं मारा था। नहीं, ये याद नहीं किया। युवक का दिल कांप उठा। उसे लगा कि उसकी दाहिनी मुट्ठी किसी चीज से टकराई है, लेकिन जैसे ही यह भावना उसके मस्तिष्क में संचारित हुई, उसे दिल दहला देने वाला दर्द महसूस हुआ। दरार, शांत अखाड़े में एक कुरकुरी आवाज बजी। जब सभी ने प्रतिक्रिया दी तो उन्हें एहसास हुआ कि युवक की पीठ में एक अजीब सी चीज घुस गई है। यह एक हड्डी थी। हालांकि वह युवक सच्चे गहन क्षेत्र के चरम पर था, फिर भी वह चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सका। येहुआन ने अपने कंधे में हाथ की हड्डी पर मुक्का मारा था। किसी को यह जानना होगा कि इस युवक ने उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक स्तर की मार्शल आर्ट का भी उपयोग किया था। येहुआन भी इसी तकनीक का उपयोग कर रहा था, लेकिन अंतर इतना बड़ा क्यों था? पीछे हटते ही युवक चिल्लाया। इस समय उसके मन में सबसे बड़ा विचार भागने का था। आप दौड़ना चाहते हैं? यहाँ से चले जाओ। उद्धरण चिन्ह। येहुआन ने तुरंत पीछा किया और युवक की कमर पर लात मारी, जिससे वह मैदान से बाहर चला गया। अखाड़ा 5 मीटर ऊंचा था। युवक बाहर उड़ गया और जमीन पर जोर से गिरा और उसके चेहरे पर सपाट गिर गया। येहुआन की जीत। अखाड़े का प्रबंधक पहले से ही ऐसी घटनाओं का आदी था और तुरंत चिल्लाया। ये युवक 67वें स्थान पर था, जिसका मतलब था कि येहुआन पहले ही अर्थ रोल में 67वें स्थान पर पहुंच चुका था। अगला स्थान 43वां स्थान था। हाँ, येहुआन ने अच्छा प्रदर्शन किया। मैदान के नीचे मौजूद सोंग सुइजिंग ने खुशी मनाई। येहुआन ने अपने प्रतिद्वंद्वी को एक मुक्के से पनडुब्बी बना दिया था और दूसरे मुक्के से उसे उड़ा दिया था। ये वास्तव में संतोषजनक था। भीड़ में सभी लोग उनसे पूरी तरह आश्वस्त थे। वे दोनों सच्चे गहन क्षेत्र के चरम पर थे, लेकिन अंतर इतना बड़ा क्यों था? क्या ऐसा हो सकता है कि येहुआन ने पहले ही अपने जिंदान को संक्षिप्त कर दिया था और आधे कदम के मूल कोर क्षेत्र में था? ये कैसे संभव हुआ? सोअरिंग स्काई मैंशन में कितने शिखर सच्चे गहन क्षेत्र के शिष्य अपने जिंदान को संक्षिप्त करने के चरण में फंस गए थे? येहुआन ने हाल ही में 2 महीने से भी कम समय के लिए अंडरवर्ल्ड पैलेस में प्रवेश किया था। अपने जिंदान को कैसे संघनित किया होगा? किसी ने इस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन येहुआन ने 67वें स्थान पर मौजूद एक विशेषज्ञ को एक मुक्के से उड़ान भरते हुए भेजा था। यह एक निर्विवाद तथ्य था। अध्याय का अंत। अपने प्रतिद्वंद्वी को उड़ाने के बाद येहुआन न तो अहंकारी और न ही अधीर तरीके से मैदान के केंद्र में वापस चला गया। उसके बाद वह चिल्लाया, अगला, अगला। क्या वे खुद को गर्मी देने के लिए कतार में खड़े हैं? इस समय सभी की नज़र तांग तियान पर थी। सटीक रूप से कहें तो ये तांग तियान के बगल वाले युवक पर था। वह बोर्ड के 43वें शिष्य थे। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? जाना। तांग तियान ने दांत भींच लिए और चिल्लाया। येहुआन ने उसे पहले ही उकसाया था, वह कमजोरी कैसे दिखा सकता था? महामहिम, मैं। युवक से कुचा रहा था। येहुआन एक ही स्तर के प्रतिद्वंद्वी को एक मुक्के से पनडुब्बी बना सकता है और उसे 2 मुक्कों से उड़ा सकता है। ये स्पष्ट रूप से ऐसा कुछ नहीं था जिसे वह संभाल सके। यदि वह ऊपर गया तो उसका अंत वैसा ही हो सकता है। वह नहीं चाहता था कि उसकी हड्डियां टूटे। जाना। तांग तियान ने अपनी मुट्ठी भींच ली और उसका शरीर कांप उठा। युवक एक पल के लिए झिझका। थोड़ी देर बाद उसने अपने दांत भींच लिए और रिंग की ओर चलने के लिए मुड़ा। उनके कदम भारी थे। प्रत्येक कदम ने एक पद चिन्ह छोड़ा। साथ ही अपने दिल में खुद से पूछते रहे, जाना या नहीं? यदि वह ऊपर गया तो उसका एक हाथ छूट सकता है। यदि वह ऊपर नहीं जाता तो वह तांग तियान को क्रोधित कर देता। ताता। युवक को अपनी रफ्तार का पता नहीं चला। वह पहले ही रिंग के बगल की सीढ़ियों तक जा चुका था। वहां भाड़ में जाओ। उसके पीछे से तांग तियान की उग्र आवाज आई। ट्रू प्रोफाउंड। दायरे के चरम पर एक मजबूत मार्शल कलाकार, चाहे वह किसी भी साम्राज्य में हो, वह निश्चित रूप से शाही परिवार के निशाने पर होगा। लेकिन यहाँ उसे कुत्ते की तरह डांटा गया। एक पल में युवक ने एक निर्णय लिया। उसने अपना सिर घुमाया और कहा, मैं हार मान लेता हूँ। उन्हें खुद पर कोई भरोसा नहीं था। येहुआन द्वारा अपंग होने और तांग तियान का कुत्ता बने रहने के बजाय वह ग्रेट तांग राजवंश को छोड़ना पसंद करेगा। क्या कहा? अखाड़े के प्रशासक के बोलने की प्रतीक्षा किए बिना तांग तियान अविश्वास से चिल्लाया। महामहिम, मैं हार मान लेता हूँ और महान तांग राजवंश को छोड़ देता हूँ। युवक ने दृढ़ता के साथ कहा। हालांकि उन्हें ग्रेट तांग राजवंश के शाही परिवार द्वारा सोअरिंग हेवन मैंशन में भेजा गया था, फिर भी वह अकेले थे। तांग तियान की हरकतों ने उसे पहले ही निराश कर दिया था। वह फिर से कहो। तांग तियान को संदेह था कि उसने गलत सुना है। युवक के शब्दों ने येहुआन सहित उपस्थित सभी लोगों को चौंका दिया। हालांकि उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और मुस्कुराते हुए कहा, वरिष्ठ भाई, डिवाइन प्रीफेक्चर अलायंस आपका स्वागत करता है। ठीक है, मैं शामिल होऊंगा। युवक बिना किसी हिचकिचाहट के मान गया। चूंकि वह पहले ही तांग राजवंश छोड़ चुका था, इसलिए उसके लिए सबसे मजबूत डिवाइन प्रीफेक्चर अलायंस में शामिल होना सबसे अच्छा होगा। हाँ, येहुआन जोर से हंसा। उन्हें इस तरह के नाटकीय दृश्य को देखने की उम्मीद नहीं थी। तांग तियान के अधीनस्थ न केवल मंच पर जाने से डरते थे, बल्कि उन्होंने महान तांग राजवंश को भी छोड़ दिया और दिव्य महाद्वीप गठबंधन में शामिल हो गए। येहुआन ने लगातार इतने सारे मैच जीते थे और ग्रेट तांग राजवंश का चेहरा छीन लिया था। हालांकि उन्होंने इससे पहले जो किया था उसकी तुलना इस बार जो किया था उससे नहीं हो सकी। ये चेहरे पर एक जोरदार तमाचा था और यह उनके अपने लोगों द्वारा किया गया था। इसने येहुआन को एक वाक्यांश के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया जो आपके लिए अपमान लाता है। अच्छा, बहुत अच्छा। तांग तियान घबराया हुआ और हताश था। उसने तुरंत अपने बगल वाले युवक से कहा, अगर तुम्हें मरना भी है तो भी तुम्हें उसे अपंग करना होगा, क्या तुम समझते हो? युवक एक पल के लिए चौंक गया, फिर उसने सिर हिलाया। वो गद्दार से अलग था। वह महान तांग राजवंश द्वारा प्रशिक्षित एक बलिदानी व्यक्ति था और वह महान तांग राजवंश के शाही परिवार के प्रति वफादार था। तांग तियान का आदेश कुछ ऐसा था जो उसे मरना भी था।
इसके अलावा वह ग्रेट तांग राजवंश में एकमात्र व्यक्ति थे जिन्हें अर्थ पैलेस के शीर्ष 20 में स्थान दिया गया था और उन्होंने पहले ही कोर ऊर्जा का एक निशान बना लिया था। जब तक उसके पास पर्याप्त कोर ऊर्जा है वह एक गहन जानवर के आंतरिक कोर के साथ जुड़ने में सक्षम होगा। उसके बाद वह दिव्य मूल क्षेत्र में प्रवेश करेगा। चूंकि उसने पहले ही अपनी मूल ऊर्जा बना ली थी, वह येहुआन की तरह किसी भी सामान्य शिखर टू प्रोफाउंड रियलम योद्धा को आसानी से हरा सकता था। अगला, येहुआन की आवाज़ एक बार फिर सुनाई दी और यह पूरे मैदान में गूंज उठी। अभी अखाड़े में लगभग 100 लोग एकत्र थे। वहां अर्थ पैलेस के शिष्य और काले और पीले हवेली के शिष्य थे। जब उन्होंने येहुआन की बात सुनी तो वे चौंकने से खुद को नहीं रोक सके। येहुआन ने हाल ही में एक चरम ट्रू प्रोफाउंड रियलम योद्धा को चुनौती दी थी और अब वह हाफ सटे ओरिजिन कोर योद्धा को चुनौती देने जा रहा था। किसी को यह जानना होगा कि भले ही जिंदानसार के साथ निम्न श्रेणी की स्पिरिट क्लास मार्शल आर्ट का उपयोग किया गया हो, फिर भी इसकी शक्ति मध्य श्रेणी की स्पिरिट क्लास मार्शल आर्ट से अधिक मजबूत होगी। यदि हाई रैंक स्पिरिट मार्शल कौशल का उपयोग किया जाता तो इसकी ताकत अर्थ रैंक मार्शल कौशल के बराबर होती। जाओ, उसे अपन कर दो। आदेश देते ही तांग तियान की अभिव्यक्ति एक बार फिर धूमिल हो गई। हाँ श्रीमान, युवक ने सिर हिलाकर जवाब दिया। उसके बाद वह धीरे धीरे अखाड़े की ओर चला गया। सबकी निगाहें उस पर पड़ीं। तांग याओगुआंग पृथ्वी रैंकिंग में 19वें स्थान पर हाफ सटे ओरिजिन कोर योद्धा। उनकी खेती का आधार अखाड़े में सभी से आगे निकल गया था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि कौन अधिक मजबूत था, येहुआन या तांग याओगुआंग। हालांकि येहुआन ने लगातार इतने सारे मैच जीते थे, लेकिन उसका सामना हाफ सटे ओरिजिन कोर योद्धा से होने वाला था, एक ऐसा योद्धा जिसका डिवाइन कोर क्षेत्र में केवल एक पैर था। सोंग सुईजिंग ने तांग याओगुआंग की ओर देखा और अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसने येहुआन से फुसफुसाया, ये काफी है, तुमने अपना बदला ले लिया है। अब उसे चुनौती मत दो, अब नीचे आओ। येहुआन ने अपना सिर घुमाया और मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि यह बदला है इसलिए मैं आधा भी हार नहीं मानूंगा। नहीं, तुम उसे हरा नहीं सकते, अब नीचे आओ। सोंग सुईजिंग ने उत्सुकता से कहा, मैं एक ही मुक्के से उड़ते हुए एक शिखर टू प्रोफाउंड रियलम योद्धा को भी भेज सकता हूं, इसलिए मैं केवल हाफ सटे ओरिजिन कोर योद्धा को उड़ा सकता हूं। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? क्यों ना हम एक और शर्त लगा लें, पहले जैसा ही दांव है, क्या लगता है? येहुआन ने पूछा। मैं सट्टेबाजी नहीं कर रहा हूं, अब नीचे आओ। सोंग सुईजिंग ने हुआंग याओगुआंग की ओर देखा और पता चला कि हुआंग याओगुआंग पहले ही मैदान के नीचे पहुंच चुका था और सीढ़ियों से नीचे चल रहा था। अगर तुम शर्त नहीं लगाना चाहते तो मैं नीचे नहीं जाऊंगा। येहुआन ने एक दुष्ट की तरह अपने कंधे उचकाए। सोंग सुईजिंग ने समझौता किया, ठीक है, मैं हार गया, अब नीचे आओ। तुम्हें मेरी ताकत पर विश्वास नहीं है, बस नीचे से देखें, येहुआन ने शांति से उत्तर दिया। हालांकि वह और सोंग सुईजिंग पहले दुश्मन थे, वह केवल परीक्षा के दौरान था। सोंग सुईजिंग के साथ कुछ समय बिताने के बाद उसने पाया कि वह एक प्यारी छोटी लड़की है। अभी अभी तांग तियान के कार्यों के कारण सोंग सुईजिंग ने उसे गलत समझा, जिससे सोंग सुईजिंग रोने लगा। जब येहुआन ने सोंग सुईजिंग की फटी आंखों को देखा तो उसने पहले ही अपना मन बना लिया था। उसे बदला लेना था, यही कारण था कि उसने आगे बढ़ने का फैसला किया और महान तांग राजवंश को हारना चाहता था। उसे नीचे जाने दो, असंभव। इस समय हुआंग याओगुआंग पहले ही मैदान में आ चुके थे। सोंग सुईजिंग इतनी चिंतित थी कि वह उछल पड़ी और येहुआन को मंच से नीचे खींचने के लिए तैयार हो गई। आप पहले ही इतनी सारी लड़ाइयों के लिए सहमत हो चुके हैं, ये काफी है। इसके लिए आपको अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी है। हालांकि इस क्षेत्र में कोई चोट नहीं आएगी। तांग तियान स्पष्ट रूप से आपको अपन करना चाहता है, मत करो। सोंग सुईजिंग ने येहुआन की बांह खींची और फुसफुसाया। अध्याय का अंत। मुझे पता है कि वह हाफ सटे ओरिजिन कोर क्षेत्र में है, लेकिन मैं, येहुआन, इतना कमजोर नहीं हूं। बस वहां जाओ और देखो, मुझ पर विश्वास करो। येहुआन ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ शांति से कहा। आप। सोंग सुईजिंग अभी भी भौहें चढ़ा रही थी, लेकिन जब उसने येहुआन की आंखों में आत्मविश्वास देखा तो वह ये पूछे बिना नहीं रह सकी, क्या आप निश्चित हैं कि आप जीत सकते हैं? उनकी राय में येहुआन ट्रू प्रोफाउंड क्षेत्र के चरम पर था और वह अभी अभी टूटा था। उनके लिए हुआंग याओगुआंग की चुनौती को स्वीकार करना असंभव था, जो हाफ सटे ओरिजिन कोर क्षेत्र में थे। हालांकि उसने येहुआन को पहले कभी हारते नहीं देखा था। किसने सोचा होगा कि जिस आदमी का वह पीछा कर रही थी वह सिर्फ एक महीने के समय में 2 लोगों को तोड़ देगा और एक विशेषज्ञ को भेज सकता है जो एजुकेटर सॉन्ग जितना मजबूत था और एक ही मुक्के से उड़ रहा था। यह एक चमत्कार था। हाँ, येहुआन ने गंभीरता से उत्तर दिया। सोंग सुईजिंग एक पल के लिए झिझके। ठीक इसी समय एक आकृति अचानक अखाड़े के किनारे पर चली गई और बोली, जूनियर सिस्टर सॉन्ग, अब आप नीचे आ सकते हैं। इस परिचित आवाज को सुनकर सोंग सुईजिंग और येहुआन पीछे मुड़े और देखा कि यह जियांग यू था। वरिष्ठ भाई को परेशान करने के लिए मुझे खेद है, येहुआन ने अपराध बोध के साथ कहा। वह डिवाइन प्रीफेक्चर अलायंस के अतिथि बुजुर्ग थे और उनके कार्य डिवाइन प्रीफेक्चर अलायंस का प्रतिनिधित्व करते थे। चिंता मत करो, ये सिर्फ महान तांग राजवंश है। भले ही चारों राजवंश एकजुट हो जाएं, फिर भी वे डिवाइन प्रीफेक्चर अलायंस के साथ कुछ नहीं कर पाएंगे। जियांग, तुमने मुस्कुराकर कहा। यह अच्छा है, येहुआन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। इतना ही नहीं, जब जियांग यू दिखाई दिया तो सोंग सुईजिंग की अभिव्यक्ति थोड़ी बेहतर हो गई। हो सकता है कि वह नहीं जानती हो कि जियांग यू पहले कौन था, लेकिन अब उसके लिए उसे न जानना असंभव था, क्योंकि जियांग यू पृथ्वी रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर था। सोंग चेंग ने उसे बताया था कि जियांग यू दिव्यकोर क्षेत्र में घुस गया था और यह एक रहस्य था जिसके बारे में केवल कुछ ही लोग जानते थे। जियांग यू द्वारा उन पर नजर रखने से येहुआन निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा। सावधान रहें, सोंग सुईजिंग ने धीमी आवाज में उसे याद दिलाया, फिर वह मैदान में चली गई। तांग तियान ने जियांग यू पर भी ध्यान दिया और तुरंत महसूस किया कि कुछ गलत था। जियांग यू को अर्थ बोर्ड में प्रथम स्थान दिया गया था। भले ही येहुआन तांग याओगुआन को नहीं हरा सका, लेकिन उसकी जान को खतरा नहीं होगा। येहुआन को पंगु बनाना मुश्किल होगा। हालांकि इस समय तांग याओगुआन पहले ही ऊपर जा चुका था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह भी उसे नीचे आने के लिए कह सके? चलो शुरू करते हैं। अखाड़े के प्रबंधक जियांग यू से संकेत प्राप्त करने के बाद स्टाफ सदस्य भी जोर से चिल्लाया। लड़ाई शुरू हो चुकी थी। हाफ सटे प्राइमल कोर दायरे। दूसरे पक्ष के पास प्राइमल कोर है। यदि वह सुपीरियर ग्रेड स्पिरिट मार्शल तकनीक या यहाँ तक कि अर्थ ग्रेड मार्शल तकनीक का उपयोग करने के लिए प्राइमल कोर का उपयोग करता है तो मैं इसे संभाल नहीं पाऊंगा। इसलिए केवल एक ही रास्ता है, उद्धरण चिन्ह। येहुआन ने एक पल के लिए सोचा, फिर धनुष और तीर निकाले। उच्च ग्रेड आत्मा कलाकृति, स्वर्ग चौंकाने वाला धनुष।
जब धनुष बाण सबकी आंखों में पड़ा तो उन सबने अपना मुंह चौड़ा कर लिया। अंगूठी में धनुष और तीर का उपयोग करना, क्या यह मजाक था? यहाँ तक कि जियांग यू भी ये हुआन की हरकतों को नहीं समझ सका। अखाड़ा केवल कुछ 100 मीटर लंबा और चौड़ा था। अधिकांश समय ये करीबी मुकाबला था। ये हुआन धनुष और तीर निकालकर क्या करने की योजना बना रहा था? जूनियर भाई, क्या आप वाकई मुझसे लड़ने के लिए धनुष और तीर का इस्तेमाल करना चाहते हैं? तांग याओगुआन ने अपनी आंखें तिरछी की और आश्चर्य से पूछा। वरिष्ठ भाई, धनुष बाण को कम मत आंकिए। ये हुआन थोड़ा मुस्कुराया। हालांकि उन्होंने पहले ही अपना उत्साह 120% तक बढ़ा लिया था प्रतिशत। हालांकि हाफ सटे प्राइमल कोर क्षेत्र सच्चे गहन क्षेत्र के भीतर था, एकमात्र अंतर प्राइमल कोर था। यदि तांग याओगुआन ने हमला करने के लिए प्राइमल कोर का उपयोग किया तो उसे इसे प्राप्त करने का आत्मविश्वास नहीं था। इसलिए उन्हें इस लड़ाई का सावधानी से इलाज करना पड़ा। तांग याओगुआन ने आगे नहीं पूछा। उसने थोड़ा सिर हिलाया और प्रोफाउंड क्यूई का उछाल जारी किया। आसपास का स्थान अचानक विकृत हो गया। ये गहन क्यूई की अत्यधिक खेती का संकेत था। जूनियर भाई, सावधान रहो, वह धीमी आवाज में चिल्लाया और जहां था वहां से गायब हो गया। ये हुआन और जियांग यू के अलावा कोई और उनकी आकृति नहीं देख सका। शुरुआत से ही ऊपरी आध्यात्मिक स्तर की आंदोलन तकनीक का उपयोग करना। लेकिन ऐसा लगता है कि आपने अभी तक अपने प्राइमल कोर का उपयोग नहीं किया है। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी नई तकनीक दिखाऊंगा। ये हुआन ने एक पल के लिए सोचा, फिर अचानक उसके धनुष से एक तीर चला दिया। हालांकि ये तीर तांग याओगुआन पर नहीं चलाया गया था, इसके बजाय इसे आकाश में गोली मार दी गई। ऊपरी आध्यात्मिक स्तर आंदोलन तकनीक, तीर बारिश। प्रकाश की एक किरण आकाश में टूट गई और पलक झपकते ही कुछ 100 मीटर तक फैल गई। फिर प्रकाश की यह किरण अचानक फट गई और आकाश से गिरने वाली अनगिनत सुनहरी किरणों में बदल गई। इन सुनहरी किरणों का दायरा बहुत विस्तृत था और ये पूरे मैदान को कवर करती थी। उनमें से कुछ तो अखाड़े के बाहर भी थे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तांग याओगुआन कहाँ भाग गया, ये बेकार था। क्या? तांग याओगुआन हैरान था। ये पहली बार था जब उन्होंने इतनी विस्तृत रेंज वाली मूवमेंट तकनीक देखी थी। तुरंत उन्होंने इन सुनहरी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षात्मक आंदोलन तकनीक का उपयोग किया, पीएफएफ्ट। हालांकि ये बहुत उपयोगी नहीं था। ये हुआन के पास एक ऊपरी आध्यात्मिक हथियार था और वह एक ऊपरी आध्यात्मिक स्तर की आंदोलन तकनीक का उपयोग करता था। उसे इतनी आसानी से कैसे ब्लॉक किया जा सकता है? तांग याओगुआन, जो ये हुआन के करीब जाना चाहता था, तीर की बारिश से अवरुद्ध हो गया। चूंकि उनकी रक्षात्मक गति तकनीक प्रभावी नहीं थी, इसलिए वे इसे रोकने के लिए केवल अपने हमलों का उपयोग कर सकते थे। उसने अपने पैरों पर मुहर लगाई और अपने सिर के ऊपर सुनहरी किरणों को फैलाने के लिए सीधे आकाश पर वार किया। हालांकि जब उसने पहली किरण को तितर बितर किया तो सुनहरी किरणों की दूसरी किरण बनी और उस पर गिरी। उसी समय ये हुआन पहले से ही पीछे हट रहा था और लगातार तीर छोड़ रहा था। उसने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि वह गुरिल्ला युद्ध का उपयोग करना चाहता था, बल्कि इसलिए कि वह समय खरीदना चाहता था। भले ही उसके पास अपनी दिव्यची को जल्दी से ठीक करने के लिए 100 फ्लावर ब्लडलाइन हो, वह निश्चित रूप से तांग याओगुआन से भी तेज होगा। इसलिए वह तांग याओगुआन को हराने के लिए तीर वर्षा तकनीक का उपयोग नहीं कर सका। समय खरीदने का उनका उद्देश्य अपना कुछ ध्यान भक्षण प्रणाली में एक खेती तकनीक खोजने की ओर लगाना था जो उन्हें ओरिजिन को रियलम कल्टिवेटर के साथ संघर्ष करने की अनुमति दे सके। चूंकि वह तांग राजवंश को अपमानित करना चाहता था, इसलिए वह जीतने के लिए इस तरह के गंदे तरीके का उपयोग नहीं कर सका। अगर वह ऐसा करना चाहता था तो उसे इसे सीधे करना था। हालांकि ये हुआन के आक्रमण के तरीकों ने उपस्थित सभी लोगों को आश्वस्त कर दिया था। जियांग आप और भी आश्चर्यचकित थे क्योंकि यह मार्शल आर्ट ये हुआन को उसके द्वारा नहीं दिया गया था। कितनी शक्तिशाली मार्शल आर्ट है! हालांकि यह पृथ्वी के स्तर तक नहीं पहुंच पाया है, फिर भी यह करीब है। उसने इसे कहां से सीखा? जियांग आप बहुत आश्चर्यचकित थे। ठीक इसी समय अखाड़े में लड़ाई बदल गई। तांग याओगुआन पहले ही ये हुआन के सामने दौड़ चुका था। रक्षात्मक मार्शल आर्ट का उपयोग करने के लिए अपने डैन ओरिजिन का उपयोग करना। जियांग आपने इसे तुरंत समझ लिया। यदि उसने ऐसा नहीं किया तो तांग याओगुआन ये हुआन को पकड़ने में सक्षम नहीं होगा। इस समय वह पहले से ही एक कदम उठाने के लिए तैयार था। अगर स्थिति सही नहीं होती तो वह स्थिति को बचाने के लिए जल्दी से ऊपर चला जाता। हालांकि जब तांग याओगुआन ये हुआन के सामने दौड़ा तो उसने पहले ही अपना स्वर्ग चौंकाने वाला धनुष हटा दिया था। इतना ही नहीं, ये जुबान की आंखें एक राक्षसी रोशनी से चमक रही थीं और उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे हुए थे, जैसे कि वह लंबे समय से इंतजार कर रहा हो। अभी तांग तियान ने पहले ही आदेश दे दिया था। भले ही तांग याओगुआन की मृत्यु हो गई, उसे ये हुआन को अपन करना पड़ा। इसलिए तांग याओगुआन पहले से ही अपने साथी संप्रदाय के सदस्यों को मारने के लिए तैयार था। उसने अपने शरीर में बचे हुए डैन ओरिजिन को सक्रिय किया और उसे अपनी हथेली में संघनित किया, फिर अचानक उसे बाहर निकाल दिया। पृथ्वी स्तर मार्शल आर्ट, 7 विलुप्त हथेलियों। अध्याय का अंत पृथ्वी स्तरीय मार्शल आर्ट का उपयोग करने के लिए डैन एसेंस का उपयोग करना। आइए देखें कि कौन अधिक मजबूत है, आप या मैं। ये हुआन की आंखें चमक उठीं। जब तांग याओगुआन की हथेली उसके सामने थी तो उसकी आभा तुरंत बढ़ गई, जिसमें उसकी क्यूई की ताकत भी शामिल थी। पृथ्वी स्तरीय मार्शल आर्ट, विस्फोटक एक्यू पॉइंट रणनीति। ये हुआन के शरीर से कुछ दबी हुई आवाजें हल्की हल्की सुनाई दे रही थीं। ये हुआन के एक्यू पॉइंट्स के फटने की आवाज़ थी। इसकी कीमत ये चुकानी पड़ी कि उसकी क्यूई की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। नरक में जाओ! ये हुआन आकाश की ओर गरजा और उसकी दाहिनी मुट्ठी उल्का की तरह फट गई। पृथ्वी स्तरीय मार्शल आर्ट, ग्रेट मसीपाम। धमाका! जब दोनों हथेलियां संपर्क में आईं तो दो अलग अलग प्रकार की ऊर्जाएं एक साथ बमबारी करने लगीं। एक पल में रिंग में तेज हवा चली, जिससे दर्शक रिंग के नीचे से कुछ कदम पीछे चले गए। दरार दरार, एक के बाद एक दो कुरकुरी आवाजें निकलीं। अखाड़े में दो लोग तेजी से पीछे हट गए। ये दो कुरकुरी आवाजें उनके हाथों की हड्डियों के टूटने की आवाज थी। तांग याओगुआन भयभीत होकर पीछे हट गया। उसने जल्दी से अपने बाएं हाथ को महसूस किया और पाया कि उसका बायां हाथ पहले से ही अपंग था। उनका कंधा वह धुरी थी जो उनके बाएं हाथ को उनके शरीर से जोड़ती थी। हालांकि इस क्षेत्र के सभी मेरिडियन टूट गए थे और उसकी क्यूई बिल्कुल भी नहीं गुजर सकी। असंभव! मैंने पृथ्वी स्तरीय मार्शल आर्ट का उपयोग करने के लिए डैन एसेंस का उपयोग किया। वह इसे कैसे रोक सकता है? तांग याओगुआन को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसकी हथेली सच्चे अंधेरे क्षेत्र के चरम पर एक विशेषज्ञ को मारने के लिए पर्याप्त थी। भले ही ये हुआन ने अपने शरीर को परिष्कृत किया था, लेकिन उसके लिए इसे अवरुद्ध करना असंभव था।
हालांकि अगले ही पल उन्हें एहसास हुआ कि ये हुआन के शरीर में क्यूई उनकी तुलना में बहुत मजबूत थी, भले ही वह चरम पर पहुंच गए थे। ये कैसे हो सकता है? इस समय ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। अचानक तीखी आवाज़ों की एक श्रृंखला तांग याओगुआन के कानों में पड़ी। उसने अपनी आंखें केंद्रित की और देखा कि ये हुआन बिना उसे देखे उसके सामने दौड़ पड़ा था। अच्छा नहीं, तांग याओगुआन की अभिव्यक्ति नाटकीय रूप से बदल गई और उसका दाहिना हाथ जो लंबी तलवार पकड़े हुए था अचानक कट गया। चीर! लंबी तलवार सीधे ये हुआन के कंधे पर कटी हुई थी। उसी समय ये हुआन की हथेली ने सीधे तांग याओगुआन के दाहिने कंधे पर थप्पड़ मारा। धमाका! तांग याओगुआन को उड़ान भरते हुए भेजा गया। दो ग्रेट मसी पाम्स, एक बाईं ओर और एक दाईं ओर, ने उसके दोनों कंधों में मेरिडियन को नष्ट कर दिया था। इस तथ्य के अलावा कि उसका डेंसार समाप्त हो गया था, वह अब इस मैच में ये हुआन के लिए खतरा नहीं था। ये हुआन ने अपना बायां हाथ उठाया, अपने कंधे पर लटकी लंबी तलवार को बाहर निकाला और जमीन पर फेंक दिया। अगले ही पल ये हुआन चला गया। वरिष्ठ भाई तांग, मरो। तुम हो, लेकिन इस समय चूहा, रुको। आसमान में अचानक एक धमाकेदार चीख सुनाई दी। इसके तुरंत बाद मंच पर एक आकृति दिखाई दी। इस व्यक्ति ने सोआरिंग स्काई मैंशन के एक बुजुर्ग के कपड़े पहने और सीधे ये हुआन की ओर बढ़ गया। क्या? डॉट 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 एस बुजुर्ग, या अच्छा नहीं, ये हुआन अपने मन में चिल्लाया। लेकिन उनका बायां हाथ यहीं नहीं रुका। उसने तांग याओगुआन की छाती पर सटीक थप्पड़ मारा। फिर तांग याओगुआन के शरीर में भारी मात्रा में गहरी ऊर्जा इंजेक्ट की गई, जिससे वह एक बार फिर उड़ गया। दोस्त, तुम मौत से प्रेमालाप कर रहे हो। ये देखकर बूढ़े की आंखें लाल हो गईं। वह तुरंत ये हुआन के बगल में पहुंचा, फिर उसने ये हुआन की छाती पर भी थप्पड़ मारा। धमाका! बूढ़े आदमी की हथेली कमजोर लग रही थी, लेकिन वास्तव में यह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी। इसने तुरंत ये हुआन को उड़कर दूर भेज दिया। ये हुआन को ऐसा लगा जैसे उसकी छाती फट जाएगी, और ऐसा लगा जैसे उसके शरीर के अंदर मांस की चक्की चल रही हो। उसके शरीर की गहन ऊर्जा उल्टी बहने लगी और उसे इतना दर्द हो रहा था कि वह लगभग बेहोश हो गया। एक दिव्य कोर योद्धा की हथेली का प्रहार ऐसा कुछ नहीं था जिसे कोई भी झेल सके। सब कुछ बहुत जल्दी हुआ और केवल जियांग यू ही इस पर प्रतिक्रिया करने में सक्षम था। बिना किसी हिचकिचाहट के वह तेजी से आगे बढ़ा। जब बूढ़े व्यक्ति ने ये हुआन को उड़कर भेज दिया तो वह मुड़ा और तांग याओगुआन की चोटों पर नजर डाली। हत्या का इरादा तुरंत उसके दिल में उभर आया। दोस्त, मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। जैसे ही वह आगे बढ़ा, बूढ़ा व्यक्ति उग्र रूप से दहाड़ने लगा। इससे पहले कि ये हुआन जमीन पर उतर पाता, उसने उसे फिर से थप्पड़ मार दिया। हालांकि जिस बात ने उन्हें आश्चर्यचकित किया वह ये थी कि ये हुआन, जो हवा में थे, को उनके द्वारा बाहर नहीं किया गया था। उसने फिर भी चेतना का एक निशान बनाए रखा। बड़ी कठिनाई से उसने गहन ऊर्जा का एक अंश संघनित किया और बूढ़े व्यक्ति की मुरझाई हुई हथेली से मिलने के लिए एक हथेली को बाहर निकाला। धमाका! दरार! प्रभाव से ये हुआन के बाएं हाथ की हड्डियां टूट गईं। बूढ़े के चेहरे पर अविश्वास की झलक थी, लेकिन वह यहीं नहीं रुका। उसने फिर से ये हुआन की ओर अपनी हथेली थपथपाई। रुकना, जियान, तुमने ये हुआन को पकड़ लिया था, लेकिन वह पर्याप्त तेज नहीं था, इसलिए वह केवल ये देख सकता था कि ये हुआन बूढ़े व्यक्ति की हथेली के दूसरे प्रहार से मारा गया था। धमाका! ये हुआन के शरीर में ऊर्जा का एक और उछाल आया, जिससे उसके सभी आंतरिक अंग चकनाचूर हो गए। अपने चचेरे भाई को चोदो। ये हुआन दर्द से बेहोश नहीं हुआ, उसने मन ही मन शाप दिया। वह समझ नहीं पा रहा था कि एक दिव्य कोर संप्रदाय का बुजुर्ग उस पर हमला क्यों करेगा, लेकिन अब वह आखिरकार समझ गया। ये बूढ़ा व्यक्ति महान तांग राजवंश का एक दिव्य कोर योद्धा होना चाहिए, और क्योंकि उसने तांग याओगुआन की खेती को पंगु बना दिया था, उसने इस बूढ़े व्यक्ति को क्रोधित कर दिया था। 4 राजवंशों ने एक दूसरे पर नियंत्रण रखा और प्रत्येक राजवंश में केवल एक दिव्य कोर योद्धा था। तांग याओगुआन वह प्रतिभाशाली व्यक्ति था जिसके पास महान तांग राजवंश में दिव्य कोर क्षेत्र में प्रवेश करने की सबसे अधिक संभावना थी, और वह ये हुआन द्वारा अपंग हो गया था। यह अजीब होगा अगर उसने ये हुआन से बदला नहीं लिया। जब बूढ़े ने देखा कि ये हुआन अभी भी जीवित है तो वह आश्चर्यचकित रह गया। वह उसे एक और हथेली का प्रहार करने वाला था, लेकिन ठीक इसी समय जियांग यू अंततः आ गया। मूल रूप से जियांग यू अपनी असली ताकत छिपाना चाहता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह बूढ़ा व्यक्ति अचानक ये हुआन पर हमला कर देगा। वह ये हुआन को मरते हुए नहीं देखना चाहता था, इसलिए उसके पास हमला करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। धमाका! जब 2 दिव्य कोर योद्धाओं की हथेलियां टकराईं तो सदमे की लहरें 100 मीटर दूर तक बढ़ गईं और उन सभी शिष्यों को गिरा दिया जिन्होंने समय पर प्रतिक्रिया नहीं दी थी। जियांग आप और बूढ़ा आदमी दोनों कुछ कदम पीछे हट गए। पूर्व ने चौंकते हुए पूछा, सेक्टर द टैंक, तुम क्या कर रहे हो? उसने महान तांग राजवंश के दूसरे दिव्य कोर योद्धा को पंगु बना दिया है। बूढ़े ने दांत पीसते हुए कहा। उसी समय वह चौंक गया। जब जियांग यू ने अभी अभी उसके साथ हथेली पर वार किया तो उसे एहसास हुआ कि जियांग यू उससे कमजोर नहीं था। वह जानता था कि जियांग यू एक दिव्य कोर योद्धा था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना मजबूत होगा। फिर संप्रदाय बुजुर्ग तांग, आप कौन हैं? क्या आप महान तांग राजवंश के पुराने महान सम्राट हैं, या आप सोआरिंग हेवन मैंशन के बुजुर्ग हैं? जियांग, तुमने पूछा। बूढ़ा चौंक गया। तब उसे पता चला कि कुछ बुरा होने वाला है। वास्तव में वह महान तांग राजवंश का पुराना महान सम्राट था, लेकिन वह अभी सोआरिंग हेवन मैंशन में था, और वह सोआरिंग हेवन मैंशन का एक बुजुर्ग था। एक बुजुर्ग ने सोआरिंग हेवन मैंशन के नियमों का उल्लंघन किया था और मैदान पर लड़ रहे एक शिष्य पर हमला किया था। इस वजह से संभवतः उसे सोआरिंग हेवन मैंशन से निष्कासित कर दिया जाएगा। मुझे असभ्य होने के लिए खेद है, लेकिन ये युवक क्रूर और निर्दयी है। उसने वास्तव में अपने साथी शिष्यों को मार डाला। मैं बस गंदगी साफ कर रहा हूँ। बूढ़े आदमी ने जल्दी से अपने लिए एक स्पष्टीकरण पाया। गड़बड़ साफ करना। तांग जून, क्या आप मेरी ओर से कानून लागू कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। अचानक एक पुरानी आवाज सुनाई दी। उसके बाद एक आकृति आकाश से उतरी और ये हुआन के बगल में उतरी। उसने तुरंत ये हुआन को एक गोली खिलाई और ये हुआन को इसे सोखने में मदद की। उसके बाद वह घूम गया और बूढ़े आदमी को देखा। गीत चेंग, ये देखने के बाद कि यह कौन था, बूढ़े व्यक्ति के हाव भाव में अंधेरा छा गया। उसे समझ नहीं आया कि सोंगचेंग अंडरवर्ल्ड पैलेस में क्यों आएगा, और उसने संयोग से उसे ये हुआन को घायल करते हुए क्यों देखा। जो व्यक्ति अचानक प्रकट हुआ वह ग्रेट सोंग राजवंश का पुराना महान सम्राट सोंगचेंग, साथ ही बढ़ते स्वर्ग हवेली के कानून लागू करने वाला बुजुर्ग था। यदि सोआरिंग हेवन मैंशन के किसी शिष्य ने गलती की तो कानून प्रवर्तन हॉल ही उसे दंडित करेगा। हालांकि इस बूढ़े व्यक्ति ने अपने अधिकार का उल्लंघन किया और सोंगचेंग की ओर से एक शिष्य को दंडित किया। यह नियमों के खिलाफ था।
तांगजून, आपकी हिम्मत कैसे हुई संप्रदाय के नियमों की अवहेलना करने और एक शिष्य पर हमला करने की? जियांग, तुम उसे गिरफ्तार करो। सोंगचेंग ने ठंडी चीख लगाए। टैंगजून ने सोंगचेंग को घूर कर देखा और जल्दी से चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? भले ही संप्रदाय प्रमुख ने कोई गलती की हो, फिर भी मेरे पास उन्हें गिरफ्तार करने का अधिकार है। तांगजून, क्या आप विरोध करने की कोशिश कर रहे हैं? सोंगचेंग ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी शक्तिशाली कोर एनर्जी को उजागर किया। शक्तिशाली आभा ने ये हुआन को लगभग हरा दिया। ये सुनकर तांगशुन गुस्से से कांप उठा। ये देखकर कि तांगजून ने कोई जवाब नहीं दिया, जियांग यू भी उसे गिरफ्तार करने की तैयारी करते हुए आगे बढ़ गया। हालांकि ठीक इसी समय उनकी आभा अचानक आसमान छू गई। उन्होंने अनुमान लगाया कि वह एक संप्रदाय बुजुर्ग के रूप में अपना पद खो देंगे और उनकी खेती का आधार भी नष्ट हो सकता है। फिर उन्हें सोआरिंग हेवन मैंशन से निष्कासित कर दिया जाएगा। उसने कुछ करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसे भागना पड़ा। धमाका! टैंगजून ने बिजली की गति से जियांग यू के कंधे पर थप्पड़ मारा, जिससे वह उड़ गया। उसके बाद वह घूम गया और भागने लगा। ये देखकर सोंगचेंग तुरंत चिल्लाया, तांगजून सजा के डर से भाग रहा है। जियांग, तुम मेरे साथ आओ और उसे गिरफ्तार करो। हाँ, जियांग यू भी क्रोधित था, इसलिए उसने तुरंत तांगजून का पीछा किया। एक पल में एक महान युद्ध छिड़ गया, दिव्यकोर योद्धाओं के बीच एक महान युद्ध। तांगजून की अभिव्यक्ति निराशाजनक थी। भागते हुए वह अपना बचाव कर रहा था। सौभाग्य से उसके पास एक महान आंदोलन कौशल था, अन्यथा उसे सोंगचेंग और जियांग यू द्वारा पकड़ लिया गया होता। उसी समय सोंग सुइजिंग तेजी से ये हुआन के बगल में भागा और अपनी चोटों की जांच की। लेकिन जब उसने उसकी चोटों की जांच की तो वह सदमे में रोने से खुद को नहीं रोक सकी। उसके सभी मेरिडियन टूट गए हैं। उसके सभी मेरिडियन टूट गए थे। अगर उसके पास कोई गोली या दवा नहीं होती तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती। इतना ही नहीं, बल्कि ये हुआन का शरीर अस्त व्यस्त था। उसकी चोटें इतनी गंभीर थीं कि वह किसी भी क्षण मर सकता था। लेकिन ये हुआन अभी तक बेहोश नहीं हुआ था। उसने अपने दांत पीसकर कहा, मेरी मदद करो। गोली! उसके दोनों हाथ अपंग हो गए थे। एक ओर जब उन्होंने तांग याओगुआन से लड़ाई की तो वह घायल हो गए, और दूसरी ओर जब उन्होंने तांगजून से लड़ाई की तो वह घायल हो गए। इस समय वह अपना हाथ भी नहीं उठा सका। हालांकि उन्होंने अमृत के आदान प्रदान के लिए अपने अंतिम भक्षण बिंदु खर्च किए। सोंग सुइजिंग की आंखों में आंसू थे। ये हुआन द्वारा याद दिलाए जाने के बाद उसे एहसास हुआ कि ये हुआन के हाथ के पास एक काली गोली थी। क्या यही है? सोंग सुइजिंग ने अमृत उठाया और पूछा। हाँ, ये हुआन ने कमजोर होकर कहा। उसी समय सोंग सुइजिंग ने जल्दी से गोली ये हुआन के मुंह में फेंक दी। बाद वाले ने तुरंत इसे निगल लिया। सोंगचेंग का अमृत केवल अस्थायी रूप से उसकी चोटों को दबा सकता था। यह उसके टूटे हुए मेरिडियन के लिए बेकार था। उसके मेरिडियन टूटने के कारण आकाशीय क्यूई प्रसारित नहीं हो सका। वह उसे परिष्कृत भी नहीं कर सका। सौभाग्य से सोंग सुइजिंग अभी भी उसके बगल में था। उसे परिष्कृत करने में मदद करने के लिए उसने तुरंत कुछ दिव्य क्यूई को स्थानांतरित कर दिया। अमृत तुरंत फैल गया और ये हुआन के शरीर में बह गया। हर बार जब यह उसके टूटे हुए मेरिडियन के माध्यम से बहता था तो कुछ अमृत रह जाता था और उसके मेरिडियन को अस्थायी रूप से जोड़ने के लिए एक पुल के रूप में कार्य करता था। जब से उसका डेंटियन टूटा था, ये हुआन को ये खाली और शक्तिहीन एहसास फिर कभी महसूस नहीं हुआ। उसे आज फिर से अनुभव करने की उम्मीद नहीं थी। यदि यह एक साधारण व्यक्ति था जिसके मेरिडियन टूट गए थे तो वे निश्चित रूप से अपंग होंगे। लेकिन वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उनके पास न केवल भक्षण प्रणाली से आदान प्रदान किया गया दिव्य अमृत था, बल्कि उनके पास मध्य स्तर की 100 फ्लावर ब्लड लाइन भी थी। कुछ समय दिए जाने पर उसके मेरिडियन को जोड़ा जा सकता है। आप कैसे हैं? सोंग सुइजिंग ने उत्सुकता से पूछा। मैं ठीक हूँ, मैं नहीं मरूंगा, सावधान रहें, ये हुआन ने धीरे से कहा। सोंगचेंग द्वारा दिया गया अमृत बहुत अच्छा था। 100 फ्लावर ब्लड लाइन के शामिल होने से उनकी चोटें पहले ही दब गईं और वह धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। ता इसी समय अचानक कदमों की आहट सुनाई दी। सोंग सुइजिंग ने घूमकर देखा कि यह तांगतियान है। सोंग सुइजिंग ने तुरंत अपना हथियार निकाला और तांगतियान की ओर सावधानी से देखा। तांगतियान, तुम यहाँ क्यों हो? जब डिवाइन प्रीफेक्चर अलायंस के सदस्यों ने तांगतियान को येहुआन की ओर चलते देखा तो उन्होंने तुरंत येहुआन का पीछा किया और उनकी रक्षा की। इस समय येहुआन के पास विरोध करने की कोई क्षमता नहीं थी। यदि तांगतियान हमला करना चाहता तो वह येहुआन को एक ही बार में मार सकता था। वर्तमान तुम मेरे समय के लायक नहीं हो, कचरा, तांगतियान ठंड से चिल्लाया। जब येहुआन, जो जमीन पर पड़ा था, ने यह सुना तो वह हंसे बिना नहीं रह सका। जाओ और देखो तुम्हारे दादाजी क्या कह रहे हैं, हा। उद्धरण चिन्ह। तांगतियान की अभिव्यक्ति काली पड़ गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि तांगजून इस महत्वपूर्ण क्षण में हमला करेगा। हालांकि तांगजून एक दिव्यकोर योद्धा था और वह निश्चित रूप से येहुआन को अपंग कर सकता था। हालांकि वह सोआरिंग हेवन मैंशन के नियमों को नहीं जानता था। सटीक रूप से कहें तो वह सोआरिंग हेवन मैंशन के नियमों को नहीं जानता था। इसलिए उसे नहीं पता था कि तांगजून का सामना क्या होने वाला है। उसने सोचा कि तांगजून को केवल कुछ सजा मिलेगी। लेकिन बहुत बुरा हुआ। न केवल तांगजून ने येहुआन को घायल कर दिया, बल्कि उसने जवाबी कार्रवाई भी की। उसे सोआरिंग हेवन मैंशन से निष्कासित कर दिया जाएगा, यापन भी कर दिया जाएगा। यदि वह एक साधारण शिष्य होता तो तांगजून से अधिक उसका बड़ा पद छीन लिया जाता। हालांकि येहुआन की वर्तमान स्थिति अलग थी। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उसने तांग याओगुआन को हराया था, ये लिन वेन्यू के कारण था। तांगतियान ने बोलना समाप्त करने के बाद वह बेरुखी से परेशान हुआ। फिर वह जल्दी से मैदान से बाहर चला गया और अन्य 3 का पीछा किया। शुरू से अंत तक उसने तांग याओगुआन को भी नहीं देखा, जो अभी भी मैदान पर था। तांग याओगुआन निराश था, लेकिन यह उसका भाग्य था। बाकी शिष्यों ने एक दूसरे से फुसफुसाते हुए येहुआन को घेर लिया। वे देख सकते थे कि येहुआन गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसके शरीर से गहरी ऊर्जा बाहर निकल रही थी। ये स्पष्ट रूप से एक संकेत था कि उसके मेरिडियन टूट गए थे। हालांकि थोड़ी देर देखने के बाद वे ये जानकर हैरान रह गए कि जिस गति से गहन ऊर्जा लीक हो रही थी वह काफी धीमी हो गई थी। थोड़ी देर के बाद लीक हो रही गहन ऊर्जा वास्तव में वापस आ गई। क्या चल रहा था? कनिष्ठ शिष्य गीत, वरिष्ठ शिष्य ये को क्या हुआ? डिवाइन प्रीफेक्चर अलायंस के एक शिष्य ने येहुआन की ओर देखा और पूछने से खुद को नहीं रोक सका। मुझे भी नहीं पता, सोंग सुइजिंग ने अपना सिर हिलाया। ठीक इसी समय येहुआन की आंखें कसकर बंद थीं और उसकी सांसें बहुत स्थिर थीं। वह किसी ऐसे व्यक्ति की तरह नहीं लग रहा था जो गंभीर रूप से घायल हो गया था।
काफी देर बाद येहुआन ने अचानक अपनी आंखें खोली और राहत की सांस ली। येहुआन, तुम कैसे हो? सोंग सुईजिंग ने उत्सुकता से पूछा। मैं ठीक हूँ, लेकिन फिलहाल मैं हिल नहीं सकता, बस मुझे थोड़ी देर लेटने दो, येहुआन ने उदासीनता से उत्तर दिया। हालांकि उसे अभी अभी एहसास हुआ था कि उसके मेरिडियन पहले से ही जुड़े हुए थे। जब तक उसे थोड़ा और समय दिया जाता वह अपनी मूल स्थिति में ठीक हो पाता। हालांकि उन्होंने हाल ही में एक विशेष मार्शल आर्ट एक्सप्लोडिंग बॉडी टेक्निक का उपयोग किया था। इस मार्शल आर्ट का उपयोग करने की कीमत के कारण उसे आधे महीने के लिए 3 स्थानों तक गिरना पड़ा। इसे जीवन रक्षक मार्शल आर्ट माना जा सकता है। यदि यह विस्फोटित शरीर तकनीक के लिए नहीं होता तो येहुआन निश्चित रूप से तांग याओगुआन को पंगु बनाने में सक्षम नहीं होता। जब उसने तांग जून का सामना किया तो संभवतः उसे थप्पड़ मारकर हत्या कर दी जाएगी। वीआईपी अध्याय का अंत। तुम इतने मूर्ख क्यों हो? यह उनमें से कई को हराने के लिए पर्याप्त से अधिक है। आप अभी भी हाफ सटे ओरिजिन कोर योद्धा को चुनौती क्यों देना चाहते हैं? येहुआन को मौत के कगार पर देखकर सोंग सुईजिंग अब इसे रोक नहीं सका। उसने येहुआन के शरीर पर अपना सिर रखा और रोने लगी। आसपास के लोग अवाक थे। एक राजवंश की राजकुमारी एक आदमी के शरीर पर अपना सिर रख रही थी और सार्वजनिक रूप से रो रही थी। ये कैसा कांड था? लेकिन उन्होंने फिर भी अपना सिर दूर कर लिया और दिखावा किया कि उन्होंने कुछ भी नहीं देखा है। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? क्या मैंने उस तांग याओगुआन की पिटाई नहीं की? अगर वह बुरा आदमी न होता तो मैं ऐसा नहीं होता, येहुआन ने असहाय होकर कहा। वह वास्तव में स्थिति का लाभ उठाना चाहता था, लेकिन उसके सभी मेरिडियन अभी अभी फिर से जुड़े थे और वह बिल्कुल भी हिल नहीं सका। अगर आपने उसे चुनौती नहीं दी होती तो ऐसा नहीं होता। सोंग सुईजिंग ने सिर उठाया। उसका चेहरा आंसुओं से लथपथ था और इससे येहुआन का दिल लगभग पिघल गया था। वह नहीं चलेगा। यदि मैं बदला नहीं लेता तो यह हमेशा मेरे दिल में एक बोझ होगा और मेरी खेती के मार्ग में एक बाधा बन जाएगा। इसलिए मुझे इससे छुटकारा पाना होगा। येहुआन ने लापरवाही से एक बहाना बना लिया। कैसी खेती? वह वस्तुओं को खाकर बड़ा हुआ और खेती का उससे कोई लेना देना नहीं था। अपनी बात खत्म करने के ठीक बाद जियांग, जो तांग जून को पकड़ने के लिए निकला था, अचानक लौट आया। लेकिन वह अकेले ही वापस आ गया। जब वह वापस लौटा तो वह तुरंत येहुआन के पास गया और अपनी चोटों की जांच की। आप एल्डर टैंग जून की हथेली के 2 हमलों से प्रभावित हुए थे, लेकिन आपको केवल इतनी मामूली चोटें आईं। जियांग, तुमने आश्चर्य से पूछा। मैंने एक जीवन रक्षक गोली खा ली, अन्यथा मैं गहरी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। येहुआन मुस्कुराया, फिर पूछा, वह बुरा आदमी कहाँ है? एल्डर सॉन्ग उसके पीछे गया, लेकिन मैं उसे पकड़ नहीं सका, इसलिए मैं वापस आ गया। चिंता मत करो जूनियर भाई, सोअरिंग हेवन मैंशन निश्चित रूप से आपको न्याय देगा। जियांग, आपने कहा। वह बुरा व्यक्ति महान तांग राजवंश का पुराना महान सम्राट है, जो महान तांग राजवंश का एकमात्र दिव्यकोर योद्धा है। उसने सचमुच मेरे दिल की नफरत को बाहर निकालने में मेरी मदद की। येहुआन ने लापरवाही से कहा। यदि संभव हो तो वह तांग जून के थप्पड़ को अपने हाथों से लौटाना चाहता था। ठीक है, मैं तुम्हें आराम करने के लिए वापस ले जाऊंगा, जियांग यू ने एक स्ट्रेचर मिलते हुए कहा और येहुआन को वापस आंगन में ले गया। लेकिन जब वह पहुंचे तो वह ये देखकर चौंक गए कि येहुआन का कमरा पहले से ही गड़बड़ था और दीवार पर मौत के लिए एक लाल रंग का शब्द था। ये तांग तियान वास्तव में विद्रोही है। जियांग, आपने व्यक्तिगत रूप से येहुआन में कचरा साफ किया और फिर एक बड़ा बर्फ का टुकड़ा बनाया। यहाँ येहुआन को शीर्ष पर रखें। 1000 साल का ठंड, सोंग सुईजिंग ने आश्चर्य से कहा। हाँ, इससे आपको ठीक होने में मदद मिलेगी। आपको कम से कम 1 महीने तक आराम करना होगा। जियांग, तुमने सिर हिलाया। धन्यवाद वरिष्ठ भाई। येहुआन बर्फ के बिस्तर पर लेट गया और मुस्कुराया। उसे लगा कि उसके नीचे बर्फ का बिस्तर बुरा नहीं है। इससे वास्तव में उसकी रिकवरी गति काफी बढ़ गई थी। उसने अनुमान लगाया कि उसे 1 महीने की आवश्यकता नहीं होगी, उसे केवल 10 दिनों की आवश्यकता होगी। उसके बाद जियांग यू चला गया। उसे अभी भी कुछ महत्वपूर्ण करना था और वह था इस घटना की रिपोर्ट सोअरिंग हेवन मैंशन को करना। जहां तक सोंग सुईजिंग का सवाल है, वह येहुआन की देखभाल के लिए वहीं रुक गई। हालांकि सोंग सुईजिंग को आश्चर्य इस बात से हुआ कि आधे दिन से भी कम समय में येहुआन की चोटें ज्यादातर ठीक हो गईं। वह अपनी भुजाएं भी हिला सकता था, जो अभी अभी अपंग हुई थी। ये कैसे संभव है? अभी आधा दिन ही हुआ है। सोंग सुईजिंग आश्चर्यचकित रह गया। मैंने तुमसे कहा था, यह एक जीवन रक्षक गोली है, यह अमूल्य है, येहुआन ने उदासीन स्वर में कहा। लेकिन उनके मन में वह बेहद हैरान थे। आधे दिन के बाद वह महसूस कर सकता था कि उसकी अधिकांश चोटें ठीक हो गई हैं। उनके शरीर में मध्य स्तर की 100 फ्लावर ब्लड लाइन थी। वह गोली जिसे खरीदने के लिए उन्होंने 300 मिलियन डिवोर पॉइंट खर्च किए थे और उनके नीचे बर्फ का बिस्तर था। ये 3 चीजें उसकी रिकवरी स्पीड को बढ़ा सकती हैं। हालांकि सबसे अधिक प्रभाव वाला वह औषधीय गोली था। कितना नुकसान हुआ, मैंने गलती से एक महंगी गोली खरीद ली और 200 मिलियन बर्बाद कर दिए। येहुआन को कड़वाहट महसूस हुई, लेकिन स्थिति अत्यावश्यक थी और उसके पास इसके बारे में सोचने का समय नहीं था। इसलिए उसने अपने बचे हुए डिवोर पॉइंट्स का उपयोग अपनी सर्वोत्तम गोली के बदले में किया। ये देखकर कि येहुआन फिर से आगे बढ़ सकता है, सोंग सुईजिंग ने राहत की सांस ली और कहा, वह गोली उस वरिष्ठ ने पीछे छोड़ दी होगी, है ना? ये सही है। येहुआन ने सिर हिलाया। वह जानता था कि सोंग सुईजिंग ने सोचा था कि उसे अर्थरैंड बॉडी टेम्परिंग तकनीक के साथ गोली मिल गई है, इसलिए उसने समझाया नहीं। थोड़ी देर बाद उसका शरीर फिर से हिल सकता था। स्वर्गीय खुशबू वाली जीवन लंबी गोली बहुत चमत्कारी है। इसने न केवल मेरी चोटों को ठीक किया, बल्कि विस्फोटक तकनीक के दुष्परिणामों को भी दूर किया। मुझे बस एक और रात आराम करने की जरूरत है और मैं अपने चरम पर लौट सकूंगा। येहुआन ने जल्दी से इसे महसूस किया और पाया कि यह एकमात्र आश्चर्य नहीं था। इस समय उनके शरीर में हुआन क्यूई पहले की तुलना में काफी मजबूत था। वह भी कुछ समय पहले ही टूटा था, लेकिन अब वह पहले से ही अपनी सीमा पर था। क्या चल रहा था? क्या ये स्वर्गीय सुगंध जीवन लंबी गोली का प्रभाव हो सकता है? नहीं, यह असंभव है। गोली में कभी भी कोई छिपी हुई विशेषता नहीं रही। उन्होंने तुरंत एक पल के लिए सोचा और अंततः इस आश्चर्य के लिए मध्य स्तर के 100 फ्लावर ब्लड लाइन को जिम्मेदार ठहराया। जब तक वह गंभीर रूप से घायल था, उसके ठीक होने के बाद उसकी ताकत बढ़ जाती थी। यह मध्य स्तर के 100 फ्लावर ब्लड लाइन का छिपा हुआ प्रभाव हो सकता है। हाँ, मैंने सचमुच बड़ी कमाई की है। इस बार मैं हारा नहीं। येहुआन आश्चर्यचकित रह गया। न केवल वह इस बार हार नहीं गया, उसने वास्तव में बड़ी कमाई की। येहुआन, आपका क्षेत्र, ये कैसे ठीक हुआ? सोंग सुईजिंग पूछे बिना नहीं रह सका।
अभी उसे स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि ये हुआन के शरीर के सभी मेरिडियन टूट गए थे और उसकी हुआन क्यूई नष्ट होने लगी थी। बाद में उसका हुआन क्यूई धीरे धीरे वापस लौटा और उसके सभी मेरिडियन फिर से जुड़ गए। हालांकि उस समय उसे लगा कि ये हुआन की ताकत केवल सच्चे ऊर्जा क्षेत्र के चरम पर थी। अब हालांकि वह ठीक हो गया था और पहले से भी मजबूत था। ओह, यह उस गोली का प्रभाव है, ये हुआन ने लापरवाही से फिर से उत्तर दिया। सौभाग्य से आपके पास इस प्रकार की दिव्य गोली है, अन्यथा आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। सोंग सुईजिंग को भी लगा कि यह अविश्वसनीय है। इस समय आंगन के बाहर से अचानक कदमों की आवाज आई, जिसके बाद 2 लोग अंदर चले गए। दादाजी, सोंग सुईजिंग ने अपना सिर घुमाया और देखा कि यह सोंग चेंग था। उसने तुरंत आवाज लगाए। दूसरा व्यक्ति अर्थ रोल पर पहला था, जियांग यू। सोंग चेंग तुरंत अंदर आया और अविश्वास की अभिव्यक्ति के साथ पूछा, यह कैसे संभव है? आपके सभी मेरिडियन तांगजून द्वारा तोड़ दिए गए थे, आपने कैसे? ये हुआन इस विषय पर बात नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने तुरंत पूछा, वरिष्ठ, वह बूढ़ा आदमी कहाँ है? उस बूढ़े आदमी ने अचानक एक मार्शल कौशल का इस्तेमाल किया जिससे उसकी गति बहुत बढ़ गई। मैं उसे पकड़ नहीं सका और वह सोआरिंग हेवन मैंशन के बाहर 100,000 माउंटेन रेंज में भाग गया। सोंग चेंग ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया और आगे कहा, लेकिन जियांग आप पहले ही संप्रदाय मास्टर को रिपोर्ट कर चुके हैं और संप्रदाय के बुजुर्गों का एक समूह उसे पकड़ने के लिए बाहर गया है। वह बच गया। ये हुआन का दिल बैठ गया। यह अच्छा संकेत नहीं था। तांगजून एक दिव्यकोर योद्धा था और वह पूर्वी क्षेत्र में जो चाहे कर सकता था। अगर ये हुआन को उसने निशाना बनाया तो कभी भी उसकी जान को खतरा हो सकता है। अध्याय का अंत। हालांकि तांगजून को भागने के लिए अपने पैरों पर निर्भर रहना पड़ा। जो बुजुर्ग उसे पकड़ने के लिए निकले थे वे सोआरिंग स्काई रॉक्स पर सवार हो सकते थे, इसलिए उन्हें उसे पकड़ने में सक्षम होना चाहिए। चलो अभी इस बारे में बात नहीं करते हैं। जब तक तुम ठीक हो तब तक ठीक है। आप कैसे ठीक हुए? सोंग चेंग ने पूछा। ओह, मैं पहले बाहर प्रशिक्षण ले रहा था और संयोग से मुझे एक वरिष्ठ की विरासत मिली। मुझे एक जीवन रक्षक गोली भी मिली, अन्यथा मैं इस बार अपंग हो गया होता और अपनी जान भी गंवा सकता था, ये हुआन ने उत्तर दिया। उनकी राय में भले ही तांगजून को पकड़ लिया गया हो, उसे बहुत कड़ी सजा नहीं दी जाएगी क्योंकि वह पहले ही ठीक हो चुका था। इसलिए उसे तांगजून का अपराध बढ़ाना पड़ा ताकि वह परिणाम सहन न कर सके। आपने इतने कम समय में अपने मेरिडियन को जोड़ लिया है और आपकी चोटें ज्यादातर ठीक हो गई हैं। ऐसा लगता है कि यह गोली असाधारण है। हालांकि चिंता न करें, टैंगजून इस बार निश्चित रूप से मर चुका है। कम से कम उसकी खेती पंगु हो जाएगी, सोंग चेंग ने कहा। कम से कम, ये हुआन हैरान था। तांगशुन एक प्राचीन था, ऐसे ही कैसे अपंग हो जाता? इस समय उसने अचानक एक संभावना के बारे में सोचा। वरिष्ठ, पहले, ये हुआन ने पूछा। हालांकि इससे पहले कि वह समाप्त कर पाता, सोंग चेंग ने उसे रोक दिया। पहले मैं तुमसे पूछता हूँ, आपको वह नाम कैसे पता चला? दोनों का एक ही विचार था। ये सुनकर ये जुबान ने सीधे जवाब दिया। एक पत्र में यह उल्लेख किया गया था कि मेरे पिता पीछे रह गए थे। उसने मुझे उसकी तलाश के लिए सोआरिंग स्काई मैंशन में आने के लिए कहा। पिता? सोंग चेंग एक पल के लिए रुका, फिर उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं और उसने पूछा, तुम्हारे पिता का नाम क्या है? ये चोंग, ये हुआन ने सहज रूप से उत्तर दिया। क्या? दोनों ने आश्चर्य से कहा। उनमें से एक सोंग चेंग था और दूसरा जियांग यू था। ये चोंग, क्या वह सुपर जीनियस नहीं है जिसने 10 साल से भी पहले हेवनली मैंशन में पहला स्थान जीता था? जियांग, तुम्हारी आंखें चौड़ी हो गईं। ये सुपर जीनियस ये हुआन के पिता थे। आपका उपनाम भी ये है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम उसके बेटे बनोगे, सोंग चेंग ने हैरान कर देने वाले अंदाज में कहा। उपनाम ये को सामान्य माना जाता था। सोआरिंग स्काई मैंशन में इस उपनाम के दर्जनों शिष्य थे। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये हुआन का ये चोंग से कोई संबंध होगा। ओह, ये हुआन को भी इसकी उम्मीद नहीं थी। उसने सोचा कि ये चोंग केवल सोआरिंग स्काई मैंशन के बुजुर्गों से परिचित था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये चोंग सोआरिंग स्काई मैंशन का शिष्य भी था। अब ये चोंग कहाँ है? सोंग चेंग ने पूछना जारी रखा। मुझे भी यकीन नहीं है। मेरे पिता ने कई वर्षों से घर छोड़ दिया है और उन्होंने दिव्यकोर क्षेत्र की बेड़ियों को तोड़ दिया है। उन्होंने मेरे लिए सोरिन फर्मामेंट मैनर में किसी की तलाश के लिए आने के लिए एक पत्र छोड़ा, ये हुआन ने ईमानदारी से उत्तर दिया। क्या? उसके इतना कहते ही कमरे में मौजूद तीनों लोग चौंक गए। उसने दिव्य मूल क्षेत्र को पार कर लिया है। वह वास्तव में दिव्य आत्मा क्षेत्र के चौथे स्तर तक पहुंच गया है। सोंग चेंग ने अपना मुंह चौड़ा कर लिया। वह एक दिव्यकोर योद्धा था। वह कैसे नहीं समझ सका कि इसका क्या मतलब है? दिव्यकोर क्षेत्र को 3 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया गया था, नश्वर कोर, पृथ्वी कोर और स्वर्गीय कोर। इन 3 क्षेत्रों को प्रारंभिक कोर और उन्नत कोर में विभाजित किया गया था। दूसरे शब्दों में, दिव्यकोर क्षेत्र में कुल 9 चरण थे। यद्यपि सच्चे आत्मा क्षेत्र और सच्चे गहन क्षेत्र के शिखर के बीच केवल 9 चरण थे, दिव्यकोर क्षेत्र में इन 9 चरणों को तोड़ने की कठिनाई कम से कम 100 गुना अधिक थी। सोंग चेंग केवल मॉर्टल कोर क्षेत्र में था और यह कहा गया था कि सोआरिंग स्काई मैंशन का संप्रदाय प्रमुख केवल अर्थ कोर क्षेत्र में था। जहां तक ये हुआन के पिता ये चोंग का सवाल है, वह वास्तव में बहुत समय पहले स्वर्गीय कोर क्षेत्र की बेड़ियों को तोड़ चुके थे। उसने अपने मूल को तोड़ दिया था और अपनी आत्मा का निर्माण किया था। एक अति शक्तिशाली योद्धा बन गया था जो दिव्य आत्मा क्षेत्र के चौथे स्तर तक टूट गया था। दिव्य आत्मा क्षेत्र का चौथा स्तर, तो ये दिव्य कोर क्षेत्र के बाद का क्षेत्र है। ये बहुत अद्भुत लगता है, ये हुआन ने मन में सोचा। ये हुआन, क्या आप आश्वस्त हैं कि आपके पिता पहले ही दिव्य मूल क्षेत्र को पार कर चुके हैं? सोंग चेंग ने अविश्वास से पूछा। हाँ, ये पत्र उनके द्वारा 8 साल पहले लिखा गया था। उस समय वह पहले ही दिव्य मूल क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। ये हुआन ने अपना सिर हिलाया। सोंग चेंग ने अपनी लार निगल ली और बड़बड़ाया। 8 साल पहले वह पहले से ही दिव्य आत्मा क्षेत्र के चौथे स्तर पर था, फिर अब? उसने अब इसके बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की। सोंग सुईजिंग और जियांग आप प्रशंसा से भर गए। वे जानते थे कि ये हुआन एक निम्न रैंक के साम्राज्य से आया था, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि एक प्रतिभाशाली व्यक्ति जो सोआरिंग हेवन मैंशन के संप्रदाय प्रमुख से भी अधिक मजबूत था, इस निम्न रैंक के साम्राज्य में दिखाई देगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह प्रतिभा ये हुआन के पिता थे। वरिष्ठ, ये लिन वेन्यू है? ये हुआन ने उत्सुकता से पूछा। लिन वेन्यू? नहीं, उसे अब लिन सी कहा जाना चाहिए। वह संप्रदाय प्रमुख की बेटी, सोआरिंग हेवन मैंशन की महान बुजुर्ग हैं, सोंग चेंग ने उत्तर दिया। संप्रदाय प्रमुख की बेटी? ये हुआन और अन्य 2 स्तब्ध थे। मुझे आपको ये बताने में कोई आपत्ति नहीं है, वह आपके पिता की कनिष्ठ प्रशिक्षु बहन थी और वह आपके पिता को पसंद करती थी।
हालांकि आपके पिता, उसने उसे केवल अपनी छोटी बहन के रूप में माना और आपके पिता के सॉरिंग हेवन मैंशन छोड़ने के बाद वह एकांत खेती में चली गई और वह अभी तक बाहर नहीं आई है। सॉन्गचेंग ने आह भरी और कहा। ये हुआन और अन्य दो अवाक थे, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि तब ऐसा कुछ होगा। पिता ने मुझसे उसे ढूंढने के लिए भी कहा, अगर वह मुझे मार डाले तो क्या होगा। ये हुआन कांप उठा। हालांकि लिनवेन्यू को पता होगा कि ये चोन कहाँ गया था। वरिष्ठ, क्या मैं उसे देख सकता हूँ? ये हुआन ने पूछा। मुझे यकीन नहीं है, वह 10 वर्षों से अधिक समय से एकांत में है और यहाँ तक कि संप्रदाय प्रमुख ने भी उसे केवल कुछ ही बार देखा है। मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता। सॉन्गचेंग भी निश्चित नहीं था। आखिरकार ये हुआन ये चोन का बेटा था। हालांकि एक विराम के बाद उन्होंने कहा, हालांकि संप्रदाय प्रमुख और आपके पिता के बीच कुछ संघर्ष थे, इसलिए संप्रदाय प्रमुख ने आपको महान बुजुर्ग को देखने की अनुमति नहीं दी। संघर्ष? ये हुआन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। ऐसा लग रहा था कि वह बड़ी मुसीबत में है। सॉन्गचेंग ने कहा, हालांकि संप्रदाय प्रमुख ने यह भी कहा कि यदि आप हेवन रोल के शीर्ष 10 में प्रवेश कर सकते हैं तो वह आपको महान बुजुर्ग को देखने दे सकते हैं। स्वर्ग रोल के शीर्ष 10? ये हुआन हौंफने लगा। उन्होंने अर्थ रोल के शीर्ष 10 में भी प्रवेश नहीं किया था। वरिष्ठ, मैं वर्तमान में अंडरवर्ल्ड पैलेस का शिष्य हूँ, मैं स्वर्गीय पैलेस में कैसे प्रवेश कर सकता हूँ? ये हुआन ने पूछा। जब तक आप अर्थ रोल के शीर्ष 5 में प्रवेश कर सकते हैं, आप हेवन रोल पर मौजूद लोगों को चुनौती देने के लिए योग्य होंगे। इसके अलावा हेवन रोल पर केवल 100 लोग हैं। जियांग आपने समझाया। ये हुआन ने एक पल के लिए सोचा। वह वर्तमान में अर्थ रोल के शीर्ष 20 में था और यदि उसने कड़ी मेहनत की तो वह हाफ सटेप ओरिजिन कोर क्षेत्र में प्रवेश करने और शीर्ष 10 में प्रवेश करने में सक्षम होगा। हालांकि हेवन रोल पर केवल 100 लोग थे, लेकिन उनमें से सभी हाफ सटेप ओरिजिन कोर क्षेत्र में नहीं थे, इसलिए हेवन रोल में प्रवेश करना कठिन नहीं था। कठिन हिस्सा हेवन रोल के शीर्ष 5 में प्रवेश करना था। उन्होंने अनुमान लगाया कि हेवन रोल के शीर्ष 5 सभी डिवाइन कोर क्षेत्र में सुपर जीनियस थे, इसलिए यह अभी भी थोड़ा मुश्किल था। ये हुआन, मुझे लगता है कि इस बार तुम्हें अपने दुर्भाग्य से लाभ हुआ है। आपकी हुआन ऊर्जा अपने चरम पर पहुंच गई है। यहाँ मेरे पास कुछ पृथ्वी रैंक खेती कौशल हैं, आप पहले उनका अभ्यास कर सकते हैं। मैं तुम्हें बाद में और अधिक दूंगा। जियांग आपने कुछ कौशल पुस्तकें निकाली। ये हुआन ने उन्हें दूर कर दिया। फिर उसने कहा, वरिष्ठ शिष्य, कृपया मेरी फौजिंग के लिए और अधिक सामग्री प्राप्त करने में मेरी मदद करें। क्या आप अपनी चोटों से पूरी तरह से उबर नहीं पाए हैं और आप फौज करना चाहते हैं? जियांग तुम आश्चर्य से चिल्लाए। ये ठीक है, मैं एक रात आराम करूंगा और कल अपने चरम पर वापस आऊंगा। इसके अलावा मेरे पास इस समय पैसे की वास्तव में कमी है। ये हुआन ने ईमानदारी से उत्तर दिया। अध्याय का अंत। ये हुआन ट्रू मिस्टिक क्षेत्र के चरम पर पहुंच गया था और हाफ सटेप ओरिजिन कोर क्षेत्र में प्रवेश करने के करीब था। हालांकि उसके पास अपने भक्षण स्थान में कुछ भी नहीं था, इसलिए उसके लिए हाफ सटेप ओरिजिन कोर क्षेत्र में प्रवेश करना पर्याप्त नहीं था, इसलिए उसे पैसे की जरूरत थी। ठीक है, मैंने पहले ही बहुत सारी सामग्री का ऑर्डर दे दिया है, यह आपके लिए पर्याप्त होना चाहिए। जियांग तुम ये कहने के बाद चले गए। ये हुआन के आराम में खलल नहीं डालना चाहते थे। ठीक है, मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। याद है अभी अभी मैंने क्या कहा था? यदि आप महान बुजुर्ग से मिलना चाहते हैं तो आपको कम से कम स्वर्ग सूची के शीर्ष 5 में होना होगा। जहां तक तांग जून का सवाल है, आपको उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, वह बच नहीं पाएगा। उद्धरण चिन्ह। सोंगचेंग ये कहकर चला गया। कमरे में केवल ये हुआन और सोंग सुइजिंग रह गए। तो फिर मैं भी चला जाऊंगा। एक अच्छा आराम करो। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल करें, सोंग सुइजिंग ने कहा। अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें फ़ोन करूंगा। ये सुनकर ये हुआन की आंखें चमक उठीं और उसने सिर हिलाया। अल्पविराम। एक रात के आराम के बाद ये हुआन भी अपने चरम पर पहुंच गया था, यहाँ तक कि वह अपने ठीक होने की गति से आश्चर्यचकित थे। अगली सुबह वह जियांग यू की तलाश में गया। ये हुआन, आप ठीक हो गए हैं? उद्धरण चिन्ह। जब जियांग यू ने ये हुआन को देखा तो वह चौंक गया, क्योंकि ये हुआन पहले से अलग नहीं दिखता था। इसके बजाय उसकी आभा पहले से अधिक मजबूत थी। हाँ, मैं ठीक हो गया हूँ। ये हुआन ने सिर हिलाया और कहा, वरिष्ठ भाई, आपके पास उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक कलाकृतियों के लिए कितनी सामग्री है? 100। क्या ये पर्याप्त है? जियांग तुम मुस्कुराए। 100। ये हुआन की आंखें चौड़ी हो गईं। अब एक उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक कलाकृति की कीमत केवल 5000 भक्षण अंक थी, लेकिन वह इसे 1500 मध्य श्रेणी के क्रिस्टल में बेच सकता था। उनमें से 100 150 मध्य श्रेणी के क्रिस्टल होंगे, जो उसके लिए हाफ सटेप ओरिजिन कोर क्षेत्र में घुसने के लिए पर्याप्त था। बुरा नहीं, यह आपके लिए आधे साल तक उपयोग करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। जियांग तुमने सिर हिलाया। पहले वहाँ बहुत अधिक उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक कलाकृति लोहार नहीं थे, इसलिए बहुत अधिक सामग्रियां नहीं थीं। हालांकि वह पहले से ही अन्य स्थानों पर अधिक सामग्री प्राप्त करने के लिए जा चुका था। हाँ, वरिष्ठ भाई, मैं उन्हें 3 दिनों में आपके लिए लाऊंगा। ये हुआन हंसे। 3 दिन? ऐसा लगता है कि आप अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। जियांग तुम एक पल के लिए रुके। इससे पहले ये हुआन हर 2 दिन में एक उच्च श्रेणी की स्पिरिट कलाकृति बेचता था। अब 3 दिन हो गए थे, जाहिर सी बात थी कि वे पीछे हट गए थे। ये हुआन ने अपना बचाव करने की कोशिश नहीं की। वरिष्ठ भाई, बस मुझे सारी सामग्री दे दो। और ठीक है। जियांग आपने थोड़ा सिर हिलाया और उसके द्वारा एकत्र की गई सभी सामग्री बाहर निकाल ली। ये हुआन ने सब कुछ अपने भक्षण स्थान में डाल दिया। जैसे ही वह स्मिथिंग रूम में प्रवेश करने वाला था, उसने एक और समस्या के बारे में सोचा। उसके पास खाने के लिए और कोई अंग नहीं था। वरिष्ठ भाई, क्या आप मुझे पहले से कुछ क्रिस्टल दे सकते हैं? ये हुआन ने कमजोर होकर पूछा। कितना चाहिए? जियांग तुमने आश्चर्य से पूछा। 50,000 मध्य श्रेणी के क्रिस्टल। ये हुआन ने कहा। 50,000? जियांग आप भी हैरान थे, लेकिन उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा। ये हुआन की स्थिति सामान्य नहीं थी, इसलिए उसने बस क्रिस्टल निकाल लिया। बहुत धन्यवाद वरिष्ठ भाई। ये हुआन ने क्रिस्टल लिए और लोहार कक्ष में चला गया। 3 दिन बाद वह गुफा से बाहर चला गया। जियांग आप अभी भी वेपन हॉल में बैठे थे। जब उसने ये हुआन को बाहर आते देखा तो उसने आश्चर्य से कहा, ओह ये हुआन, क्या तुमने एक धधकती तलवार बनाई? ये हुआन ने कुछ नहीं कहा। उसने अपने भक्षण स्थान से 2 बड़े बक्से निकाले। जियांग आप थोड़ा आश्चर्यचकित थे, क्योंकि उसने इसे देखने के लिए खोला था।
उन्होंने पाया कि अंदर खजाने वाली तलवारों के ढेर चुपचाप पड़े थे और वे सभी उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक कलाकृतियां रेजिंग फ्लेम तलवारें थीं। क्या बहुत सारे? जियान तुम चौंक गए थे। वरिष्ठ भाई, सभी 100 धधकती तलवारें पूरी हो गई हैं, ये हुआन ने धीरे से कहा। जियान तुमने ये सुनते ही ठंडी हवा का झोंका चूस लिया। उसने 3 दिनों में 100 उच्च श्रेणी की स्पिरिट कलाकृतियां बनाई। वह कैसे संभव हुआ? जियान आप रिक्लाइनर से कूद गए और उनकी जांच की। उसने पाया कि ये धधकती तलवारें पहले जैसी ही थीं, कोई खामियां नहीं थीं। जूनियर ब्रदर, ये आप? जियान आप इतने हैरान थे कि वह बोल नहीं सके। वरिष्ठ भाई, ये भेष बदलकर आशीर्वाद था, ये हुआन ने मुस्कुराते हुए कहा। न केवल मैं आधे अधूरे ओरिजिन कोर दायरे में पहुंच गया, बल्कि मेरे फोजिन कौशल में भी सुधार हुआ। बेहतर? क्या ये कुछ ज्यादा नहीं है? जियान, तुम्हारी आंखें चौड़ी हो गईं। 3 दिनों में आधे चरणीय ओरिजिन कोर क्षेत्र में प्रवेश करना मुख्य बिंदु नहीं था। मुख्य बात यह थी कि उन्होंने 3 दिनों में 100 उच्च श्रेणी की स्पिरिट कलाकृतियां बनाई। वह गति विकराल थी। ओह ठीक है वरिष्ठ भाई, यदि संभव हो तो क्या आप मुझे कुछ अन्य सामग्री प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं? ये हुआन ने अचानक कहा। आप क्या चाहते हैं? जियान, तुमने पूछा। ब्लैक आयरन एसेंस, ब्लैक विंड सैंड। ये हुआन ने एक बार में 10 से अधिक सामग्रियां कही। जियान, तुमने सुना? उसके बाद उन्होंने सदमे में कहा, ये ऐसी सामग्रियां हैं जिनका उपयोग पृथ्वी श्रेणी के हथियार बनाने के लिए किया जाता है। मुझे मत बताओ। ये हुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मेरे फोजिन कौशल में सुधार हुआ है, इसलिए मैं कोशिश करना चाहता हूँ। जियान, तुम एक पल के लिए झिझके, फिर अपना सिर हिलाया। ठीक है, मैं जाऊंगा और कुछ ले आऊंगा। उसके बाद उन्होंने 100,000 मध्य श्रेणी के क्रिस्टल पत्थर निकाले। ये हुआन की 100 धधकती तलवारों का इनाम था। चूंकि उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि 50,000 मध्य श्रेणी के क्रिस्टल पत्थर होंगे, उनके पास केवल 100,000 बचे थे। उसके बाद ये हुआन चला गया। पिछले 3 दिनों में 50,000 मध्य श्रेणी के क्रिस्टल पत्थरों की मदद से वह आधे चरणीय ओरिजिन कोर क्षेत्र में पहुंच गया था। इसके अलावा उन्हें किसी अर्धग्रेड खेती तकनीक की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उन्हें किसी प्रतिबंध की आवश्यकता नहीं थी। ये भक्षण प्रणाली का लाभ था। 100,000 मध्य श्रेणी के क्रिस्टल पत्थरों के साथ अब उनके पास 1.5 बिलियन भक्षण बिंदु थे, जो उनके खर्च करने के लिए पर्याप्त से अधिक था। हालांकि आधे चरणीय मूल कोर क्षेत्र से दिव्य कोर क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए उसे कहीं अधिक खेती संसाधनों की आवश्यकता होगी। 1,000 मध्य श्रेणी के क्रिस्टल पत्थरों के बिना यह असंभव होगा। लेकिन बाद के लिए वह सब था। अभी उसके पास करने के लिए कुछ और था। पृथ्वी बोर्ड के शीर्ष 10। हालांकि उसके जाने के ठीक बाद एक आकृति उसकी ओर बढ़ी। वरिष्ठ, ये हुआन ने सम्मानपूर्वक स्वागत किया। ये हुआन, तुम सचमुच ठीक हो गए हो। सॉन्गचेंग आश्चर्यचकित था, लेकिन उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उन्होंने कहा, मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ है। तांगजून भाग गया है। क्या? ये हुआन हैरान था। क्या उन्होंने यह नहीं कहा कि एक शक्तिशाली योद्धा तांगजून को पकड़ने के लिए सोअरिंग स्काई रॉक पर सवार हुआ था? वह कैसे बच सकता था? तांगजून भाग गया है। इतना ही नहीं, तांगतियान भी गायब हो गया है। ग्रेट टैंग एलायंस ध्वस्त हो गया है, सोंगचेंग ने कहा। ये हुआन एक पल के लिए रुका। सोंगचेंग ने धीरे से कहा, बेहतर होगा कि आप इन दिनों सावधान रहें। मैं सावधान रहूंगा। ये हुआन समझ गया। उसे एक दिव्य कोर योद्धा द्वारा निशाना बनाया गया था, और यदि वह सावधान नहीं रहा तो वह बिना जाने क्यों मर सकता है। जब से तुम ठीक हो गए हो तब और अधिक मेहनत करो। भले ही आप आधे चरण मूल कोर क्षेत्र के माध्यम से टूट गए हैं, फिर भी सुस्त न हो। जितनी जल्दी हो सके दिव्य कोर क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास करें। ऐसा कहने के बाद सोंगचेंग घूम गया और चला गया। वह एक दिव्य कोर योद्धा था, और भले ही ये हुआन ने अपनी खेती को छिपाने की पूरी कोशिश की, फिर भी वह इसे उससे छिपा नहीं सका। लेकिन वह बहुत हैरान नहीं था। आखिरकार ये चोंग जैसे दिव्य क्षेत्र के संगी के साथ ये हुआन, एक 16 वर्षीय हाफ सटेप ओरिजिन कोर योद्धा, कुछ भी नहीं था। इस अध्याय का अंत सोंगचेंग के चले जाने के बाद ये हुआन तुरंत वापस नहीं लौटा। इसके बजाय वह अंडरवर्ल्ड मनो में दूसरी जगह चला गया। कीमिया हॉल। अंडरवर्ल्ड मनो में अल्कमी हॉल डिवाइन प्रीफेक्चर अलायंस के लोगों द्वारा खोला गया था। इस बार ये हुआन ने सीधे तौर पर बहुत सारी सामग्री खरीदी। फोजिन के लिए सामग्री अपेक्षाकृत छोटी थी। इसके अलावा इस बार उन्होंने सीधे तौर पर 100 धधकती तलवारों को परिष्कृत किया। इसलिए उसे डर था कि सामग्री प्राप्त करने के लिए उसे थोड़ी देर इंतजार करना होगा। अब उसे बड़ी मात्रा में क्रिस्टल पत्थरों की आवश्यकता थी, इसलिए इस बार वह गोलियों को परिष्कृत करना चाहता था। इसके अलावा वह एक बहुत ही विशेष प्रकार की गोली को परिष्कृत करना चाहता था। लियुआन गोली। ये लियुआन गोली एक मार्शल कलाकार को सीधे इन कोर को संघनित करने की अनुमति दे सकती है। किसी को आंतरिक कोर को संघनित करने के लिए पृथ्वी स्तर की खेती तकनीकों को विकसित करने की आवश्यकता नहीं थी। यदि इस प्रकार की गोली को बढ़ावा दिया गया था तो यह निश्चित रूप से कम आपूर्ति में होगा। दुर्भाग्य से इस लियुआन गोली का गोली फॉर्मूला बेहद महंगा था। ये हुआन ने कुल 800 मिलियन डिवोर पॉइंट खर्च किए। सौभाग्य से सामग्री खरीदने के लिए उसके पास अभी भी 100 मिलियन डिवोर पॉइंट और 10,000 मध्य श्रेणी के क्रिस्टल पत्थर बचे थे। लियुआन गोली की सामग्री बहुत दुर्लभ थी। अल्कमी हॉल ने सामग्री के केवल 2 सेट तैयार किए। इसके अलावा ये भी उसे 10,000 मध्य ग्रेड क्रिस्टल पत्थरों की लागत। सामग्री के 2 सेट प्राप्त करने के बाद ये हुआन ने सीधे गोली फॉर्मूला का आदान प्रदान किया। फिर उन्होंने 2 लियुआन गोलियों को परिष्कृत करने के लिए 100 मिलियन अन्य डिवोर पॉइंट खर्च किए। अरे, मुझ पर 1% भी नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ, ये हुआन ने असहाय होकर अपने दिल में कहा। फिर वह वेपन हॉल की दिशा में चला गया। जब वह वेपन हॉल में पहुंचे तो ये हुआन ने प्रवेश द्वार पर जियांग यू को देखा। ये हुआन, तुम वापस क्यों आए? क्या आपने फोजिंग रूम में कुछ छोड़ा था? जियांग तुमने आश्चर्य से पूछा। वरिष्ठ भाई, मुझे आपसे कुछ चर्चा करनी है, ये हुआन ने कहा। ओह, यह क्या है? जियांग तुम पूछते रहे। ये हुआन ने समय बर्बाद नहीं किया। उसने सीधे 2 लियुआन गोलियां निकाली और कहा, वरिष्ठ भाई, ये 2 गोलियां हैं जिन्हें मैंने पहले परिष्कृत किया था। एक नजर डालें। क्या जूनियर भाई, क्या आप गोलियां परिष्कृत करना जानते हैं? जियांग तुमने गोली लेते हुए कहा और उसकी जांच की। आध्यात्मिक ऊर्जा की कितनी प्रचुरता है? ये कैसी गोली है? इसका क्या असर होता है? लियुआन डैन, इसे परिष्कृत करने के बाद औषधीय ऊर्जा डैन सार का निर्माण करेगी। हालांकि इसका उपयोग केवल सच्चे गहन क्षेत्र के चरम पर रहने वाले लोग ही कर सकते हैं, ये हुआन ने सरलता से समझाया।
बूम! ये शब्द जियांग यू के सिर पर 9 आकाशों से बिजली के झटके की तरह गिरे। बिजली से वह स्तब्ध रह गया। क्या आप निश्चित हैं? जियांग, तुम अविश्वास की दृष्टि से देखते थे। हाँ वरिष्ठ भाई, आप इसका परीक्षण करने के लिए किसी को ढूंढ सकते हैं। ये हुआन ने सिर हिलाया। जियांग, तुम अभी भी थोड़े भ्रमित थे। उसने ऐसी गोली के बारे में कभी नहीं सुना था, लेकिन जब उसने येहुआन की गंभीर अभिव्यक्ति देखी तो उसने उस पर विश्वास करना चुना। आखिरकार ये पहले से ही एक चमत्कार था कि येहुआन ने 3 दिनों में 100 उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक उपकरण बनाए थे। ठीक है, मेरे साथ आओ। जियांग, तुमने सिर हिलाया। फिर येहुआन जियांग यू के पीछे चला गया और एक दिशा में चला गया। येहुआन आश्चर्यचकित था, क्योंकि यह रास्ता न तो प्रोफाउंड डिपार्टमेंट पैलेस की ओर जाता था, न ही येलो डिपार्टमेंट पैलेस की ओर। इसका मतलब था कि वे स्वर्गीय महल की ओर जा रहे थे। हेवनली पैलेस सोआरिंग हेवन पैलेस का मूल था, और यह ऐसी जगह नहीं थी जहां कोई भी प्रवेश कर सके। दोनों व्यक्ति अविश्वसनीय गति से यात्रा कर रहे थे। येहुआन के हाफ सटेप ओरिजिन कोर क्षेत्र में पहुंचने के बाद उसकी गति बहुत बढ़ गई थी, और इसने जियांग यू को आश्चर्यचकित कर दिया। जियांग, आपको लग रहा था कि अगर येहुआन दिव्य कोर क्षेत्र में पहुंच गया तो शायद जियांग भी आपका मुकाबला येहुआन से नहीं होगा। 2 घंटे बाद येहुआन ने अंततः एक असामान्य जगह देखी। यह एक पर्वत श्रृंखला थी जो एक संरचना से ढकी हुई थी। हेवनली पैलेस के नीचे एक विशाल ऊर्जा संग्रहण संरचना है। इसका निर्माण सोआरिंग हेवन पैलेस के पूर्वजों द्वारा किया गया था। उसके बाद किसी सर्वशक्तिमान व्यक्ति ने एक सीलिंग संरचना का निर्माण किया, जिससे सारी ऊर्जा स्वर्गीय महल के भीतर बंद हो गई ताकि इसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाया जा सके। जियांग, आपने येहुआन को समझाया। इतनी बड़ी ऊर्जा संग्रहण संरचना का निर्माण करने में सक्षम होने के लिए मुझे यकीन है कि वह एक असाधारण योद्धा है। इसके अलावा मुझे यकीन है कि यह संरचना हर दिन भारी मात्रा में क्रिस्टल पत्थरों का उपभोग करती है। येहुआन ने आह भरी। उन्होंने दूसरों के लिए जो संरचना बनाई थी उसके लिए हर दिन 2 मध्य श्रेणी के क्रिस्टल पत्थरों की आवश्यकता होती थी। हालांकि हेवनली पैलेस एक विशाल स्थान था और हर दिन इसमें खपत होने वाले क्रिस्टल पत्थरों की मात्रा की गणना उच्च श्रेणी के क्रिस्टल पत्थरों के संदर्भ में की जाती थी। मैं इसके बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं कि यह बहुत बड़ा है। और ठीक है, मुझे डिवाइन प्रीफेक्चर अलायंस के उपगठबंधन प्रमुख को ढूंढना होगा। जियांग, आपने कहा। उपगठबंधन प्रमुख? येहुआन हैरान था। डिवाइन प्रीफेक्चर अलायंस के उपगठबंधन प्रमुख? इसका मतलब था कि वह कम से कम एक दिव्य कोर योद्धा था। इस बारे में सोचने पर येहुआन को अचानक भारी दबाव महसूस हुआ। हेवनली पैलेस एक ऐसी जगह थी जहां सभी प्रतिभाशाली लोग इकट्ठा होते थे। हालांकि उनकी प्रतिभा दूसरों की तुलना में कमजोर नहीं थी, फिर भी वह युवा थे, इसलिए वह केवल कड़ी मेहनत कर सकते थे। दोनों पूरी रफ्तार से दौड़ने लगे। उन्होंने स्वर्गीय महल में प्रवेश किया। अन्य 3 महलों की तुलना में स्वर्गीय महल अपेक्षाकृत छोटा था। हालांकि यहाँ 100 से अधिक लोग रहते थे। हेवनली रैंकिंग में 100 प्रतिभाओं के अलावा यहाँ नए भर्ती किए गए प्रतिभाशाली लोग भी रहते थे। कितनी शक्तिशाली प्राकृतिक युवान ऊर्जा है! यह मेरे आंगन से 3 गुना अधिक प्रचुर है। यहाँ रहना बहुत आनंददायक है, येहुआन ने मन में सोचा। हालांकि उन्होंने खेती के लिए प्राकृतिक युवान ऊर्जा पर भरोसा नहीं किया। स्वर्गीय महल में प्रवेश करने के बाद उन्हें आराम और खुशी महसूस हुई। वरिष्ठ शिष्य, चूंकि आप पहले से ही एक दिव्य कोर योद्धा हैं, आप स्वर्गीय महल में प्रवेश क्यों नहीं करते? जियांग यू के पीछे चलते हुए येहुआन ने पूछा। ये सुनकर जियांग यू ने उदासीन हंसी छोड़ी। हे, हालांकि मैं एक दिव्य कोर योद्धा हूँ। मैंने अपना कोर तभी बनाया जब मैं 25 साल का था, और फिर मैं एक गहरे जानवर के इन कोर में विलीन हो गया। मुझे नहीं लगता कि मैं अपने जीवनकाल में अर्थ कोर क्षेत्र में प्रवेश कर पाऊंगा। इसलिए मैंने खेती बंद करने और डिवाइन प्रीफेक्चर अलायंस के मामलों में मदद करने का फैसला किया। लेकिन वरिष्ठ शिष्य, दिव्य कोर क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम होना पहले से ही एक अद्भुत उपलब्धि है, येहुआन ने कहा। अद्भुत? स्वर्गीय महल के वे वरिष्ठ शिष्य वास्तव में अद्भुत हैं। उदाहरण के लिए, हमारे गठबंधन प्रमुख ने बहुत समय पहले अर्थ कोर क्षेत्र में प्रवेश किया है, और संप्रदाय प्रमुख ने वादा किया है कि कुछ वर्षों में हमारे गठबंधन प्रमुख संप्रदाय प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालेंगे। जियांग, आपने मुस्कुराते हुए कहा। और ठीक है, हमारे गठबंधन प्रमुख स्वर्गीय रैंकिंग में पहले स्थान पर हैं, लेकिन वह पिछले साल मध्य प्रांत वापस चले गए और अभी तक वापस नहीं लौटे हैं। स्वर्गीय रैंकिंग, अर्थ कोर क्षेत्र में प्रथम स्थान पर? येहुआन अवाक रह गए। उन्होंने अनुमान लगाया था कि गठबंधन प्रमुख कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, और अब ये सुनने के बाद वह आश्वस्त हो गए थे। स्वर्गीय महल की सख्ती से रक्षा की जाती थी, और जब तक अन्य 3 महलों में से किसी को कुछ महत्वपूर्ण नहीं करना था, किसी को भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। लेकिन जियांग यू के नेतृत्व में येहुआन सीधे उस स्थान पर गए जहां स्वर्गीय महल के शिष्य रहते थे। सुनसान और बेजान सड़क को देखते हुए येहुआन अंततः समझ गया कि सोंग सुइजिंग स्वर्गीय महल में प्रवेश क्यों नहीं करना चाहता था। स्वर्गीय महल के सभी शिष्य एकांत साधना में थे और सड़क पर कोई नहीं था। स्वर्गीय महल के अधिकांश लोग दिव्य महाद्वीप गठबंधन से थे, और उनमें से केवल कुछ ही असंबद्ध कृषक थे। यदि सोंग सुइजिंग स्वर्गीय महल में प्रवेश करना चाहती थी तो उसे निर्णायक सोंग से बात करनी होगी। अनजाने में येहुआन ने जियांग यू का पीछा किया और एक साधारण हवेली के सामने पहुंच गया। आओ, चलो एक साथ अंदर चलें। जियांग यू येहुआन को हवेली में ले गया, लेकिन आंगन में कोई नहीं था। बड़े भाई, क्या तुम वहां हो? जियांग, तुम एक कमरे में चिल्लाए। येहुआन ने जांच के लिए अपनी ध्वनि तरंग जारी की, और उसने पाया कि कमरे में वास्तव में कोई था। अध्याय का अंत। हालांकि जिस तरह से जियांग यू ने उन्हें संबोधित किया, उसने येहुआन को चौंका दिया। बड़ा भाई। उसके कुछ ही समय बाद दरवाजा खोला गया और एक विद्वान दिखने वाला युवक बाहर चला गया। दूसरे भाई, तुम यहाँ क्यों हो? युवक धीरे धीरे आगे बढ़ा और येहुआन की ओर देखा। बड़े भाई, मुझे आपसे कुछ चर्चा करनी है। ये येहुआन है जो अभी डिवाइन प्रीफेक्चर अलायंस में शामिल हुआ है। जियांग, आपने उन्हें येहुआन से मिलवाया। यह मेरा बड़ा भाई जियांग लियू है, जो पृथ्वी रैंकिंग में दूसरे स्थान पर है और डिवाइन प्रीफेक्चर अलायंस का उपगठबंधन प्रमुख है। अभिवादन उपगठबंधन प्रमुख। येहुआन ने सम्मानपूर्वक स्वागत किया। जियांग लियू ने एक बार फिर येहुआन की ओर देखा और कहा, आपके पास अच्छी प्रतिभा है, आप अभी भी अंडरवर्ल्ड पैलेस में क्यों हैं? थोड़ी देर बाद उसे पदोन्नत किया जाएगा। जियांग, आपने उत्तर दिया। येहुआन की आधे कदम की उत्पत्ति और ताकत के साथ वह निश्चित रूप से स्वर्गीय निवास में अपना रास्ता लड़ने में सक्षम होगा। आखिरकार स्वर्गीय निवास में अभी भी कई चरम सच्चे गहन क्षेत्र के योद्धा थे। ओह दूसरे भाई, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? जियांग लियू ने सिर हिलाया और पूछा। जियांग, आपने कहा, येहुआन एक स्पिरिट टूल ब्लैकस्मिथ है और वह एक हाई ग्रेड स्पिरिट टूल ब्लैकस्मिथ है।
कुछ दिन पहले उन्होंने 100 हाई ग्रेड स्पिरिट टूल्स बनाए, इसलिए मैंने सोचा। क्या कुछ दिन पहले उसने 100 हाई ग्रेड स्पिरिट टूल्स बनाए? जियांग लियू ने बीच में ही बात रोक दी। ये सही है, 3 दिनों में 100 उच्च ग्रेड स्पिरिट उपकरण। मेरे यहाँ आने का कारण कुछ फोजिंग सामग्री प्राप्त करना है, जिसमें अर्थ ग्रेड भी शामिल है। ऐसा कहने के बाद जियांग तुमने 2 बड़े बक्से निकाले। जियांग लियू ने बक्से खोले और निश्चित रूप से 100 तलवारें थीं। वह हैरान था, अर्थ ग्रेड फोजिंग सामग्री, वह अर्थ ग्रेड हथियार बना सकता है। अर्थ ग्रेड हथियारों को अर्थ ग्रेड हथियार कहा जाता था और वे स्पिरिट टूल्स से भिन्न थे। यहाँ तक कि 100 उच्च ग्रेड स्पिरिट टूल्स की तुलना एक भी निम्न ग्रेड पृथ्वी ग्रेड हथियार से नहीं की जा सकती। यहाँ तक कि जियांग यू और जियांग लियू, जो दोनों दिव्य कोर योद्धा थे, के पास पृथ्वी ग्रेड हथियार नहीं था। ये हुआ ने कहा कि वह कोशिश करना चाहता था, इसीलिए मैं यहाँ बड़े भाई से पूछने आया हूँ कि क्या आपके पास कोई अर्थ ग्रेड सामग्री है। जियांग तुमने कहा। यह जियांग लियू एक सेकंड के लिए रुके। मेरे पास कोई नहीं है, लेकिन मैं अपने मालिक से कुछ मांग सकता हूँ। तुम लोग यहीं रुको, मैं अभी वापस आऊंगा। उद्धरण चिन्ह। बड़े भाई रुको, एक और बात है। जियांग यू ने जल्दी से उसे रोका और उसकी इंडिस्पेशियल रिंग से 2 लियुआन अमृत निकाले। बड़े भाई, ये 2 लियुआन अमृत हैं। ट्रू डार्कनेस क्षेत्र के चरम पर एक मार्शल कलाकार द्वारा उन्हें लेने के बाद वह सीधे अमृतसार को संघनित कर सकता है। क्या? जियांग लू फिर चौंक गया। एक ही गोली इसे ऐसा बना सकती है? सच्चे गहन क्षेत्र के चरम पर एक व्यक्ति जिंदान सार को संघनित करने में सक्षम था। क्या वह इतना चमत्कारी था? अगर यह औषधीय गोली वास्तव में इतनी चमत्कारी है तो मेरा दिव्य प्रीफेक्चर अलायंस नहीं, मेरी सॉअरिंग हेवन मेंशन की समग्र ताकत कई स्तरों तक बढ़ जाएगी। जियांग लू ने आंखें फैलाकर कहा। ये सही है, सॉअरिंग हेवन मेंशन में कुछ 100 चरम सच्चे गहन योद्धा हैं। यदि हम बड़े पैमाने पर इस गोली का उत्पादन कर सकते हैं तो सॉअरिंग हेवन मेंशन कई और दिव्य कोर योद्धाओं को पैदा करने में सक्षम होगा और हम निश्चित रूप से अन्य 3 क्षेत्रों में सभी संप्रदायों को दबाने में सक्षम होंगे। जियांग तुमने अपना सिर हिलाया। जियांग लियू अभी भी अविश्वास में था क्योंकि उसने पूछा, आपको ये लियुआन डैन कहाँ से मिला? ये ठीक आपके सामने है, इसे ये हुआन ने बनाया था। जियांग तुमने मुस्कुराकर कहा। क्या? जियांग लियू हंफने लगा। ये हुआन न केवल कीमिया के विशेषज्ञ थे बल्कि वह उपकरण निर्माण के भी विशेषज्ञ थे और उनकी प्रतिभा किसी भी अन्य से बदतर नहीं थी। इतना ही नहीं, ये हुआन एनर्जी गैदरिंग फॉर्मेशन की नींव बनाने में भी विशेषज्ञ हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने तीनों महलों के प्रत्येक सदस्य के लिए एक स्थापित किया था। जियांग आपने जारी रखा। ये हुआन को जो कहना था उसे सुनने के बाद जियांग लियू प्रशंसा से भर गया। उसने ये हुआन को आश्चर्य से देखा। उपकरण, शिल्प, कीमिया, संरचनाएं, मुझे मत बताओ कि तुम एक बूढ़े राक्षस हो जो सॉअरिंग हेवन मेंशन में घुस गया था। क्या ये लियुआन डैन सचमुच इतना चमत्कारी है? उद्धरण चिन्ह। उपगठबंधन प्रमुख, आप किसी ऐसे व्यक्ति से इसे आजमाने के लिए कह सकते हैं जिसने जिंदान सार को संक्षिप्त नहीं किया है। ये हुआन ने उदासीन स्वर में कहा। ठीक है, यहीं रुको, मैं किसी को लेने जाऊंगा। ऐसा कहने के बाद जियांग लियू तुरंत चले गए। यदि ये लियुआन डैन वास्तव में इतना चमत्कारी होता तो डिवाइन प्रीफेक्चर अलायंस की समग्र ताकत कुछ स्तरों तक बढ़ जाती। शायद इस लियुआन डैन का मूल्य पृथ्वी हथियार से भी अधिक था। जल्द ही जियांग लियू एक आदमी को वापस ले आया। ये हुआन को आश्चर्य इस बात से हुआ कि वह इस आदमी को जानता था। निर्णायक गीत। हूँ, ये हुआन, तुम यहाँ क्यों हो? न्यायाधीश सोम ने दरवाजे में प्रवेश करते ही ये हुआन को देखा और तुरंत एक अजीब अभिव्यक्ति दिखाए। ये हुआन, क्या वह हेल मेंशन का शिष्य नहीं था? आप एक दूसरे को जानते हैं? जियांग लियू आश्चर्यचकित रह गया, लेकिन जब उसने देखा कि निर्णायक सॉन्ग और ये हुआन की आंखों में कुछ भी अजीब नहीं है तो उसका दिल शांत हो गया। उन्हें डर था कि ये हुआन और निर्णायक सॉन्ग में द्वेष है। बड़े भाई, इस जूनियर भाई की बहन ये हुआन के साथ रहती है। जियांग आपने उत्तर दिया। ओह, यह अच्छा है। निर्णायक, आपके हुआन क्यूई को चरम सीमा तक विकसित किया गया है, लेकिन आपने अभी तक जिंदान सार को संघनित नहीं किया है ना? जियांग लियू ने अपना सिर घुमाया और पूछा। हाँ वरिष्ठ भाई। निर्णायक गीत ने सिर हिलाया। तो फिर इस लियुआन दान को ले लो और देखो। जियांग लियू ने निर्णायक सॉन्ग को लियुआन डैन सौंपा। निर्णायक सॉन्ग चौंक गया, लेकिन उसने नहीं पूछा और सीधे उसे निगल लिया, फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। जियांग लियू ने निर्णायक सॉन्ग को लियुआन डैन को परिष्कृत करने में भी मदद की। 5 मिनट बाद निर्णायक सांग ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और कहा, जिंदन सार, मैंने जिंदान सार को संक्षिप्त कर दिया। जैसे ही वह बोला, उसके शरीर से ऊर्जा का संचार होने लगा। यह ऊर्जा हुआन क्यूई थी, लेकिन यह एक और कमजोर ऊर्जा के साथ मिश्रित थी। ये दूसरी ऊर्जा जिंदान सार थी, लेकिन इसकी मात्रा बहुत कम थी और आम लोग इसे महसूस नहीं कर सकते थे। लियुआन डैन वास्तव में जादुई है। जूनियर भाई, आप आधे अधूरे जिंदान क्षेत्र में पहुंच गए हैं। जियांग लियू ने एजुकेटर सॉन्ग को उत्साह से देखा। उन्हें लियुआन डैन के वास्तविक होने की उम्मीद नहीं थी और यह पीक टू प्रोफाउंड रियलम विशेषज्ञ को जिंदान सार को संक्षिप्त करने की अनुमति दे सकता है। जियांग लियू भी चौंक गया। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने सॉअरिंग हेवन मेंशन के 4 संप्रदायों का नेता बनने का दृश्य देखा था। ये हुआन, आप कितने लियुआन डैन को परिष्कृत कर सकते हैं? जियांग लियू ने अपना सिर घुमाया और पूछा। शोधन सामग्री के साथ मैं असीमित मात्रा में शोधन कर सकता हूँ। ये हुआन ने हल्के से उत्तर दिया। अच्छा है, फिर सामग्री बताओ, मैं किसी से इसे प्राप्त करने के लिए कहूँगा। जियांग लियू ने बोलना समाप्त करने के बाद ये हुआन ने उन सामग्रियों की एक सूची निकाली जो उन्होंने पहले ही लिखी थी। फिर जियांग लियू बिजली की तरह चला गया। निर्णायक सॉन्ग इतना हैरान था कि वह बोल नहीं सका। लियुआन डैन को वास्तव में ये हुआन द्वारा परिष्कृत किया गया था। हालांकि उसके शरीर में अभी भी बहुत सारी औषधीय शक्ति थी और वह इसे बर्बाद नहीं कर सका, इसलिए वह इसे परिष्कृत करने के लिए चुपचाप वहीं बैठ गया। इस बार जियांग लियू लंबे समय के लिए चले गए और उन्हें लौटने में पूरा 1 घंटा लग गया। हालांकि वह सॉअरिंग हेवन मेंशन के 3 बुजुर्गों को भी वापस ले आया। जियांग लियू द्वारा एक एक करके उनका परिचय कराने के बाद ये हुआन को भी उन तीनों के बारे में पता चला। ये हुआन को जिस बात ने चौंका दिया वह ये थी कि उनमें से एक सॉअरिंग हेवन मेंशन का सर्वोच्च बुजुर्ग निकला। सॉअरिंग हेवन मेंशन में कोई वाइस एक्ट मास्टर नहीं था। सर्वोच्च बुजुर्ग वास्तव में सॉअरिंग हेवन मेंशन के पिछले संप्रदाय मास्टर थे, लेकिन वह बूढ़े थे और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इसलिए सर्वोच्च बुजुर्ग की स्थिति सॉअरिंग हेवन मेंशन के संप्रदाय मास्टर से अधिक थी। जहां तक अन्य 2 लोगों की बात है, वे सॉअरिंग हेवन मेंशन के मुख्य लोहार और मुख्य कीमियागर थे।
सोअरिंग स्काई मैंशन की 3 उच्च रैंकिंग वाली आकृतियां येहुआन के सामने खड़ी थीं जैसे 3 पहाड़ उसके सिर पर दबाव डाल रहे हों। ये थे अर्थ कोर स्टेज के 3 सुपर एक्सपर्ट। अध्याय का अंत। हुआन, मैंने इसके बारे में सुना है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप ये चोन के बेटे होंगे। क्या आप जानते हैं कि ये चोन कभी मेरा शिष्य था? उद्धरण चिन्ह। एक बूढ़े ने आंखें सिकोड़ लीं। वह सोअरिंग हेवन मैंशन जोहुयान के ग्रैंड एल्डर थे। ये सुनने के बाद येहुआन हैरान रह गया। उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि ग्रैंड एल्डर ये चोन का गुरु होगा। ऐसा लगता है कि वे परिवार थे। ये चोन, वह लड़का, आधे साल बाद चला गया। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह पहले ही आत्मा क्षेत्र के चौथे चरण में कदम रख चुका होगा। ये सचमुच अप्रत्याशित है। बूढ़े ने आह भरी और सिर हिलाया। भूल जाओ, हम तीनों ये चोन के लिए यहाँ नहीं आए थे। ब्रेट, क्या 6 युआन पिल वास्तव में आपके द्वारा परिष्कृत किया गया था? उद्धरण चिन्ह। इससे पहले कि येहुआन बोल पाता, जज सॉन्ग ने अपनी आंखें खोली और कहा, मास्टर, 6 युआन गोली वास्तव में एक दिव्य गोली है। मैंने पहले ही अपना मूल सार संक्षेप में प्रस्तुत कर दिया है। मुझे पता है, पहले बैठो। जोहुयान ने सिर हिलाया। 6 युआन गोली किस रैंक की है? मैंने भी कभी इसके बारे में नहीं सुना। ब्रेट, क्या आप मुझे गोली बनाने की विधि दिखा सकते हैं? प्रमुख कीमियागर एल्डर लियान ने उत्साहपूर्वक कहा। हालांकि उसके सामने वाले 3 लोग सोअरिंग हेवन मैंशन के उच्च अधिकारी थे, उसने 6 युआन पिल की रेसिपी प्राप्त करने के लिए बहुत सारे अंक खर्च किए थे। वह इसे कैसे देख सकता है? मुझे क्षमा करें एल्डर लियान। येहुआन ने अपना सिर हिलाया। चिंता मत करो, मैं इसे तुमसे खरीद सकता हूँ। क्या 10,000 उच्च ग्रेड क्रिस्टल पत्थर पर्याप्त हैं? एल्डर लियान ने सीधे कीमत की पेशकश की। 10,000 उच्च ग्रेड क्रिस्टल पत्थर। ये कीमत सुनकर येहुआन हौंफने से खुद को नहीं रोक सका। 10,000 हाई ग्रेड क्रिस्टल स्टोन्स 10 लाख मिडिल ग्रेड क्रिस्टल स्टोन्स के बराबर थे। किसी को पता होना चाहिए कि रजिंग फ्लेम तलवार जिसे उसने 3 दिनों तक कड़ी मेहनत से बनाया था, उसकी कीमत केवल 1,50,000 मिडिल ग्रेड क्रिस्टल स्टोन्स थी। क्या नरक! कीमियागर अमीर थे। एक अर्थ कोर क्षेत्र कीमियागर एक टाइकून था। वह सीधे 10 लाख मिडिल ग्रेड क्रिस्टल स्टोन्स की पेशकश कर सकता था। ठीक है, येहुआन तुरंत सहमत हो गया। उसने तुरंत एक कलम और कागज निकाला और लिखना शुरू कर दिया। 2 मिनट बाद येहुआन ने लियुआन गोली की रेसिपी लिखी। विवरण बहुत विस्तृत थे और तैयारी के दर्जनों चरण थे। अच्छा, सीधा, इसे ले लो बच्चे। एल्डर लियान ने अपनी कॉस्मॉस रिंग से क्रिस्टल पत्थरों का एक बैग निकाला। येहुआन ने इसे लिया और खोला। F तारांकन सी के 5 कोनों वाला एक क्रिस्टल। यह अध्याय समाप्त नहीं हुआ है, कृपया पृष्ठ पलटें। घटिया क्रिस्टल गोल था, निचला क्रिस्टल रोम्बस था, मध्य क्रिस्टल त्रिकोणीय था, ऊंचा क्रिस्टल चौकोर था और 5 कोनों वाला क्रिस्टल सबसे अच्छा क्रिस्टल था। 100 शीर्ष श्रेणी के क्रिस्टल, 10,000 उच्च श्रेणी के क्रिस्टल और 10 लाख मध्य श्रेणी के क्रिस्टल के बराबर थे। संख्या सही थी। कितना अप्रत्याशित लाभ! कैसा अप्रत्याशित लाभ! 800 मिलियन डिवोर पॉइंट्स का मूल्य 800 उच्च श्रेणी के क्रिस्टल पत्थरों के बराबर है। यह 1 दर्जन गुना अधिक है। येहुआन का दिल पहले से ही खुशी से फूट रहा था। हालांकि हाफ सटेप ओरिजिन कोर क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद वह अपने स्तर में वृद्धि का अंत नहीं देख सका। 10,000 उच्च श्रेणी के क्रिस्टल पत्थर पर्याप्त नहीं हो सकते हैं। सोअरिंग स्काई मैंशन के प्रमुख कीमियागर एल्डर लियान ने नुस्खा पर एक नजर डाली। उसका चेहरा डूब गया और उसने सदमे में कहा, बच्चे, क्या ये नुस्खा असली है? यह असली है। येहुआन ने सिर हिलाया। मैं मुश्किल से इस रेसिपी को परिष्कृत कर पा रहा हूँ। आप केवल हाफ सटेप ओरिजिन कोर दायरे में हैं। आप इसे कैसे परिष्कृत कर सकते हैं? बड़े लियान ने आश्चर्य से पूछा। येहुआन ने तुरंत इसके बारे में सोचा और समझाया, मुझे एक वरिष्ठ से विरासत मिली और एक विशेष कीमिया और शोधन विधि प्राप्त हुई, इसलिए यह नुस्खा मेरे लिए कठिन नहीं है। अब उनके झूठ बोलने के कौशल में जबरदस्त सुधार हुआ था। उसे बस एक ऐसे व्यक्ति को बेतरतीब ढंग से गढ़ना था जिसका अस्तित्व ही नहीं था। मेरे पास यहाँ सामग्रियों का एक सेट है। क्या आप मौके पर ही एक को परिष्कृत कर सकते हैं? एल्डर लियान को स्पष्ट रूप से इस विशेष कीमिया पद्धति में रुचि थी। मुझे क्षमा करें, मैंने दूसरों के सामने गोलियों को परिष्कृत या परिष्कृत न करने की शपथ ली। येहुआन ने अपना सिर हिलाया। ठीक है, एल्डर लियान ने उसके साथ जबरदस्ती नहीं की। चूंकि उसने शपथ ली थी, अपने शब्दों से पीछे हटने से भविष्य में हृदय दानव पैदा हो सकता है जो उसकी खेती को प्रभावित करेगा। इस समय सोअरिंग स्काई मैंशन के प्रमुख कीमियागर एल्डहू ने कहा, जियांग लियू ने कहा कि आप 3 दिनों में 100 उच्च श्रेणी की स्पिरिट कलाकृतियों को परिष्कृत कर सकते हैं। क्या ये सच है? हाँ, येहुआन ने सिर हिलाया। यहाँ तक कि मैं भी 3 दिनों में 100 उच्च श्रेणी की स्पिरिट कलाकृतियों को परिष्कृत नहीं कर सकता। ऐसा लगता है कि आपकी रिफाइनिंग विधि बहुत खास है। अब जब आप पृथ्वी ग्रेड कलाकृतियों के लिए सामग्रियों को परिष्कृत करना चाहते हैं, तो क्या आप प्रयास करना चाहते हैं? बड़े हू ने फिर पूछा। येहुआन ने फिर सिर हिलाया। ठीक है, मेरे पास पृथ्वी श्रेणी की कलाकृतियों के लिए सामग्रियों का एक सेट है। जाओ और देखो कि क्या तुम इसे परिष्कृत कर सकते हो, एल्डहू ने कहा। वह पृथ्वी श्रेणी की कलाकृतियों को भी परिष्कृत कर सकता था, लेकिन इसके लिए बहुत समय की आवश्यकता होती थी। वह देखना चाहता था कि क्या येहुआन पृथ्वी श्रेणी की कलाकृतियों को परिष्कृत कर सकता है और इसमें कितना समय लगेगा। बुजुर्ग, कोई जल्दी नहीं है। सुप्रीम एल्डर जोहुयान ने बोलना समाप्त करने के बाद येहुआन की ओर देखा और कहा, येहुआन, यदि यह संभव है तो मुझे आशा है कि आप सोअरिंग स्काई मैंशन के लिए लियुआन डैन को परिष्कृत कर सकते हैं। मैं आपके लिए सामग्री तैयार करूंगा। मैं 10,000 मध्य श्रेणी के क्रिस्टल पत्थरों के लिए सभी परिष्कृत लियुआन डैन खरीदूंगा। आपको क्या लगता है? 10,000 मध्य श्रेणी के क्रिस्टल पत्थर। येहुआन ने अपने दिल में गणना की। लियुआन डैन के लिए सामग्री लगभग 5,000 मध्य श्रेणी के क्रिस्टल पत्थर और इसे परिष्कृत करने के लिए 50 मिलियन डिवोर पॉइंट थे। अब जब उसके पास मुफ्त सामग्री थी तो उसे लियुआन डैन को परिष्कृत करने के लिए केवल 50 मिलियन डिवोर पॉइंट खर्च करने की आवश्यकता थी। सीधे शब्दों में कहें तो हर बार जब वह लियुआन डैन को परिष्कृत करता था तो वह 10,000 मध्य श्रेणी के क्रिस्टल पत्थर और 50 मिलियन डिवोर पॉइंट अर्जित करता था। बेशक वह इस सौदे को स्वीकार करेगा। ठीक है, एक लियुआन डैन के लिए 10,000 मध्य श्रेणी के क्रिस्टल पत्थर। येहुआन ने तुरंत सिर हिलाया। इसके अलावा मैं आपके लिए पृथ्वी श्रेणी की कलाकृति के लिए सामग्री भी तैयार करूंगा। यदि यह सफल रहा तो सामग्री निःशुल्क होगी। इसके अलावा प्रत्येक पृथ्वी श्रेणी की कलाकृति की कीमत 2 लाख मध्य श्रेणी के क्रिस्टल पत्थरों की होगी, जोहुयान ने आगे कहा। कोई बात नहीं, येहुआन सहमत रहे। यदि शोधन विफल हो गया तो उसे सामग्रियों के लिए भुगतान करना होगा। लेकिन क्या वह सफल होगा?
एक पृथ्वी श्रेणी की कलाकृति 20 लियुआन डेंस के बराबर थी, लेकिन ये हुआन के पास अभी पर्याप्त धन नहीं था और पृथ्वी श्रेणी की कलाकृति का खाका बहुत महंगा था। उन्हें पहले 1 लियुआन डेन को परिष्कृत करने की आवश्यकता थी। उसके बाद 300 आरिंग हेवन मैंशन के शीर्ष सोपानक सामग्री तैयार करने के लिए चले गए। उनके जाते समय उनकी पीठ देखकर ये हुआन अपने दिल में जोर से हंसे बिना नहीं रह सका। सोआरिंग हेवन मैंशन द्वारा 10,000 मध्य श्रेणी के क्रिस्टल पत्थरों के लिए 1 लियुआन डेन खरीदा गया था। चूंकि सोआरिंग हेवन मैंशन के मध्य प्रांत में कई गढ़ थे, इसलिए वह इन लियुआन डेन को उन्हें बेचने और भारी लाभ कमाने में सक्षम होगा। लेकिन वह पहले से ही 10,000 मध्य श्रेणी के क्रिस्टल पत्थरों की कीमत से संतुष्ट था। शायद वह थोड़े ही समय में दिव्यकोर क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम हो जाएगा। उस समय वह निश्चित रूप से स्वर्गीय निवास में अपना रास्ता लड़ने में सक्षम होगा। हालांकि वह सिर्फ एक समय यात्री था, फिर भी वह इस बदकिस्मत आदमी के पिता से मिलना चाहता था जो बहुत मजबूत था। उसके बाद ये हुआन जियांग यू के पीछे पीछे नर्क के मनों तक वापस चला गया। जहां तक लियुआन डैन का सवाल है, ये हुआन ने इसे निर्णायक सॉन को दे दिया। उत्तरार्ध कान से कान तक मुस्कुरा रहा था और लगभग ये हुआन को बहनोई कहता था। जहां तक शेष लियुआन डैन का सवाल है, ये हुआन ने इसे अपने पास रखने का फैसला किया। जब सोंग सुइजिंग ट्रू प्रोफाउंड क्षेत्र के चरम पर पहुंच जाती थी तो वह इसे उसे दे देता था। नर्क की जागीर में लौटने के बाद ये हुआन सीधे घर गया और अपने पीछे का दरवाजा बंद कर लिया। शीर्ष रैंक के सभी क्रिस्टल उसके द्वारा खा लिए गए थे और ये हुआन, जिसके पास केवल कुछ दसियों हजार डेवोर पॉइंट थे, ने अचानक भारी मात्रा में डेवोर पॉइंट प्राप्त किए, कुल मिलाकर 10 बिलियन डेवोर पॉइंट्स। हा, क्या बढ़िया बात है। ये हुआन ने 3 बेतहाशा हंसी उड़ाए। उन्होंने इतने लंबे समय तक इतनी मेहनत की थी, लेकिन उन्हें प्राप्त कुल डेवोर पॉइंट्स की मात्रा 5 बिलियन से भी कम थी। लेकिन अब उसने एक बार में 10 बिलियन प्राप्त कर लिया था। ये बहुत अच्छा था। अब उसके पास सांसारिक हथियार एटलस खरीदने के लिए पर्याप्त था। लेकिन चूंकि सांभलियां अभी तक यहाँ नहीं थी, इसलिए उन्होंने इसे फिलहाल एक तरफ रख दिया। लेकिन उनकी अभिव्यक्ति जल्द ही निराशाजनक हो गई, क्योंकि शीर्ष रैंक के क्रिस्टल ने उनकी कोर एनर्जी को थोड़ा बढ़ा दिया था। वह अभी भी दिव्य कोर क्षेत्र से बहुत दूर था। यह एक पैसा चूसने वाली प्रणाली है, लेकिन हर बार जब मैं स्तर ऊपर उठाता हूं तो मुझे बहुत सी नई चीजें मिलती हैं। मुझे देखने दीजिए। ये हुआन ने अपना दिमाग डिवोर पॉइंट सिस्टम में डुबो दिया। अब उन्हें एक टाइकून माना जा सकता था और उन्होंने बहुत सी चीजें खरीदनी शुरू कर दी। लेकिन ठीक इसी समय दरवाजे के बाहर से कदमों की एक श्रृंखला सुनाई दे रही थी। ये हुआन, तुम वहां क्या कर रहे हो? क्यों इतनी जोर से हंस रहे हो? सोंग सुइजिंग की आवाज सुनी जा सकती थी। ये हुआन आगे बढ़ा और दरवाजा खोला। ये वास्तव में सोंग सुइजिंग था जो दरवाजे के बाहर खड़ा था, लेकिन वह उसे एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ देख रही थी। कुछ नहीं, मुझे बस कुछ अच्छा मिला, ये हुआन ने लापरवाही से उत्तर दिया। उसके बाद उन्होंने एक छोटा सा जेड पेंडेंट निकाला और सोंग सुइजिंग को दिया। फिर उन्होंने कहा, यह आपके लिए है। तुम्हें ये कहाँ से मिला? यह इतना बदसूरत है, ये कुछ भी नहीं दिखता है। एक लड़की इस तरह से कुछ कैसे पहन सकती है? इसके अलावा आप मुझे ऐसा कुछ क्यों दे रहे हैं? सुइजिंग गीत ने उत्सुकता से पूछा। यह एक दिल को शांत करने वाला जेड पेंडेंट है। यह आंतरिक राक्षसों से बचाव कर सकता है और यह आपकी खेती की गति को भी बढ़ा सकता है। जब आप खेती कर रहे हो तो आप इसे केवल अपने हाथ पर पहन सकते हैं। आपको इसे अपनी गर्दन पर पहनने के लिए किसने कहा था? ये हुआन ने अपनी आंखें घुमाई। जब तक इसका उपयोग किया जा सकता था तब तक उसे इसकी परवाह नहीं थी कि यह कैसा दिखता है। किसी को पता होना चाहिए कि जेड के इस छोटे से टुकड़े की कीमत उसे 100 मिलियन डिवोर पॉइंट थी। मेरी खेती की गति बढ़ाएं। ये हुआन की बात सुनकर सोंग सुइजिंग की आंखें चमक उठी। वह ये हुआन से भारी मात्रा में दबाव महसूस कर सकती थी और यदि उसने अधिक मेहनत नहीं की तो हो सकता है कि ये हुआन उसे पीछे छोड़ दे। उसने तुरंत जेड पेंडेंट पकड़ लिया, लेकिन एक पल सोचने के बाद उसने पूछा, हाँ, तुम मुझे ये चीज़ क्यों दे रहे हो? उपहार? क्या किसी कारण की आवश्यकता है? ये हुआन ने बदले में पूछा। सोंग सुइजिंग ने यह सुनने के बाद वह गुप्त रूप से प्रसन्न हुआ और चंचलता से चिल्लाया, आप हाल ही में सहज भाषा में बोल गए हैं। ये सब महामहिम राजकुमारी का धन्यवाद है। ये हुआन मुस्कुराया। और ठीक है, दरवाजा खोलो। मैं आपके लिए एक नई स्पिरिट कन्वर्जेंस एरे स्थापित करूंगा। आपको इसे पुनर्व्यवस्थित करने की आवश्यकता क्यों है? सोंग सुइजिंग हैरान था। उसके कमरे में स्पिरिट गैदरिंग एरे का पहले से ही एक आधार था। उसे इसके ऊपर केवल 2 मध्य श्रेणी के क्रिस्टल रखने की आवश्यकता थी और यह एक दिन तक काम कर सकता था। मैंने स्पिरिट गैदरिंग एरे में एक सफलता हासिल की है, इसलिए मैं आपको एक बेहतर एरे दूंगा। क्या आप इसे चाहते हैं? यदि नहीं तो मैं जा रहा हूँ, ये हुआन ने कहा। हाँ, सोंग सुइजिंग ने जल्दी से दरवाजा खोला। ये हुआन अंदर आया और 10 मिनट से भी कम समय में बाहर आ गया। ठीक है, प्रभाव पहले की तुलना में 2 गुना अच्छा है, लेकिन केवल आपके कमरे में। किसी और को मत बताना। ये हुआन ने उसे याद दिलाया। वह अन्य लोगों की स्पिरिट गैदरिंग एरेज को अपग्रेड नहीं करना चाहता था। अब उसे इस छोटी सी रकम की परवाह नहीं थी। अब आप कहाँ जा रहे हैं? सोंग सुइजिंग ने देखा कि ये हुआन जाने वाला है, इसलिए उसने तुरंत पूछा। मैं गहन विभाग में जा रहा हूँ। आपको जल्दी करनी चाहिए और खेती करनी चाहिए। जब तुम टूट जाओगे तो मैं तुम्हें एक आश्चर्य दूंगा, ये हुआन ने कहा और जाने के लिए मुड़ गया। इस बार वह गहन विभाग में जा रहे थे। आश्चर्य? सोंग सुइजिंग ने ये हुआन की पीठ को प्रत्याशा से देखा। अल्पविराम। जाने के बाद ये हुआन गहन विभाग में गए और झाओपैन की स्पिरिट गैदरिंग एरे को उन्नत किया। उसने उन्हें कुछ चीजें भी दी, जैसे ट्रैंक्विल जेड पेंडेंट और एक उच्च श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार। झाओपैन और सोंग सुइजिंग ने बहुत मेहनत से खेती की। ये हुआन की मदद से वे पहले से ही सच्चे ऊर्जा क्षेत्र के चरम पर थे। ये हुआन ने अनुमान लगाया कि वे कम समय में सच्चे अंधेरे क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम होंगे। उस समय वह उन्हें गहन बोर्ड को चुनौती देने और आधिकारिक शिष्य बनने देंगे। जब ये हुआन वापस लौटा तो उसने पाया कि उसके आंगन में पहले से ही कोई इंतजार कर रहा था। ये सोआरिंग स्काई मैंशन का सर्वोच्च बुजुर्ग झोहुआन था। उसी समय सोंग सुइजिंग सम्मानपूर्वक किनारे पर खड़े थे। ये हुआन, मैंने आपके लिए सामग्री पहले ही तैयार कर ली है। पृथ्वी हथियारों के लिए फोजिंग सामग्री के 10 सेट और लियुआन गोलियों के लिए रिफाइनिंग सामग्री के 100 सेट। झोहुआन ने सीधे ये हुआन को एक अंतरस्थानिक अंगूठी फेंकी। ये हुआन हैरान था। अभी कुछ ही समय हुआ था, लेकिन सामग्री पहले ही तैयार हो चुकी थी। झोहुआन की दक्षता वास्तव में उच्च थी। सुप्रीम एल्डर, मैं आज शुरुआत करूंगा। ये हुआन ने सिर हिलाया। रुको, छोटी लड़की के कमरे में आत्मा एकत्र करने की व्यवस्था आपके द्वारा स्थापित की गई थी।
झोउ यान ने अचानक ये हुआन को पुकारा। ओह हाँ, ये हुआन ने फिर सिर हिलाया। झोउ यान ने आह भरी और कहा, एक ही समय में रिफाइनिंग, कीमिया और सरणी में महारत हासिल करना आपके लिए अच्छा नहीं है। मुझे लगता है कि आपके लिए सरणियों को छोड़ना और शोधन और कीमिया पर ध्यान केंद्रित करना सबसे अच्छा है। ये जूनियर याद रखेगा, ये हुआन ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। झोउ यान जो कहेगा वह वही करेगा। आखिरकार उसे खेती करने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए इसे कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, इस बार मैं एक और मामले के लिए यहाँ आया हूँ। ये छोटी लड़की जज की छोटी बहन है। उसकी योग्यता बुरी नहीं है, इसलिए मैं उसे अपना शिष्य स्वीकार करना चाहता हूँ। आपकी योग्यता बेहतर है, लेकिन आपके पिता की वजह से मुझे लगता है कि इसके बारे में भूलना बेहतर है। झोउ यान ने असहाय होकर आह भरी। उनके कुल 3 शिष्य थे। एक जियांग लियू था, दूसरा जज सॉन्ग था और अब उसने सॉन्ग सुएजिंग को जोड़ा था। हालांकि उन्हें लगा कि ये हुआन उन तीनों के बराबर है। ये चोंग भी उनका शिष्य था, लेकिन ये चोंग 10 साल से अधिक समय से गायब था। वह अब उनका शिष्य नहीं रहा। ये सुनकर ये हुआन चौंक गया और बोला, तो आप कह रहे हैं कि आप स्वर्गीय निवास पर जा रहे हैं? नहीं, मैंने मास्टर को पहले ही बता दिया है कि मैं कुछ समय बाद जाऊंगा। सोंग सुइजिंग ने अपना सिर हिलाया। ये सुनने के बाद ये हुआन को तुरंत समझ आया कि सोंग सुइजिंग उसके साथ जाने का इंतजार कर रहा था। ठीक है, फिर मैं पहले छुट्टी ले लूंगा। यदि कुछ है तो आप जियांग यू या स्वर्गीय निवास की रक्षा करने वाले बुजुर्गों की तलाश कर सकते हैं। झोउ यान की बात खत्म होने के बाद वह सीधे चले गए। उनके जाने के बाद सोंग सुइजिंग ने कहा, क्या आप गोलियों को फिर से परिष्कृत करने जा रहे हैं? और क्या? ये हुआन ने बदले में पूछा। तो फिर तुम जाओ, जब तुम बाहर आओगे तो शायद मैं टूट गया हूँ। अभी अभी मास्टर ने मेरी मेरिडियन और मज्जा को साफ करने में मेरी मदद की। मुझे लगता है कि मैं जल्द ही टूट जाऊंगा। सोंग सुइजिंग थोड़ा उत्साहित था क्योंकि ये हुआन ने कहा था कि जब तक वह ट्रू प्रोफाउंड दायरे के शिखर तक पहुंचती है, ये हुआन उसे आश्चर्यचकित कर देगा। वह नहीं जानती थी कि आश्चर्य क्या है। उसके बाद ये हुआन भी सीधे चले गए। वह अल्केमी हॉल में गया और 5 बिलियन भक्षण अंक खर्च करके सीधे सोल्यूआन डैन को परिष्कृत किया। हालांकि इसे गुप्त रखने के लिए ये हुआन कुल 10 दिनों तक अल्केमी हॉल में रहे। उसके बाद वह वेपन हॉल में गया और फोजिंग रूम उधार लिया। नेबुला तलवार एक निचला सांसारिक हथियार था। ब्लूप्रिंट के लिए 1 अरब भक्षण बिंदुओं की आवश्यकता थी और प्रत्येक तलवार के लिए फोजिंग शुल्क 200 मिलियन था। ये हुआन ने 10 नेबुला तलवारें बनाई और कुल 3 अरब भक्षण बिंदु खर्च किए। अब उसके पास केवल 1 अरब से थोड़ा अधिक भक्षण बिंदु बचे थे। हालांकि मिशन आखिरकार पूरा हो गया। आधे महीने बाद उन्होंने व्यक्तिगत रूप से स्वर्गीय निवास की यात्रा की। सटीक रूप से कहें तो वह सोआरिंग हेवन पीक पर गए, जहां सोआरिंग हेवन मैंशन के ऊंचे लोग रहते थे। उन्हें सीधे सुप्रीम एल्डर का पता मिल गया। वहां 2 शिष्य थे जो सर्वोच्च बुजुर्ग के प्रांगण की रखवाली कर रहे थे। हालांकि ये हुआन ने वह टोकन निकाला जो सर्वोच्च बुजुर्ग ने उसे दिया था और सीधे अंदर चला गया। सर्वोच्च बुजुर्ग को अपने चरित्र को विकसित करने के लिए फूल और पौधे उगाने का शौक था, इसलिए पूरा आंगन खजानों से भर गया। जिस क्षण ये हुआन ने प्रवेश किया, उसने कई अच्छी चीजें देखी। हालांकि वह जानता था कि यह कहाँ है, इसलिए उसने प्रलोभन का विरोध किया। हालांकि वह ज्यादा देर तक नहीं चला, इससे पहले कि उसने देखा कि सफेद वस्त्र पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी अंदर से बाहर आ रहा है। सफेद वस्त्रधारी इस अधेड़ का रूप साधारण था, लेकिन स्वभाव असाधारण था। जब ये हुआन ने उसे देखा तो उस पर भारी दबाव महसूस हुआ। वह बहुत मजबूत है, वह सर्वोच्च बुजुर्ग से भी अधिक मजबूत है। ये कौन है व्यक्ति? ये हुआन ने अपने दिल में अनुमान लगाया। सोआरिंग हेवन मैंशन का सर्वोच्च बुजुर्ग पहले से ही 80 वर्ष का था। हालांकि यह अधेड़ उम्र का आदमी जो अपने 40वें वर्ष में लग रहा था, उसमें इतनी ताकत थी। इसका मतलब यह था कि वह केवल एक ही व्यक्ति हो सकता है। जब सफेद वस्त्र पहने अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने ये हुआन को देखा तो वह थोड़ा स्तब्ध रह गया और ठंडे स्वर में पूछा, तुम ये हुआन हो? अब तक ये हुआन पहले ही अनुमान लगा चुका था कि यह व्यक्ति कौन था। यदि उन्होंने सही अनुमान लगाया तो सफेद वस्त्र पहने इस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को सोआरिंग हेवन मैंशन का संप्रदाय नेता लिंची होना चाहिए। ये हुआन संप्रदाय नेता का स्वागत करता है। ये हुआन ने जल्दी से अपनी मुठ्ठियां पकड़ ली और कहा, तुम अपने पिता से अधिक होशियार हो। सफेद वस्त्र पहने अधेड़ ने सूंघा। ये हुआन के बारे में उनकी बिल्कुल भी अच्छी धारणा नहीं थी। आखिरकार ये हुआन के पिता ये चोंग ने लिन वेन्यू को छोड़ दिया था, जिसके कारण वह 10 साल से अधिक समय तक एकांत में रही। उसके पिता के रूप में उसने उसे केवल कुछ ही बार देखा था। संप्रदाय नेता, मुझे सर्वोच्च बुजुर्ग से कुछ चर्चा करनी है। ये हुआन लिंची से और कुछ कहने में बहुत आलसी था और सीधे मुद्दे पर आ गया। मैं तुम्हें जाने दूंगा। लिंची ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और ठंडे स्वर में कहा, इतने मूर्ख मत बनो। जैसा कि अपेक्षित था, तुम मुझे मार डालोगे। जाओ उस व्यक्ति को ढूंढो जिसने तुम्हें ठेस पहुंचाई है। क्यों ढूंढ रहे हो मुझे? ये हुआन अपने दिल में असहाय महसूस कर रहा था। अर्थकोर स्टेज विशेषज्ञ का एक थप्पड़ निश्चित रूप से उसे स्पेन भेज देगा। तुरंत ये हुआन ने अपनी मुठ्ठियां पकड़ ली और कहा, तो अगली बार वापस आओ। वह जुबान का स्वर का निश्चित रूप से आप। लिंची को उम्मीद नहीं थी कि ये हुआन अंतिम समय में पीछे हटेंगे। वह मोलभाव भी नहीं करना चाहता था। वह वास्तव में अपनी बेटी को अपना गुस्सा निकालने में मदद करना चाहता था, लेकिन वह अपनी पहचान नहीं भूला। सोआरिंग हेवन मैंशन के संप्रदाय नेता, यदि वह किसी शिष्य पर हमला करता है तो इससे उसकी प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी। लिंची, उसके लिए चीजें कठिन मत बनाओ। सुप्रीम एल्डर अचानक पीछे से बाहर चला गया। जब ये हुआन ने आवाज सुनी तो उसने तुरंत चलना बंद कर दिया। वह घूमा और अपनी मुठ्ठियां पकड़ ली। अभिवादन सर्वोच्च बुजुर्ग। लिंची, आप उनके बेटे के लिए चीजें कठिन क्यों बना रहे हैं? क्या तुम्हें डर नहीं है कि वह वापस आएगा और तुम्हें परेशानी का सामना करना पड़ेगा? सुप्रीम एल्डर ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी हिम्मत कैसे हुई? लिंची चिल्लाया। टीएस, वह पहले ही दिव्य मूल क्षेत्र को पार कर चुका है और आत्मा क्षेत्र के चौथे क्षेत्र में पहुंच गया है। वह आपको आसानी से सिर्फ एक उंगली से उड़ा सकता है। सुप्रीम एल्डर ने मजाक किया। उसके बाद वह ये हुआन की ओर मुड़ा और कहा, ये हुआन, अभी आधा महीना ही हुआ है। क्या ऐसा हो सकता है कि आपने अपना मिशन पहले ही पूरा कर लिया हो? हाँ, सर्वोच्च बुजुर्ग, कृपया देखें। ये हुआन ने अपनी भंडारण अंगूठी से एक बड़ा संदूक निकाला। यह आधे महीने तक बोर होने का नतीजा था। झोउ यान आगे बढ़ा और संदूक खोला। निश्चित रूप से छाती के अंदर 10 उत्कृष्ट रूप से तैयार की गई तलवारें पड़ी हुई थीं। उसने एक तलवार उठाई और उसकी जांच की, फिर वह आश्चर्य से चिल्लाया, ये वास्तव में एक पृथ्वी हथियार है।
लिंशी को भी इस पर विश्वास नहीं हुआ। उसने तलवार उठाई और उसकी जांच की। उनकी अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। पृथ्वी हथियार, ये वास्तव में एक पृथ्वी हथियार था। इतना ही नहीं, छाती के अंदर 10 छोटी जेड बोतलें भी थीं और उनमें से प्रत्येक में 100 युआन गोलियां थीं। यह झोउ यान इतना हैरान था कि वह कुछ नहीं कह सका। वह जानता था कि येहुआन के पास एक विशेष क्राफ्टिंग विधि थी, लेकिन उसने ये भी अनुमान लगाया कि येहुआन को क्राफ्टिंग प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कम से कम 2 से 3 महीने या आधे साल की भी आवश्यकता होगी। लेकिन येहुआन ने मिशन को पूरा करने में केवल आधा महीना बिताया। सर्वोच्च बुजुर्ग, यही अंत है। चीजें पहले से ही यहाँ हैं, क्या आप हैं? येहुआन ने ग्रैंड एल्डर पर अपनी बाहें हिला दी। ये दर्शाता है कि भुगतान करने का समय आ गया है। यद्यपि सर्वोच्च बुजुर्ग चकित थे, फिर भी उन्होंने अपने सामने तथ्यों पर विश्वास किया। इस प्रकार उसने सीधे अपनी भंडारण अंगूठी से क्रिस्टल का एक बैग निकाला और इसे येहुआन को फेंक दिया। एक पृथ्वी हथियार की कीमत 2 लाख मध्य श्रेणी के क्रिस्टल है, उनमें से 10 की कुल लागत 2 मिलियन होगी। एक युआन गोली की कीमत 10,000 मध्य श्रेणी के क्रिस्टल है, इसलिए 100 गोलियां 10 लाख होंगी। टीएसके, मैंने एक बार में 3 मिलियन में ग्रेट क्रिस्टल अर्जित किए हैं। बहुत बढ़िया। उद्धरण चिन्ह। येहुआन ने कपड़े का थैला लिया और उसे खोला। वास्तव में अंदर शीर्ष श्रेणी के क्रिस्टल थे, हालांकि उसने उन्हें ध्यान से नहीं गिना। सर्वोच्च बुजुर्ग निश्चित रूप से उसे धोखा नहीं देंगे। धन्यवाद सर्वोच्च बुजुर्ग, येहुआन ने जल्दबाजी में अपना आभार व्यक्त किया। चूहा, तुम बस एक राक्षस हो। यहाँ तक कि सर्वोच्च बुजुर्ग भी एक दिन में केवल 2 युआन गोलियों को परिष्कृत कर सकते हैं, और आप। सर्वोच्च बुजुर्ग इतने हैरान थे कि वह अवाक रह गए। सोआरिंग हेवन मैंशन के मुख्य कीमियागर एक दिन में केवल 2 युआन गोलियां और आधे महीने में अधिकतम 30 गोलियां ही परिष्कृत कर सकते थे। दूसरी ओर येहुआन की संख्या उनकी संख्या से 3 गुना थी। अंतर कुछ ज्यादा ही था। सर्वोच्च बुजुर्ग, आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद, येहुआन ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर उसने सुप्रीम एल्डर से कहा कि वह 5 मिनट से भी कम समय में सभी गोलियों को परिष्कृत कर सकता है, तो सुप्रीम एल्डर निश्चित रूप से इतना चौंक जाएगा कि उसके मस्तिष्क से खून बह जाएगा। ब्रेट, सोआरिंग हेवन मैंशन में आपका योगदान आपके पिता से कहीं अधिक है। लेकिन मैंने लियुआन पिल की कुछ सामग्रियों का उपयोग कर लिया है, और यही बात अर्थ वेपन की सामग्रियों पर भी लागू होती है। सामग्री आने पर मैं आपको कॉल करूंगा, सुप्रीम एल्डर ने कहा। फिर उसने अचानक कुछ सोचा और जारी रखा। आप केवल 3 महीने के लिए सोआरिंग हेवन मैंशन में रहे हैं, और आप अर्ली टू प्रोफाउंड क्षेत्र से हाफ सटेप ओरिजिन कोर क्षेत्र तक पहुंच गए हैं। अपनी खेती में बहुत जल्दी सुधार करना अच्छा नहीं है। हाल ही में हॉल ऑफ एक्सपीरियंस ने एक अच्छा मिशन जारी किया है। आप इसे स्वीकार कर सकते हैं और दिव्य कोर क्षेत्र के लिए तैयारी कर सकते हैं। मिशन? ये किस तरह का मिशन है? येहुआन ने उत्सुकता से पूछा। ये 100 साल पहले का एक मिशन है। राख से एक बुरी शक्ति उठी है, और मुझे लगता है कि इसे जानवर भगवान संप्रदाय कहा जाता है। ये जानवर ईश्वर संप्रदाय आत्मा जानवरों और यहाँ तक कि गहरे जानवरों को भी नियंत्रित कर सकता है। आप जा सकते हैं और देख सकते हैं। इसके अलावा इन नेबुला तलवारों में से एक लें। ऐसा कहने के बाद सर्वोच्च बुजुर्ग ने नेबुला तलवार येहुआन की ओर फेंक दी। बीस्ट गॉड सेक्ट नाम सुनकर येहुआन का शरीर कांप उठा। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि बीस्ट गॉड संप्रदाय गहरे जानवरों को भी नियंत्रित कर सकता है। लेकिन यह एक अच्छी बात थी। वह अंततः गहरे जानवरों का शिकार कर सकता था और उनके नेबुला कोर प्राप्त कर सकता था। वह गहन सूर्य साम्राज्य में भी लौट सकता था और चारों ओर देख सकता था। उसके बाद येहुआन चला गया। मूल रूप से येहुआन सुप्रीम एल्डर से कुछ अर्थ रैंक मार्शल कौशल प्राप्त करने की अनुमति मांगना चाहते थे। लेकिन चूंकि उन्होंने 3 मिलियन मध्य रैंक के क्रिस्टल पत्थर प्राप्त कर लिए थे, इसलिए उन्हें डिवोरिंग सिस्टम के बिंदुओं का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी। आखिरकार डिवोरिंग सिस्टम में अर्थ रैंक मार्शल कौशल सभी उच्च गुणवत्ता वाले थे। हुआन के चले जाने के बाद लिंशी यह पूछे बिना नहीं रह सके, सर्वोच्च बुजुर्ग, क्या उनसे बीस्ट गॉड संप्रदाय को खत्म करने के लिए कहना थोड़ा अनुचित नहीं है? चिंता मत करो, यह आदमी ये चोट से कमजोर नहीं है। ये सिर्फ एक गहरा जानवर है, यह उसके लिए खतरा नहीं होगा। सुप्रीम एल्डर को बिल्कुल भी आपत्ति नहीं थी। उन्हें येहुआन पर बहुत भरोसा था। अल्पिराम, सुप्रीम एल्डर का स्थान छोड़ने के बाद येहुआन को एक यादृच्छिक स्थान मिला और उसने कुछ उच्च रैंक वाले क्रिस्टल को खाना शुरू कर दिया। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि 200 से अधिक शीर्ष श्रेणी के क्रिस्टल निगलने के बाद उसके शरीर में जिंदानसार नहीं बढ़ा। डिंग, मेजबान की कोर ऊर्जा ऊपरी सीमा तक पहुंच गई है। मेजबान एक गहरे जानवर के कोर को खाकर टूट सकता है। क्या मुझे किसी भी अन्य सामान्य योद्धाओं की तरह एक गहन जानवर के कोर की आवश्यकता है? उद्धरण चिन्ह। येहुआन ने सदमे में कहा। उसने सोचा कि वह बिना किसी बाधा के दिव्य मूल क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। चूंकि मैं अब अपनी कोर ऊर्जा नहीं बढ़ा सकता, इसलिए मैं इन क्रिस्टलों को बाद में उपयोग के लिए रखूंगा। येहुआन ने एक पल के लिए सोचा, फिर वह गहन विभाग में लौट आया। रास्ते में उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए कुछ अर्थ रैंक मार्शल कौशल और यहाँ तक कि एक मिड रैंक अर्थ रैंक मार्शल कौशल का आदान प्रदान किया। अभी वह वास्तव में एक दिव्य कोर योद्धा को ढूंढना और उससे लड़ना चाहता था। जहां तक हेवनली रैंकिंग के शीर्ष 5 में जगह बनाने की बात है, वह जल्दी में नहीं थे। शायद जब तक वह वापस आएगा तब तक वह एक दिव्य कोर योद्धा होगा। लेकिन जब वह गहन विभाग में लौटे तो उन्होंने देखा कि आंगन में प्राकृतिक युवान ऊर्जा तेजी से कम हो रही थी। किसी ने तोड़ दिया था। शांत जेड पेंडेंट और सोल गैदरिंग फॉर्मेशन वास्तव में प्रभावी है। उन्होंने इतने कम समय में सफलता हासिल की। ऐसा लगता है कि बीस्ट गॉड संप्रदाय के रास्ते में मेरा साथ होगा। येहुआन आंगन में बैठा और मन ही मन सोचा। उन्होंने मान लिया कि सोंग सुइजिंग निश्चित रूप से जाएगा और बीस्ट गॉड संप्रदाय को भी खत्म कर देगा। आखिरकार बीस्ट गॉड संप्रदाय ने सभी 4 राजवंशों में घुसपैठ कर ली थी और कुछ महान सांग राजवंश में भी थे। जल्द ही सोंग सुइजिंग सफलतापूर्वक सफल हो गया। उसके बाद उसने दरवाजा खोला और बाहर चली गई। बधाई हो, येहुआन ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। ये सब आपके सोल गैदरिंग फॉर्मेशन और शांत जेड पेंडेंट के लिए धन्यवाद है। उनके बिना मैं इतनी जल्दी आगे नहीं बढ़ पाता। सोंग सुइजिंग ने येहुआन की ओर जॉगन की ओर बैठ गए। उसने अचानक अपना हाथ बढ़ाया और खिलखिलाकर बोली, आपने वादा किया था कि आश्चर्य कहाँ है? आपको यह अच्छी तरह याद है, इसे ले लो। येहुआन ने अपने भक्षण स्थान से 6 युआन की गोली निकालते हुए कहा। यह क्या है? सोंग सुइजिंग का लुक। हाँ, येहुआन मुस्कुराया और कहा, इसके सेवन के बाद आपको पता चल जाएगा। मैं इसे परिष्कृत करने में आपकी सहायता करूंगा। सोंग सुइजिंग ने इस पर संदेह नहीं किया और इसे सीधे निगल लिया। येहुआन ने भी एक हाथ बढ़ाया और उसे अपने कंधे पर रखा, धीरे से कुछ डैन एसेंस से गुजरते हुए।
डॉट 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 डॉट। हो नहीं, यह एक 6 युआन गोली है, ये सीधे कोर एनर्जी बना सकती है। इससे आपको कोर एनर्जी बनाने के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ये हुआन ने मुस्कुराते हुए कहा। भले ही एक चरम ट्रू प्रोफाउंड क्षेत्र के योद्धा के पास अर्थ रैंक खेती कौशल हो, फिर भी कोर एनर्जी का पहला धागा बनाना बहुत मुश्किल होगा। यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी थे जो वर्षों से ट्रू प्रोफाउंड क्षेत्र में फंसे हुए थे, दिव्य कोर क्षेत्र में प्रवेश करने में असमर्थ थे। लेकिन इस 6 युआन गोली के साथ एक योद्धा सीधे कोर एनर्जी बना सकता है और इससे उसका बहुत समय और प्रयास बचेगा। ये 6 युआन गोली, क्या ये ग्रैंड है? नहीं, क्या ये वही है जिसे मास्टर ने आपसे करने के लिए कहा था? सोंग सुईजिंग ने अचानक पूछा। ये हुआन ने अपना सिर हिलाया। ये बहुत महंगा है ना? सोंग सुईजिंग ने डरते डरते पूछा। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं बचे थे और वह इस तरह की दिव्य गोली नहीं खरीद सकती थी। ज्यादा नहीं, सिर्फ 10,000 मिड रैंक क्रिस्टल, ये हुआन ने लापरवाही से कहा। 10,000 मध्य रैंक क्रिस्टल? सोंग सुईजिंग ने अपनी आंखें चौड़ी की और आश्चर्य से चिल्लाया, मेरी शरद ऋतु जल तलवार की कीमत केवल 1500 मध्य रैंक क्रिस्टल है। बात मत करो, इसे परिष्कृत करने पर ध्यान केंद्रित करो। कुछ मिनट बाद ये हुआन ने सोंग सुईजिंग को 6 युआन गोली को परिष्कृत करने में मदद की। ठीक इसी समय सोंग सुईजिंग ने पहले ही अपने शरीर में कोर एनर्जी का गठन कर लिया था और उसकी खेती की गति आम लोगों की तुलना में बहुत तेज होगी। हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं सिर्फ एक दिन में 2 स्तरों को पार कर पाऊंगा, बहुत बहुत धन्यवाद। सोंग सुईजिंग इतनी उत्साहित थी कि उसने ये हुआन के चेहरे को गले लगाया और उसे चूमा, जिससे वह लगभग डरकर मर गया। मुझे इस तरह मत चूमो, नहीं तो लोग सोचेंगे कि तुम मेरी प्रेमिका हो। ये जुबान चुपके से मन ही मन हंस रहा था। क्या गलत है? आप ही हैं जिसे छड़ी का छोटा सिरा मिला, सोंग सुईजिंग ने असंतुष्ट अंदाज में कहा। मुझे इस तरह मत देखो, मैं जहां भी जाऊंगा वहां खूबसूरत लड़कियां खुद को मुझ पर फेंक देंगी। ये हुआन ने बेरुखी से खर्राटे लेते हुए कहा, कल मैं एक अनुभवात्मक मिशन करने के लिए सोआरिंग हेवन मैंशन छोड़ दूंगा, क्या आप आ रहे हैं? अनुभवात्मक मिशन? जरूर, आप कहाँ जा रहे हैं? सोंग सुईजिंग कुछ महीनों के लिए सोआरिंग हेवन मैंशन में रुके थे और टहलने के लिए बाहर जाना चाहते थे। बीस्ट गॉड संप्रदाय पुनर्जीवित हो गया है और पूरा पूर्वी क्षेत्र अराजकता में है। इस बार मैं जानवर भगवान संप्रदाय को खत्म करने के लिए पहाड़ से नीचे जा रहा हूँ। मैंने सुना है कि आपके महान सांग राजवंश में हुआन जानवर भी हैं और आपके दादा पहले ही वापस आ चुके हैं, ये हुआन ने कहा। ये सुनने के बाद सोंग सुईजिंग आश्चर्य से चिल्लाया, क्या? हुआन जानवर? उद्धरण चिन्ह। ये सही है, हुआन बीस्ट सभी 4 राजवंशों में दिखाई दिए हैं और आपका ग्रेट सॉन्ग राजवंश भी ऐसा ही करता है। इसके अलावा आप और मैं दोनों आधे चरणीय ओरिजिन कोर क्षेत्र में पहुंच गए हैं और हमारे पास अभी भी हुआन बीस्ट के आंतरिक कोर को तोड़ने की कमी है। इस बार हम इस अवसर का उपयोग तोड़ने में सक्षम हो सकते हैं। ये हुआन ने सिर हिलाया। हारने का समय नहीं है, हम तुरंत चले जाएंगे। सोंग सुईजिंग तुरंत खड़े हो गए। ये हुआन ने चौंक कर कहा, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? अगर हम एक दिन देर से आते हैं तो मेरे महान सांग राजवंश के कई नागरिक मर जाएंगे। चलो चलें, हम अनुभवात्मक मिशन को स्वीकार करेंगे। सोंग सुईजिंग ने सीधे ये हुआन का हाथ पकड़ लिया और एक्सपेरिमेंटल हॉल की ओर भाग गया। दोनों के हाथ पकड़े हुए दृश्य को चारों ओर टहल रहे शिष्यों ने भी देखा। सोंग सुईजिंग ने कुछ भी गलत नहीं देखा, लेकिन ये हुआन ने किया। लड़की द्वारा पकड़े जाने का एहसास बुरा नहीं है। ये लड़की दिखने में बुरी नहीं है, हालांकि वह मेरी शारीरिक उम्र से 1 साल बड़ी है, लेकिन उसे स्वीकार करना कोई बुरा विकल्प नहीं है। ग्रेट सॉन्ग राजवंश की राजकुमार पत्नी टीएस। ये हुआन अपने दिल में कल्पना कर रहा था, जिसके बारे में बोलते हुए इस दुनिया में स्थानांतरित होने के बाद उन्होंने कुछ भी नहीं किया था और केवल ये जानते थे कि स्तर कैसे बढ़ाया जाए। अब यह एक लड़की के साथ बसने का समय था और कुछ ऐसा करने के लिए जो वयस्कों को करना पसंद है। ये जानना था कि इस संसार में 16 वर्ष की आयु को वयस्क माना जाता था। उस समय कोई भी शादी कर सकता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें सोंग सुईजिंग काफी पसंद आया। इसके अलावा सोंग सुईजिंग की योग्यता बुरी नहीं थी। ये हुआन के पास अब उसे एक सुपर विशेषज्ञ में बदलने की क्षमता थी। जब तक उनके स्तरों के बीच का अंतर बड़ा नहीं होगा, वह एक अच्छी साथी होगी। अल्पिराम दोनों एक्सपेरिमेंटल हॉल पहुंचे। ये हुआन आगे बढ़े और कहा, जूनियर भाई, मैं बीस्ट गॉड संप्रदाय को नष्ट करने के मिशन को स्वीकार करना चाहता हूं। तो यह वरिष्ठ भाई ये है, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप किस साम्राज्य को स्वीकार करना चाहते हैं? एक शिष्य ने पूछा। महान गीत राजवंश, ये हुआन ने सीधे उत्तर दिया। यह शिष्य एक पल के लिए झिझका, मुझे क्षमा करें वरिष्ठ भाई, ये ग्रेट सॉन्ग राजवंश में पहले से ही बहुत सारे लोग हैं। एल्डर सॉन्ग चेंग पहले ही कई लोगों को ला चुका है। इतना ही नहीं, ग्रेट जोहू राजवंश और ग्रेट यान राजवंश एक ही हैं, इसलिए केवल ग्रेट तांग राजवंश ही बचा है। उद्धरण चिन्ह। अध्याय का अंत। ग्रेट सॉन्ग राजवंश में बहुत सारे लोग हैं। सुईजिंग गीत थोड़ा स्तब्ध रह गया। तो फिर इसे भूल जाओ। ग्रेट सॉन्ग राजवंश में बहुत सारे लोग हैं, क्या यह अच्छा नहीं है? ये हुआन ने कहा। उनके अनुस्मारक के बाद सोंग सुईजिंग ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की। ज्यादा लोगों का होना अच्छा था। सोआरिंग हेवन मैंशन अभिजात वर्ग से भरा हुआ था। ग्रेट सॉन्ग राजवंश में बीस्ट गॉड संप्रदाय के शेष सदस्यों को संभवतः बहुत जल्द ही समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन महान तांग राजवंश। सोंग सुईजिंग थोड़ी चिंतित थी क्योंकि वह ये हुआन की ओर देखने लगी थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ये हुआन पहले जैसा नहीं हूँ। यदि टैंग जून प्रकट होने का साहस करता है तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि वह वापस न लौटे, ये हुआन ने आत्मविश्वास से कहा। तांग जून, जिसने उस पर चुपचाप हमला किया था और भाग गया था, ग्रेट तांग राजवंश में वापस भाग गया होगा। इतना ही नहीं, लापता तांग तियान ने भी ऐसा ही किया होगा। हालांकि सोआरिंग हेवन मैंशन में ग्रेट तांग राजवंश का प्रभाव ध्वस्त हो गया था, लेकिन सोआरिंग हेवन मैंशन तांग जून के कारण पूरे ग्रेट तांग राजवंश को नष्ट नहीं कर सका। हालांकि इस वजह से महान तांग राजवंश के बहुत से लोग नहीं गए। यहाँ तक कि जो लोग मूल रूप से ग्रेट तांग राजवंश के थे वे भी वही थे। उन्होंने अपने परिवारों के लिए ग्रेट तांग राजवंश छोड़ने की व्यवस्था की थी। चूंकि कोई नहीं गया, ये हुआन को लाभ होगा। चूंकि आप इतने आश्वस्त हैं तो आइए ग्रेट टैंग राजवंश पर चलते हैं। सोंग सुईजिंग ने सहमति में सिर हिलाया। ठीक है सीनियर ब्रदर, ये जूनियर सिस्टर सोंग, ये ग्रेट तांग राजवंश में बीस्ट गॉड संप्रदाय के गढ़ की जानकारी है, कृपया सावधान रहें। शिष्य ने ये हुआन को कुछ भेड़ की खाल के स्क्रॉल सौंपे।
येहुआन ने उन्हें खोला और देखा। तारांकन के संपूर्ण महान तांग राजवंश छिद्रों से भरा हुआ था। प्रत्येक काउंटी में बीस्ट गॉड संप्रदाय के अवशेष थे। महान तांग राजवंश खतरे में था। टीएस तांगजून, तुम मुझ पर चुपचाप हमला करने का साहस करते हो। देखो, क्या मैं तुम्हारे खजाने को साफ नहीं लूटता। येहुआन के मन में तुरंत एक योजना थी। आप किस बात पर हंस रहे हैं? बहुत मनहूस। सोंग सुइजिंग ने उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखा। कुछ नहीं, चलो चलें। येहुआन ने बोलना समाप्त करने के बाद सोंग सुइजिंग को मैनर ऑफ हेल में लाया, जहां सोआरिंग स्काई ग्रेट रॉक्स रखे गए थे। फिर उन्होंने एक सच्चा गहरा क्षेत्र सोआरिंग स्काई ग्रेट रॉक्स उठाया। ट्रू प्रोफाउंड दायरे के सोआरिंग स्काई रॉक को केवल एड्रेस रोल के शीर्ष 20 में स्थान पाने वाले शिष्यों द्वारा उधार लिया जा सकता था, और येहुआन को भी स्थान दिया गया था। हालांकि उसकी गति तेज थी। अगर वह सोंग सुइजिंग को साथ लाता तो शायद तांग राजवंश तक पहुंचने में कई महीने लग जाते। येहुआन का सोआरिंग स्काई रॉक ट्रू प्रोफाउंड दायरे में था। यदि वे सामान्य रूप से उड़ान भरते हैं तो उन्हें ग्रेट तांग राजवंश तक पहुंचने के लिए आधे महीने की आवश्यकता होगी। यदि वे लगातार उड़ान भरते तो इसमें केवल 7 दिन लगते। सोआरिंग स्काई रॉक एक आध्यात्मिक जानवर था, भले ही वह लगातार उड़ता था। यह 1 महीने तक थका नहीं होगा, इसलिए 7 दिन इसके लिए कुछ भी नहीं था। इन 7 दिनों के दौरान येहुआन और सोंग सुइजिंग ने अपना समय सोआरिंग स्काई रॉक के पीछे बिताया। वहीं येहुआन ने भी जानकारी पर एक नज़र डाली। ग्रेट तांग राजवंश में 2 हुआन जानवर हो सकते हैं, एक दक्षिण में था और दूसरा उत्तर में था। जहां तक महान तांग राजवंश की शाही राजधानी का सवाल है, यह उत्तर में स्थित थी, इसलिए येहुआन का पहला गंतव्य शाही राजधानी था। सोंग सुइजिंग को येहुआन की योजना के बारे में भी पता था और वह ग्रेट तांग राजवंश की शाही राजधानी में भी रुचि रखती थी, इसलिए वह तुरंत सहमत हो गई। ग्रेट तांग राजवंश और ग्रेट सोंग राजवंश के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। यदि तांगजून को शामिल नहीं किया गया था तो ग्रेट सोंग राजवंश में केवल 2 हाफ सटेप ओरिजिन कोर योद्धा थे और वे दोनों दिव्यकोर क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते थे। येहुआन दिव्यकोर योद्धाओं से भी नहीं डरता था, इसलिए ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वह इन 2 हाफ सटेप ओरिजिन कोर योद्धाओं से डरे। यहाँ तक कि अगर तांग शून्य यहाँ था तो ये बेकार होगा। 7 दिन बाद वे अंततः महान तांग साम्राज्य में प्रवेश कर गए। रास्ते में उन्होंने कई साम्राज्यों को देखा जो गहरे संकट में थे। ऐसा लग रहा था कि बीस्ट गॉड संप्रदाय ने लंबे समय से इसकी योजना बनाई थी और वे पूरे पूर्वी क्षेत्र को नष्ट करने की तैयारी कर रहे थे। हालांकि सोआरिंग हेवन मैंशन पूर्वी क्षेत्र का अधिपति था और वे पूर्वी क्षेत्र की शांति बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे। निस्संदेह वे केवल पशु परमेश्वर संप्रदाय को कहर बरपाते हुए नहीं देखेंगे। ठीक इसी समय सोआरिंग हेवन मैंशन खाली था। कई शिष्यों, अभिभावकों और यहाँ तक कि बुजुर्गों को भी भेजा गया था। एक और दिन बाद येहुआन और सोंग सुइजिंग ग्रेट तांग राजवंश की शाही राजधानी के ऊपर हवाई क्षेत्र में पहुंचे। जानकारी के अनुसार ग्रेट तांग राजवंश की शाही राजधानी के पूर्वी क्षेत्र में एक हुआन जानवर है, लेकिन ये जानकारी काफी समय पहले की है। चलो पहले जाकर अपने पुराने दोस्त से मिलते हैं। सोआरिंग हेवन रॉक पर सवारी करते समय येहुआन मुस्कुराए। पुराना दोस्त। सोंग सुइजिंग एक पल के लिए चौंक गई, फिर उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसकी बड़ी आंखों में एक लालची अभिव्यक्ति टिमटिमा रही थी। क्या हम अभी ग्रेट तांग राजवंश की शाही राजधानी को लूटने जा रहे हैं? आप कैसे कह सकते हैं लूट? हमें कुछ दिलचस्पी मिलने वाली है, लेकिन हुआन जानवर को मारने के बाद हम इस बारे में बात करेंगे। उद्धरण चिन्ह। येहुआन ने उसे सुधारा। हम पहले हुआन जानवर को क्यों मारने जा रहे हैं? हम नहीं जानते कि हुआन जानवर अभी कहाँ है। गीत सुइजिंग ने अपनी बड़ी आंखें झपकाईं और असमंजस में पूछा। यह आसान है, आइए शाही परिवार से पूछें, उनके पास निश्चित रूप से कुछ जानकारी होगी, येहुआन ने कहा। फिर उन्होंने सोआरिंग हेवन रॉक से कहा, नीचे जाओ। सोआरिंग हेवन रॉक को समझ में आ गया और उसने तुरंत झपट्टा मार दिया। अरे नहीं, शाही राजधानी के पास एक अज्ञात हुआन जानवर है। तुरंत सम्राट को रिपोर्ट करें। नहीं, मैं इसे धनुष और तीर से नहीं मार सकता। शूट करने के लिए क्या है? हमारे सैनिकों को इकट्ठा करो और हमला करो। रुको, ये सोआरिंग हेवन मैंशन के सोआरिंग हेवन रॉक जैसा दिखता है। यह नीचे एक गड़बड़ थी, लेकिन किसी ने अभी भी सोआरिंग हेवन रॉक को पहचान लिया। क्या उड़ता हुआ स्वर्ग रॉक? ये सोआरिंग हेवन मैंशन का दूत है। उद्धरण चिन्ह। बिखरो, तितर बितर हो जाओ और सोआरिंग हेवन मैंशन के दूत का स्वागत करो। इंपीरियल कैपिटल के सामने गार्ड तितर बितर हो गए और सोआरिंग हेवन रॉक के उतरने का रास्ता बना लिया। थोड़ी देर आसमान में रहो, वह बाद में हमें लेने आएगा। येहुआन ने सोआरिंग हेवन रॉक का सिर थपथपाया, फिर सोंग सुइजिंग को खींचा और नीचे कूद गया। उसके बाद सोआरिंग हेवन रॉक ऊपर उठा और आकाश में मंडराया। येहुआन और सोंग सुइजिंग के उतरने के बाद एक सुनहरे बख्तरबंद जनरल बाहर निकला और अपनी मुठ्ठियां पकड़ ली। अभिवादन भगवान दूत। अब जब येहुआन और सोंग सुइजिंग ने सोआरिंग हेवन मैंशन के आधिकारिक शिष्य वस्त्र पहने हुए थे तो उन्हें पहचानना आसान था। येहुआन ने कहा, मैं आपके सम्राट को देखना चाहता हूँ। हाँ, मैं अब आपको रिपोर्ट करूंगा, सुनहरे बख्तरबंद जनरल ने कहा और येहुआन और सोंग सुइजिंग को शाही राजधानी में ले गए। वे हड़बड़ी में चले गए। आखिरकार संपूर्ण महान तांग राजवंश पीड़ा की खाई में था। अब जब सोआरिंग हेवन मैंशन के शिष्य यहाँ आने के लिए आए थे तो ये स्पष्ट था कि वे मदद के लिए यहाँ आए थे। जनरल, क्या कोई और आया? रास्ते में येहुआन ने पूछा। नहीं, आप दोनों सबसे पहले आते हैं। स्वर्ण बख्तरबंद जनरल ने अपना सिर हिलाया। येहुआन और सोंग सुइजिंग थोड़े स्तब्ध थे। ऐसा लगता था कि ग्रेट तांग राजवंश के लोग बहुत लोकप्रिय नहीं थे। सब मदद करने आए। फिर क्या आपका युवराज और सेवानिवृत्त सम्राट वापस आए? येहुआन ने पूछना जारी रखा। मुकुट राजकुमार, सेवानिवृत्त सम्राट। स्वर्ण बख्तरबंद जनरल एक पल के लिए रुका, फिर अपना सिर हिलाया और कहा, मैंने उन्हें भी नहीं देखा। हो सकता है कि क्राउन प्रिंस और सेवानिवृत्त सम्राट एक पक्षी प्रकार के आत्मा जानवर पर सवार थे, इसलिए वे शाही राजधानी के प्रवेश द्वार से अंदर नहीं आए। येहुआन का दिल बैठ गया। टैंगजून द्वारा उस पर गुप्त हमला करने के बाद वह सजा के डर से भाग गया। इतना ही नहीं, तांग तियान भी बिना किसी निशान के गायब हो गया। किसी को नहीं पता था कि वह कहाँ गया। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने महान तांग राजवंश को त्याग दिया हो? उन्हें अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए था। वे चुपके से लौट आए होंगे। वह तांगजून शायद झिझक रहा है। यदि वह रहस्यमय जानवरों को मार डालेगा तो उसका ठिकाना उजागर हो जाएगा। येहुआन ने मन में सोचा। अध्याय का अंत। थोड़ी देर के बाद येहुआन ग्रेट तांग राजवंश के सम्राट के शयनकक्ष में पहुंचे। इस समय पहले से ही कई अधिकारी शयनकक्ष के सामने उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। वाइस कमांडर यहाँ क्यों है?
उसके पीछे 2 लोग कौन हैं? उनके कपड़े परिचित लगते हैं। वे सोअरिंग स्काई मैंशन के आधिकारिक शिष्य हैं। हम बच गए हैं। सोअरिंग स्काई मैंशन मदद के लिए यहाँ है। सम्राट के साथ क्या गलत है? साम्राज्य पहले से ही ऐसी स्थिति में है, वह कोई उपाय क्यों नहीं कर रहा है? अधिकारियों की निगरानी में ये हुआन सम्राट के शयनकक्ष के सामने पहुंचे। अधिकारी तुरंत चुप हो गए। वे अब ये हुआन और सोंग रुइपिंग के बारे में बात करने की हिम्मत नहीं करते थे। हालांकि ये हुआन ने उनकी पिछली चर्चा सुनी थी। ये जुबान ने तुरंत पलट कर पूछा, तुम सब यहाँ क्यों इकट्ठे हो? अधिकारी सत्ते में आ गए। उन्हें नहीं पता था कि ये हुआन उनके बारे में पूछ रहा था। तुम बाहर आओ और मुझे उत्तर दो। ये हुआन ने एक पेट वाले अधिकारी की ओर इशारा किया। मोटा अधिकारी धीरे से बाहर चला गया और कहा, मेरे भगवान, हम यहाँ सम्राट से जानवर भगवान संप्रदाय को नष्ट करने के लिए सेना भेजने के लिए कहने आए हैं। सैनिक भेजें। ये सुनकर ये हुआन की अभिव्यक्ति बदल गई। उसने आश्चर्य से कहा, मुझे यह मत बताओ कि तुम्हारा सम्राट मृत्यु से डरता है और उसने अपने सभी सैनिकों को शाही राजधानी में इकट्ठा कर लिया है। जब वह पहले सोरिंग स्काई रॉक की सवारी कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि शाही राजधानी के आसपास कई सैन्य शिविर थे। जब से बीस्ट गॉड संप्रदाय का उदय हुआ है, सम्राट ने कोई कार्रवाई नहीं की है। अब जबकि पूरा साम्राज्य खतरे में है, अगर वह कुछ नहीं करता रहा तो मुझे डर है कि पूरा साम्राज्य ऐसा करेगा। मोटे अधिकारी ने गंभीर भाव से कहा, लॉर्ड ग्रैंड चांसलर, क्या आप सम्राट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं? कोई तुरंत असंतोष में बाहर खड़ा था। ये सही है, सम्राट ऐसा क्यों कर रहा है, इसका कोई कारण होना चाहिए। मुझे विश्वास है कि सम्राट जल्द ही बाहर आ जाएंगे। अधिकारियों के एक समूह ने महान तांग राजवंश के सम्राट का बचाव किया। क्या वह सिर्फ काय नहीं है? मैं विश्वास नहीं कर सकता कि इतने सारे लोग उस पर विश्वास करते हैं, सोंग सुइजिंग धीरे से बुदबुदाया। हालांकि जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एक अन्य व्यक्ति खड़ा हुआ और जोर से बोला, छोटी लड़की, हालांकि तुम सोअरिंग स्काई मैंशन की दूत हो, तुम महान तांग राजवंश के सम्राट के बारे में ऐसा नहीं कह सकती। ये व्यक्ति एक जनरल था। उसके बाहर खड़े होने के बाद अन्य लोग तुरंत पीछे चले गए। अगर वह काय नहीं है तो क्यों? उसने अपने सभी सैनिकों को शाही राजधानी के चारों ओर तैनात क्यों किया और बीस्ट टाइड द्वारा रौंदे गए शहरों को क्यों नहीं बचाया? सुइजिंग गीत ने जवाब दिया, सम्राट के अपने विचार होने चाहिए। आइए बेतहाशा अनुमान न लगाएं। ये सही है, ये होना ही चाहिए। महान तांग राजवंश निश्चित रूप से महान तांग राजवंश में सक्षम होगा। मंत्रियों के समूह को अब भी विश्वास नहीं था कि किसी देश का सम्राट काय होता है। डॉट 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 ये हुआन बीस्ट गॉड धर्म के उदय के बाद यहाँ तक कि छोटे साम्राज्य भी विरोध करने के लिए सेना भेजेंगे। लेकिन महान तांग राजवंश 4 महान साम्राज्यों में से एक था, वे कुछ भी कैसे नहीं कर सकते थे। ये हुआन मिंग का तांग जून को वापस लौटना चाहिए था। अगर उसने कोई कदम नहीं उठाया होता तो भी उसने उन्हें दबाने के लिए बड़ी संख्या में सैनिक नहीं भेजे होते। राजघराने की बेरुखी के पीछे साजिश तो होनी ही चाहिए। उद्धरण चिन्ह। ये हुआन ने मन में सोचा। ठीक इसी समय रिपोर्ट करने के लिए गया सुनहरा बख्तरबंद जनरल बाहर आया। महान दूत, मुझे खेद है, सम्राट की तबीयत ठीक नहीं है और उनके लिए आपसे मिलना सुविधाजनक नहीं है। कृपया अभी महल में रहना। ये हुआन ने उसके मन में उपहास किया। यह अजीब होगा यदि सम्राट के पास अपनी आस्तीन में कोई चाल न हो। संपूर्ण महान तांग राजवंश गहरे संकट में था। वे यहाँ बीस्ट गॉड संप्रदाय को खत्म करने में मदद करने के लिए थे, लेकिन सम्राट बाहर नहीं आए और इसके बजाय उन्हें महल में रहने के लिए कहा। ठीक है, मैं उस अंधेरे जानवर को मार डालूंगा, फिर मैं वापस आऊंगा और देखूंगा कि यह सम्राट क्या योजना बना रहा है। ये हुआन ने एक पल के लिए सोचा, फिर वह मुड़ा और कहा, हर कोई, मैं यहाँ जानवर भगवान संप्रदाय को खत्म करने के लिए हूँ। क्या किसी को पता है कि वह काला जानवर कहाँ गया था? उनकी बात सुनते ही सभी अधिकारियों की आंखें चमक उठीं। जिस जनरल ने अभी सोंग सुइजिंग से बात की, उसने कहा, वह डार्क बीस्ट अविश्वसनीय रूप से मजबूत है, यहाँ तक कि एक दिव्यकोर योद्धा को भी इसे निपटने में कठिनाई होगी। इसने कुछ शहरों को नष्ट कर दिया है और कुछ दिन पहले यह शाही राजधानी के पूर्व की ओर चला गया था। ये कैसा दिखता है? ये हुआन ने पूछना जारी रखा। ये 2 सिर वाला एक विशाल सांप है, उनमें से एक आग उगल सकता है और दूसरा जहर उगल सकता है। यदि किसी को जहर मारा जाता है तो वह तुरंत नष्ट हो जाएगा। जनरल ने जवाब दिया। उन्होंने जो कहा उसे सुनने के बाद सोंग सुइजिंग भी आश्चर्य से चिल्लाया, यह एक दोहरे सिर वाला जहर का पैमाना है। ये हुआन डार्क बीस्ट के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन उसने बहुत ज्यादा नहीं पूछा, वह सिर्फ खुद को देखना चाहता था। उसने तुरंत अपनी मुट्ठी को जकड़ लिया और कहा, ठीक है, हम दोनों जाएंगे और इसे आपके लिए खत्म कर देंगे। विदाई महान दूत। अल्पिराम अल्पिराम। ये हुआन और सोंग सुइजिंग ने शाही राजधानी छोड़ दी। फिर वे सोरिंग स्काई रॉक पर सवार हुए और शाही राजधानी की ओर चले गए। उन्होंने पूर्व से शाही राजधानी की ओर उड़ान भरी। ये हुआन महान तांग राजवंश के सम्राट काय नहीं लगते? सोअरिंग स्काई रॉक पर सोंग सुइजिंग पूछने से खुद को नहीं रोक सका। हाँ, महान तांग राजवंश के पास कुछ अकथनीय रहस्य हैं। क्या आप जानते हैं कि मैंने अभी प्रवेश द्वार पर कौन सी ध्वनि सुनी? ये हुआन ने पलटकर पूछा। क्या कोई आवाज थी? मैंने इसे क्यों नहीं सुना? गीत सुइजिंग ने बहुत भ्रमित होकर अपनी बड़ी आंखें झपकाईं। हाँ, यह नीचे था। मेरा शरीर तुमसे कई गुना मजबूत है, मैंने एक जानवर की दहाड़ सुनी। ये हुआन ने सिर हिलाया। इतना ही नहीं, उनकी इंटरमीडिएट 100 बीस्ट्स ब्लडलाइन ने भी इसे महसूस किया। शाही राजधानी के नीचे कम से कम डार्क बीस्ट स्तर पर एक शक्तिशाली प्राणी प्रतीत होता था। जानवर दहाड़ता है। सोंग सुइजिंग स्तब्ध रह गए और सदमे में कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि महान तांग राजवंश का शाही परिवार जानवर भगवान संप्रदाय से संबंधित हो? स्मार्ट। ये हुआन थोड़ा मुस्कुराया। उसे स्मार्ट लड़कियां पसंद थी, उसे समझाने की जरूरत नहीं थी। और ठीक है, मुझे याद है कि बीस्ट गॉड संप्रदाय की स्थापना 100 साल पहले महान तांग राजवंश में हुई थी। बाद में महान तांग राजवंश इसे संभाल नहीं सका, इसलिए उन्होंने सोअरिंग हेवन मैंशन से मदद मांगी और बीस्ट गॉड संप्रदाय को खत्म कर दिया। सोंग सुइजिंग को अचानक याद आया। ऐसा लगता है कि महान तांग राजवंश के शाही परिवार में बीस्ट गॉड संप्रदाय द्वारा घुसपैठ और नियंत्रण किया गया है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं किया। ये हुआन ने कहा, लेकिन ये ठीक है, मैं उनके व्यवसाय की परवाह करने में बहुत आलसी हूँ। मैं पहले उस अंधेरे जानवर को मारने जाऊंगा, फिर मैं दिव्यकोर क्षेत्र में घुस जाऊंगा। उसके बाद मैं ग्रेट तांग राजवंश के खजाने की तिजोरी पर एक नजर डालने जाऊंगा। सच कहूं तो ये हुआन को ग्रेट तांग राजवंश के खजाने की तिजोरी में बहुत दिलचस्पी थी। यह एक विशाल राजवंश था और इसकी भूमि गहन सूर्य साम्राज्य से हजारों गुना बड़ी थी।
वहाँ बहुत सारी अच्छी चीजें होनी चाहिए। यदि यह मूल ग्रेट तांग राजवंश होता तो ये हुआन को इसकी ज्यादा परवाह नहीं होती, लेकिन चूंकि यह बीस्ट गॉड संप्रदाय से संबंधित था इसलिए उनके पास सतर्क रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सॉरी से बेहतर है सुरक्षित रहना। शाही राजधानी छोड़ने के बाद ये हुआन पूर्व की ओर जाने लगे। रास्ते में उनकी मुलाकात कई शरणार्थियों से हुई जो भागने की कोशिश कर रहे थे। उसके कारण उसे राक्षस जानवर गिरोह और डबल हेडेड पॉइजन स्केल जानवर के ठिकाने के बारे में पता चला। ग्रेट तांग राजवंश की समग्र ताकत कमजोर नहीं थी, प्राकृतिक युवान ऊर्जा प्रचुर मात्रा में थी और यही कारण है कि कई शक्तिशाली राक्षस जानवरों और आत्मा जानवरों का जन्म हुआ। रास्ते में ये हुआन को कई राक्षस जानवरों की भीड़ का सामना करना पड़ा। उनमें से कुछ आत्मा जानवर थे जिन्हें अभी अभी पुनर्जीवित किया गया था और उनकी हड्डियां अभी भी दिखाई दे रही थीं। इन राक्षस जानवरों से निपटते समय ये हुआन पानी से नीचे कूद गया और तीरों की बारिश से उन्हें मार डाला। ये हुआन को सामान्य राक्षस जानवरों की लाशों की परवाह नहीं थी, इसलिए उसने उन्हें जमीन पर फेंक दिया। लेकिन ये हुआन ने बहुत सारी स्पिरिट बीस्ट लाशें एकत्र की। उसने घुसने के बाद उन्हें निगलने की योजना बनाई, अन्यथा ये बर्बादी होगी। अध्याय का अंत। एक दिन बाद आखिरकार उसने दो सिर वाले सांप को देखा जो आग और जहर उगल सकता था। इस समय दो सिर वाले जहर के आकार के सांप ने अभी अभी एक छोटे शहर को जलाना समाप्त किया था और एक निश्चित दिशा में जा रहा था। ये दो सिर वाला जहर स्केल वाला सांप ऐसा नहीं दिखता है कि इसे एक गुप्त तकनीक का उपयोग करके पुनर्जीवित किया गया था, इसलिए इसे मानव लाशों को खाने की जरूरत नहीं है। हालांकि इस दो सिर वाले जहर के आकार वाले सांप पर बीस्ट गॉड संप्रदाय का कोई भी व्यक्ति नहीं दिखता है। सोंग सुईजिंग ने नीचे दो सिर वाले सांप को देखा। बीस्ट गॉड संप्रदाय के लोग आध्यात्मिक जानवरों और गहन जानवरों के साथ संवाद कर सकते हैं और कुछ उन्हें नियंत्रित भी कर सकते हैं। हालांकि गहरे जानवर हम इंसानों से कम बुद्धिमान नहीं है, इसलिए उन्हें अपने आप ही आगे बढ़ना चाहिए। ये हुआन ने धीरे से कहा, फिर खड़ा हुआ। तुम सोअरिंग स्काई रॉक का इंतजार करो, मैं इस दो सिर वाले जहर वाले सांप से छुटकारा पाने जाऊंगा। सोंग सुईजिंग ने जल्दी से उसे खींच लिया, मैं भी जाऊंगा। नहीं, तुम छोटी लड़की ने वास्तव में मेरे आंतरिक कोर को छीनने की हिम्मत की। एक तरफ रहो, मैं तुम्हें अगला गहरा जानवर दूंगा। ये हुआन ने गुस्से में सोंग सुईजिंग का सिर रगड़ा, फिर नीचे कूद गया। आह तुम! इससे पहले कि सोंग सुईजिंग प्रतिक्रिया दे पाता वह तुरंत चिल्लाए। हालांकि जब उसने देखने के लिए अपना सिर बाहर निकाला तो उसे एहसास हुआ कि ये हुआन सुरक्षित रूप से जमीन पर उतर गया है। वह इतनी डरी हुई थी कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि जब ये हुआन 50 मीटर की ऊंचाई से गिरेगा तो वह अपनी गति बढ़ाने के लिए गहन क्यूई का उपयोग करने का साहस करेगा। वह सचमुच मौत से प्रेमालाप कर रहा था। बड़ा पक्षी, ऊंची उड़ान भरें! ये हुआन नीचे से चिल्लाया। सोअरिंग स्काई रॉक तुरंत समझ गया, फिर अपने पंख फैलाकर उड़ गया। जहां तक ये हुआन का सवाल है, वह तेजी से दो सिर वाले जहर वाले सांप की ओर भागा। हालांकि उनका तीरंदाजी कौशल उत्कृष्ट था, यह एक गहरा जानवर था। यदि वह केवल उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक हथियार, स्वर्ग चौंकाने वाले धनुष और पृथ्वी स्तरीय मार्शल आर्ट पर भरोसा करता तो उसे डर था कि उसकी शक्ति में कुछ कमी होगी। इसलिए ये हुआन ने करीबी मुकाबले की तैयारी की। अपने दाहिने हाथ की लहर के साथ उसने सीधे नेबुला तलवार निकाली जो ग्रैंड एल्डर जोहुयान ने उसे दी थी। फिर बड़ी मात्रा में डेंसार अचानक बाहर निकल गया। ये अमृतसार नेबुला तलवार से जुड़े हुए थे। कुछ ही समय बाद ये धीरे धीरे विस्तारित होने लगा, जिससे एक विशाल तलवार की छाया बन गई। विशाल तलवार बैंगनी रंग की, 3 मीटर चौड़ी और 10 मीटर लंबी थी। ये हुआन ने अपने हाथ में बैंगनी रंग की बड़ी तलवार लेकर हवा में छलांग लगाई और दो सिर वाले पॉइजन स्केल जानवर के सिर पर वार किया। बजना! तलवार की छाया डबल हेडेड पॉइजन स्केल के कठोर तराजू से टकरा गई, जिससे एक कुरकुरी ध्वनि उत्पन्न हुई। इस समय दो सिर वाले पॉइजन स्केल ने ये हुआन पर भी ध्यान दिया। क्या मजाक है! सांप प्रकार के आत्मा जानवर और हुआन जानवर ज्यादातर अपनी रक्षा के लिए जाने जाते थे। इतनी आसानी से कैसे टूट जाता? उसे दो सिर वाले जहर स्केल का दूसरा अग्नि सिर घूम गया। फिर उसने ये हुआन पर आग का गोला उगल दिया। एफ तारांकन सी के ग्रैंड फायरबॉल तकनीक। ये हुआन अपने दिल में चिल्लाया। उसका बायां हाथ आसमान की ओर थप्पड़ मारा। बूम! उनका अमृतसार उजागर हो गया था। शक्तिशाली प्रभाव के कारण ये हुआन तुरंत नीचे गिर गया, जिससे आग का गोला बच गया। ये बहुत गर्म है, अगर मैं सीधे इसकी चपेट में आ जाता तो मेरे सारे बाल जल जाते। ये हुआन ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार यह एक हुआन जानवर था जो हाल ही में मॉडल कोर क्षेत्र में घुस गया था। जरा सी भी गलती की तो खून से चुकाना पड़ता। अब तक ये हुआन इस दो सिर वाले पॉइजन स्केल जानवर की रक्षात्मक ताकत को समझ चुका था। वह जानता था कि अगर उसके पास अर्थ रैंक वेपन और अर्थ रैंक मार्शल स्किल हो तब भी उसे मारना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। आखिरकार ये दो सिर वाला जहर स्केल जानवर 20 मीटर से अधिक लंबा था। उसके सिर पर प्रहार करने के लिए उसे ऊपर कूदना होगा। इसलिए केवल एक ही रास्ता था। धिक्कार है, मुझे बहुत सारा पैसा खर्च करना होगा। ये हुआन ने अपना मन बना लिया। उन्होंने एक नए अर्थ रैंक हथियार के आदान प्रदान के लिए 3 बिलियन डिवोर पॉइंट्स का उपयोग किया। वहीं उन्होंने एक अर्थ रैंक मार्शल स्किल भी खरीदी, थंडर एरो। उसने अचानक अर्थ रैंक बो की डोरी को पूरी तरह से खींच लिया। जैसे ही उसने अपना दाहिना हाथ ढीला किया, कोर एरो बिजली के बोल्ट में बदल गया और दो सिर वाले पॉइजन स्केल बीस्ट के तराजू में छेद कर दिया, जिससे उसका शरीर घुस गया। उसे दो सिर वाले पॉइजन स्केल बीस्ट ने एक दर्दनाक चीख निकाली। उसके बाद उसने अपने दोनों मुंह खोले और ये हुआन की ओर एक आग का गोला और जहरीले तरल का एक गोला उगल दिया। इस हमले का सामना करते हुए ये हुआन ने अर्थ रैंक मूवमेंट स्किल के साथ शांति से इसे चकमा दे दिया। उसके बाद उसने धनुष की डोरी को फिर से खींच लिया। स्वूश! दो सिर वाले पॉइजन स्केल बीस्ट के शरीर में एक और बिजली का बोल्ट मारा गया। इस थंडर एरो में भेदक क्षमता थी जो ग्रेट शॉट से 100 गुना अधिक मजबूत थी और इसका लकवाग्रस्त प्रभाव भी था। 2 बार गोली मारे जाने के बाद दो सिर वाले पॉइजन स्केल बीस्ट की गति धीमी हो गई थी। इसलिए ये हुआन के लिए इसे उत्पन्न खतरा और भी छोटा होता जा रहा था। मुझे सांपों से सबसे ज्यादा नफरत है। जल्दी करो और मर जाओ। मुझे दिव्य मूल क्षेत्र में प्रवेश करने में मदद करें। ये हुआन ने शूटिंग जारी रखते हुए अपने मन में चिल्लाया। स्वूश स्वूश स्वूश! दो सिर वाले पॉइजन स्केल बीस्ट के शरीर में अधिक से अधिक बिजली के बोल्ट दागे गए, जिससे धीरे धीरे उसकी आत्मा नष्ट हो गई। 1 मिनट से भी कम समय में बिजली के बोल्ट के कारण उसके शरीर पर दर्जनों खूनी छेद हो गए और उनसे हल्की जली हुई गंध महसूस की जा सकती थी। यदि यह कोई अन्य सामान्य दिव्य कोर योद्धा होता तो शायद वह इस दो सिर वाले जहर स्केल जानवर के साथ कुछ भी नहीं कर पाता। यह अध्याय समाप्त नहीं हुआ है, कृपया अगले पृष्ठ पर जाएं। विकट संकट की स्थिति में
लेकिन ये हुआन अलग था, वह आसानी से इससे निपट सकता था। एकमात्र समस्या ये थी कि उसके शरीर में पर्याप्त कोर ऊर्जा नहीं बची थी। अंतिम तीर, ये हुआन की आंखें टिमटिमा गईं। उसने तुरंत शेष सारी कोर ऊर्जा अपने शरीर में एकत्र कर ली। इस बार वह पूरे 2 सेकंड के लिए रुका। एक बिजली का बोल्ट चमका और थंडर एरो 2 सिर वाले पॉइजन स्केल बीस्ट के शरीर पर एक अजीब जगह में घुस गया। 7 इंच 2 सिर वाले पॉइजन स्केल बीस्ट के दिल को छेद दिया गया और उसे भून दिया गया। इसलिए एक पल में ही दम तोड़ दिया। प्लॉप, 2 विशाल सिर जमीन पर गिर गए, जिससे जमीन जोर से कांपने लगी। उसके बाद ये हुआन ने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया और 2 सिर वाले पॉइजन स्केल बीस्ट के शरीर पर अपना हाथ दबाया। डेवोर, डिंग, मेजबान ने एक डार्क बीस्ट की लाश को खा लिया है, इनाम 300 मिलियन अंक है। डिंग, मेजबान ने एक डार्क बीस्ट के इनर कोर को खा लिया है, इनाम 3 बिलियन अंक है। डिंग, होस्ट ने दिव्य कोर क्षेत्र में प्रवेश करने की आवश्यकता को पूरा किया है। जब ये हुआन ने अपने मन में सूचनाएं सुनी तो वह आकाश की ओर कुछ जंगली दहाड़ें छोड़े बिना नहीं रह सका। अंततः वह दिव्य मूल क्षेत्र में प्रवेश कर गया। हालांकि वह अभी अभी मॉडल कोर क्षेत्र में पहुंचा था, उसकी समग्र ताकत पहले की तुलना में कई गुना अधिक मजबूत थी या दर्जनों गुना अधिक मजबूत थी। डिंग, असंख्य जानवर रक्तरेखा सम्लन सफल। डिंग, थंडरक्लैप पैंथर ब्लडलाइन फ्यूजन सफल। डिंग, असंख्य फूलों का रक्तरेखा सम्लन सफल। डिंग, स्वॉर्ड एम्परर ब्लडलाइन फ्यूजन सफल। डिंग, फिस्ट एम्परर ब्लडलाइन फ्यूजन सफल। डिंग, ओवरलॉर्ड एरो ब्लडलाइन फ्यूजन सफल। अल्पिराम, इन सभी उपयोगी वंशावली को ये हुआन द्वारा समतल किया गया था और उसके सभी डिवोट पॉइंट्स का उपयोग किया गया था। हा, ये हुआन की हंसी गड़गड़ाहट की तरह सुनाई दी। आकाश में सोंग सुइजिंग हैरान था। वह मन ही मन बुदबुदा उठी, क्या ये कमीना पागल है? क्या उसने सिर्फ एक डार्क बीस्ट को नहीं मारा? हेवनली रैंकिंग के कई वरिष्ठ शिष्यों ने पहले भी डार्क बीस्ट को मार डाला है। हालांकि वह अभी भी ये हुआन से ईर्ष्या करती थी, क्योंकि उसने एक डार्क बीस्ट का इनकोर प्राप्त कर लिया था। जब तक वह सफलतापूर्वक इसके साथ जुड़ता रहा, वह दिव्य मूल क्षेत्र में प्रवेश करता रहा। ठीक इसी समय ये हुआन अभी भी जमीन पर खड़ा था। तोड़ने के बाद सिस्टम से अभी भी कई सूचनाएं थीं। अध्याय का अंत।